प्लस एक गज़लकार भी है और इसके साथ साथ एक आलोचक के रूप में भी इन्होंने अपना बहुत अहम स्थान बनाया हुआ है। इसके साथ अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री मंगल नसीम जी से कि कृपया ओके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री नानक चंद जी से, अगर वो हमारे बीच ओके अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री विजय स्वर्णकार जी से, जो कि न केवल एक बहुत अच्छे गज़लकार हैं बल्कि नवल प्रयास शिमला के के संरक्षक भी हैं। तो ज़ोरदार तालियों से अभिनंदन आप इनका भी कीजिए। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी श्री राहुल शिवाय जी से, जो कि प्रकाशक हैं, श्वेत वर्णा प्रकाशन से प्रकाशक हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई तालियों की रफ्तार रोकिए मत, अभी तो हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो आपका एनर्जी लेवल भी बरकरार रखेंगे तो हमें और सबको अच्छा लगेगा। अब इसके बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर व्योम से कि वो भी मंच पे स्थान ग्रहण करें। आइए आप। सर स्वागत है। मैं बैठिए सर। अब मैं निवेदन करूंगी श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी से, जो कि संपादक हैं ट्रू मीडिया के। जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ मैं बुलाना चाहूँगी हमारी बहुत ही प्यारी आदरणीय मधुमन मैम, जो कि लेखिका हैं, जिनकी आज किताब का विमोचन भी है पंछी यादों के। तो मैम आप ही कृपया आइए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, एहतराम करती हूँ। पर तालियां भी कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मैं इस खूबसूरत से साहित्यिक आयोजन में जिनका इतना बहुत बड़ा रोल है, मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी का, कि कृपया आए और इस यहाँ पर मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां। भाई वाह क्या बात है, मैं देख रही हूँ मेरी पीछे तक नजर है। कृपया ताली बजाकर एक बार पुनः अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। शुक्रिया। कार्यक्रम को हम आगे लेकर चलते हैं, और जैसे कि होता है कि किसी भी शुभ कार्य की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया आइए और इस यादगार लम्हे को एक बार हम दीप प्रज्वलन करते हैं। सर गौर सर से रिक्वेस्ट करूंगी। सर एक मिनट, माफ़ी चाहती हूँ आपको मैं परेशान किया। आइए, जोरदार तालियां। हमारे फोटोग्राफर महोदय की बिल्कुल आइए आइए सर। शशि मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगी। शशि को यहाँ तो बुलाना था। हाँ जी। स्टेज पे आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और कृपया रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ जी, ये यादगार लम्हा वाकई। आप भी आगे आइए।
मधु मैम और ओके धन्यवाद। ये सरस्वती वंदना के हाँ जी बैठेंगे, पहले सम्मान कर आइए सर। हाँ सब सम्मान कर ठीक है वंदना। ठीक है। सर माधुरी मैम सर यहीं पर है। हाँ बिल्कुल, जोरदार तालियां, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत अच्छा लगा सर, आपने स्लीपर्स भी उतारे और आपको गलत लगेगा मुझे वहाँ जाना चाहिए। हाँ 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 जी हाँ डॉक्टर जगदीश व्योम जी। हाँ सर आपने कुछ अपने लिखा? बहुत बहुत स्वागत सर। राहुल शिवाजी। हाँ जी हाँ जी राहुल शिवाजी का वहाँ से माधुरी जी राहुल शिवाई जी के लिए निकाल दीजिए। जोरदार तालियां। अभी सर थैंक मंगल नसीम सर का बहुत बहुत सर स्वागत करती हैं। बहुत मशहूर गजलकार हैं हमारी दिल्ली से। नानक चंद जी। नानक चंद जी।
विजय स्वर्णकार सर। जोरदार तालियां। मधुबन मैम। वाकई बहुत यादगार लम्हे आज हम बना रहे हैं यहाँ पर। सर्कल थोड़ा सा बन जाएगा तो सर गिरधारी लाल धवन जी। ओके ओके। और ये आपने यहाँ पर प्रेमलता गढ़ जी, इंदु शर्मा सुश्री नामिका अंबर ओझा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अनामिका। सर प्लीज। अच्छा हुआ बार बार उठना। हाँ। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत मुबारक हो सर। शुक्रिया। ओके सर प्रजापति सर। हाँ 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 बिल्कुल। श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी जो कि संपादक हैं, प्रकाशक हैं और मुद्रक भी हैं ट्रू मीडिया के। बहुत बहुत बधाई हो प्रजापति सर। आज आप लोगों की वॉक अच्छी। बहुत यादगार लम्हा। जोरदार तालियां। नीति धवन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं माधुरी स्वर्णकार जी और अनामिका का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में हेल्प किया। प्लीज़ सर आइए सर। सर आप भी स्थान ग्रहण कीजिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के बाद मैं वापस आवाज़ देती हूँ माधुरी स्वर्णकार जी को। अच्छा चेतना जी आ गई हैं।
ओके, चेतना जी से मैं गुजारिश करूंगी कि कृपया मंच पे आएं और सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम को और आगे लेके चलने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां चेतना कपूर जी के लिए। चेतना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार करती हूँ। दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सरस्वती वंदना का आदेश दिया है। मैं एक छोटी सी वंदना आप सबकी तरफ से माँ वीणा पाड़ी के चरणों में रखती हूँ। माँ सरस्वती, माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। माँ सरस्वती, माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। तम दूर हो मन का मेरे, तम दूर कर मन का मेरे। माँ ज्ञान का वो प्रकाश दे। माँ सरस्वती, माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। सुमधुर देवाणी कंठ माँ, सुमधुर देवाणी कंठ माँ। सुर ताल लय से हो सजा, सुमिरन करे हर पल तेरा। वंदन करे हर पल तेरा। ऐसी कृपा माँ खास दे। माँ सरस्वती, माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। बहुत बहुत शुक्रिया चेतना जी, आपने बहुत खूबसूरत सरस्वती वंदना की। अपने इस साहित्यिक सफ़र को हम आगे लेकर चलते हैं और अब इसी क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अब हम करने वाले हैं लोकार्पण ट्रू मीडिया के द्वारा, जो उन्होंने अगस्त माह का ये जो एक जो हाँ विशेषांक उन्होंने निकाला है आदरणीय श्री विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ सर के उनके कवित्व पे और उनके व्यक्तित्व पे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आगे आएं और इसके लिए मैं बाकी हमारे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे मंच से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि विशेषांक के विमोचन के हम साक्षी बन रहे हैं। आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। सबको हाँ मैम, मैं इनसे बहुत देर से अनुरोध कर रही थी, अब ये पिक्चर पूरी होगी। बहुत बहुत तालियां। बहुत हमारे फोटोग्राफर महोदय भी अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं और क्या बात है, जितना आकर्षक हमारा व्यक्तित्व है उतना ही ये अट्रैक्टिव इसका जो मुझे लग रहा है पोस्टर भी उन्होंने फ्रंट पेज है। आगे चलते हैं। हाँ, ओम प्रकाश जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो
आदरणीय डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी के व्यक्तित्व और उनके कवित्व पे कुछ कहना चाहते हैं और सर का सम्मान भी करना चाहते हैं, तो जोरदार तालियां ओम प्रकाश जी के लिए। मंचासीन विभूतियों को नमन करता हूं और मंच के सम्मुख प्रबुद्ध जनों को भी नमन करता हूं। जैसा कि दिव्या मैम ने बताया कि आज बहुत ही विशेष दिन है। आज ट्रू मीडिया पत्रिका का लोकार्पण है और भी अन्य पुस्तकों का लोकार्पण है जिन पर चर्चा करेंगे और उनका लोकार्पण भी होना है। बूंद बूंद गजल और पंछी यादों का भी लोकार्पण होना है। सावन का महीना चल रहा है, बाहर के प्रांगण में बहुत ही हरियाली की परत बिखरी हुई है और मौसम भी अंगड़ाइयाँ ले रहा है। ठीक हिमाचल का नैसर्गिक सौंदर्य बरबस की प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही हिमाचल सर्जन विशेषकर साहित्य रचना को अवलंबन उपलब्ध कराता है। साहित्य की निगाह और पनाह में परिवेश की व्याख्या सदा हुई है। कविता, गजल, कथा, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी और अनेक लेखन विधाओं में समुचित आकलन के दृष्टिकोण से आज हिमाचल की मिट्टी, हिमाचल प्रदेश साहित्य का एक मुकाम हासिल कर चुका है। हिमाचल प्रदेश में ही जन्मे भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी की अनेक विदेश यात्राएं हो चुकी हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका सहित कई अन्य देशों की यात्राएं आप कर चुके हैं। शलभ जी नवल प्रयास शिमला साहित्यिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डीएवी संस्था दिल्ली के प्रबंधन समिति के निर्वाचित सदस्य एवं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स दिल्ली के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। शलभ जी का गजल कहने का तरीका और शैली अनोखे शब्द क्रम का महती भूमिका निभाते हैं। शलभ जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे गजल के नए प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाते। शलभ जी जो पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपनी जीवन शैली का खुलासा करते हैं, पूरी शक्ति में अपने पक्ष का समर्थन भी करते हैं और विपक्ष को ललकारने से भी नहीं झिझकते। शलभ जी नवल प्रयास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा मैंने अभी बताया, नवल प्रयास ने शिमला, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और आज यहाँ भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हमेशा सफल आयोजन होते हैं। ट्रू मीडिया पत्रिका का यह अंक डॉक्टर विनोद प्रकाश शलभ जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है, जो भावी पीढ़ी के लिए शोधार्थियों के लिए एक शोध ग्रंथ का काम कर रहा है और ये जो सामग्री है वो शोध सामग्री हमारे लिए काम आएगी, भावी पीढ़ी के लिए काम आएगी। शलभ जी की कलम से सरल, समझने योग्य और सर्वमान्य शब्दों से लिखी गई शानदार गज़लों का गुलदस्ता है। ट्रू मीडिया समूह ईश्वर से कामना करता है कि डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी की लेखनी की खुशबू दीन दुनिया में ऐसे ही महकती रहे और अभी होने वाली पुस्तकों के लिए अभी विमोचन होने वाली बूंद बूंद की गज़ल और शायरा मधुमन जी की गज़ल संग्रह पंछी यादों के लोकार्पण की भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी। अब इसी कड़ी में हम आगे करने वाले हैं
आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी की अगली पुस्तक बूंद बूंद गज़ल का विमोचन। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि जो शलभ सर हैं वो वाकई जैसे कि उन्होंने कहा कि अलग अलग शहरों में, शिमला में, अलग अलग जगह पे इस किताब का विमोचन करते हैं, क्योंकि एक पर्पस ये रहता है कि कहीं ना कहीं जो आपके दोस्त होते हैं और जो रचनाकार होते हैं, जैसे आज हम इस पटल के नीचे यहाँ पर बैठे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ हम एक मौका रहता है कि किसी किताब का लोकार्पण रहता है। आप सबकी तवज्जो चाहूंगी यहाँ पे। हाँ जी, सबको मिल गई है आई गेस किताब। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, आभार, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। इसके बाद मैं दोबारा एक बार ओम प्रकाश जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी कि वो सम्मान करना चाहते हैं आदरणीय डॉक्टर ट्रू मीडिया सर आपका सम्मान करना चाहता है। श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी, जैसे कि मैंने बताया कि संपादक, प्रकाशक और मुद्रक हैं ट्रू मीडिया के, और ट्रू मीडिया गौरव सम्मान आप सभी लोगों से मैं एक बार माफी चाहती हूँ कि चहलकदमी एट टाइम्स। ट्रू मीडिया गौरव सम्मान आदरणीय डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी के लिए, जो कि शिक्षा, संस्कृति, समाज सेवा में बहुत नवल प्रयास शिमला के माध्यम से भी बहुत अग्रणी कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियां। और ये जो माला है ये विशेष रूप से बेंगलोर से मंगाई गई है, हाँ जी, गले के लिए अंगवस्त्र में शॉल और पगड़ी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि जो ट्रू मीडिया है, हाँ शशि जी, आपसे विनम्र निवेदन है, आपने ओम प्रकाश जी बिल्कुल नहीं तो वास्तव में ये यादगार अधूरी रह जाती। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। शिवाई जी, क्या हुआ, थक गए? हाँ, आपने मास्क उतार दिया, आम के लिए करे हाथी। आइए सर। सर मतलब आपको आज खुल के भूख लगने वाली है जी? आज आपको रात में डिनर में खुल के भूख लगने वाली है, मैं आपकी बहुत बहुत करवा दी ना। कृपया विज्ञान जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय विवेक प्रकाश गुप्ता शलभ सर को बहुत बहुत बधाई। हाँ, विनोद प्रकाश गुप्ता।
क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फोटोग्राफर महोदय का भी। हाँ, अब मैं और इसके साथ इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम एक और हमारी किताब मधु मधुमन मैम की बुक पंछी यादों के का भी लोकार्पण करने वाले हैं। अंबिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय मधु मधुमन मैम और पटियाला शहर की बहुत मशहूर कवित्री हैं और मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में ये परिचय की किसी भी परिचय की मोहताज है। तो एक बार जोरदार तालियां। आइए सबकी बुक्स बहुत बहुत शुक्रिया। पंछी यादों के बहुत शुभकामनाएं। शशि मैम से भी अनुरोध करूंगी कि प्लीज आप भी एक ही बार यहाँ पर कुर्सी आपकी खाली है, आपका इंतजार कर रही है। हाँ, अच्छा, नहीं अब वो मैं वैसे भी आपको बुला रही थी। ओके मैं अब आदरणीय शशि किरण मैम को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। वो आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता सर शलभ जी के बारे में उनकी कविताओं का पाठ भी करेंगी और उनके बारे में कुछ आपके साथ अपने जो विचार हैं वो साझा भी करने वाली हैं। तो जोरदार तालियां एक बार शशि किरण मैम के लिए। आज बहुत ही खुशी का दिन है। ट्रू मीडिया की तरफ से विनोद के लिए एक स्पेशल एडिशन उन्होंने प्रकाशित किया है और उसके लिए मैं श्री प्रजापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विनोद की बूंद बूंद गज़ल संग्रह का भी आज लोकार्पण हुआ है अभी, और मधु बहन की गज़ल संग्रह पंछी यादों के उसका भी लोकार्पण हुआ है। उनको और विनोद को मैं बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं आगे के लिए। मुझे कहा गया है कि विनोद की पत्नी होने के नाते मैं कुछ उनके बारे में आपसे शेयर करूं। ये साल हमारी शादी का 50वां साल है। तो जब मैं गुजरे हुए सालों की तरफ देखती हूँ, सोचती हूँ उनके बारे में, तो एकदम बहुत सारी अनगिनत खट्टी मीठी यादें मेरी आंखों के आगे चलचित्र की तरह घूमने लगती हैं। उन्हीं में से कुछ यादें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारी शादी एक अरेंज्ड मैरिज थी। उन दिनों उस ज़माने में भी और अरेंज्ड मैरिजेज़ में भी सगाई के बाद मिलने मिलाने, खतों किताबत, मैसेजेस, इसका चलन होता था। तो जब हमारी सगाई हुई और विनोद की तरफ से कोई संकेत ही नहीं आया, कुछ भी, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, तो मैं थोड़ा तनाव में आ गई। मैंने सोचा बंदा बहुत ड्राई सा लग रहा है ना, और मैं एकदम हार्डकोर रोमांटिक, तो कैसे चलेगा। तो मैंने अपनी कलीग, हम लोग लुधियाना में एक कॉलेज में पढ़ाते थे, तो मेरी कलीग, मेरी फ्रेंड, उसके साथ भी मैंने शेयर किया अपनी वरी। तो वो कपूरथला की थी, तो और हर वीकेंड पे वो घर जाती थी। उस बार जब वो घर गई और वापस आई तो बहुत चीयरफुल नज़र आ रही थी। उसने कहा चलो चलो चाय पीते हैं और कुछ बातें भी बतानी हैं तुम्हें। उसने कहा इस बार जब मैं कपूरथला गई थी
तो संयोग से मुझे अपना एक पुराना क्लास फेलो मिल गया और बातों बातों में पता चला कि तुम्हारा विनोद तो उसका कलीग है, वो वहीं पढ़ाता है। और उसने बताया कि वो कविता करता है और हम लोग काफ़ी फंक्शंस और गोष्ठियाँ वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं कॉलेज में, तो चिंता मत कर, कविता करता है तो दिल भी रखता होगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब शादी हुई तो पता चला कि बंदा दिल ही नहीं जिगर भी रखता है। बहुत जल्दी हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। हमने खूब मस्ती की, लॉन्ग ड्राइव्स पे गए, कॉफ़ी शॉप्स, फॉरेन टूर्स भी किए, बहुत सारी नादानियाँ भी की, कुछ ना समझ फैसले भी लिए, लेकिन जो भी किया इकट्ठे किया। विनोद ने अपने ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में मैं भी वहाँ शामिल रही और उन्होंने मेरे सुझाव, मेरे विचार, मेरी ओपिनियन को बहुत सम्मान भी दिया और वेटेज भी दी। एक अलग तरह का आत्मविश्वास मुझ में जगने लगा। सच कहूँ तो विनोद ने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया, वरना मैं तो एक ग्रे और ब्राउन कलर पहनने वाली लड़की थी और रंगों से मेरा परिचय विनोद ने ही करवाया शादी के बाद, चाहे वो साड़ियों के थे या जिंदगी के। विनोद एक बहुत ही साफ दिल और स्पष्टवादी इंसान है। जो दिल में है वही जुबान पे है। कोई इधर उधर की घुमा फिरा के बात करना, दुनियादारी, व्यवहारिकता उन्होंने कभी सीखी नहीं। बहुत स्पष्टवादी हैं, जिंदा दिल हैं, जिंदगी के हर रूप को प्यार करते हैं। उनकी आने वाले गज़ल संग्रह से एक शेर उन्होंने मुझे सुनाया था जो मुझे लगा कि उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ही सटीक बैठता है कि तू कांटों का सफ़र तो भी मुझे तुमसे मोहब्बत है, आई ओ ज़िंदगी मुझको तेरी हर शय से उल्फत है। तो उनका जो स्वभाव है वो मैं यही कहूँगी बहुत मिलनसार हैं। उनके कार्य क्षेत्र में भी उनकी कार्य प्रणाली, उनका जो विषय पे उनकी पकड़ होती थी और ठीक और जल्दी निर्णय लेने की जो उनमें क्षमता थी उसको बहुत सराहा जाता था। हाँ, कुछ लोगों को उनकी साफ गोई पसंद नहीं आती थी, पर वो विनोद की प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उनको तो साफ ही कहना है, चाहे वो बॉस हो या कोई भी हो, साफ गोई तो उनकी एक फितरत है। यस। और बेकार में हाँ मिलाना या चापलूसी करना वो उन्होंने कभी सीखा नहीं। एक और शेर मुझे याद आ रहा है इस पे कि शलभ ने फाका मस्ती में लुटा दी उम्र ही सारी, शलभ ने फाका मस्ती में लुटा दी उम्र ही सारी, वो हाकिम हो कि मौला हो रिझाना भूल जाता है। एम्बिशियस हैं पर आगे बढ़ने के लिए कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। जिस भी पोस्ट पे रहे अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए बहुत कंसर्न्ड रहे, उनके फ़ायदे के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम भी किया और जो लोग भी काम करवाने आते थे उनको बार बार चक्कर कभी नहीं लगवाए और हर संभव सहायता करने का प्रयास किया। पढ़ने का बहुत शौक़ है। इवन शादी के बाद जब हम दिल्ली में थे, ही वॉज ऑन डेपुटेशन, तो यहाँ इतने मुश्किल आवर्स थे, काफ़ी लॉन्ग आवर्स भी थे, तो भी उन्होंने दिल्ली की यूनिवर्सिटी के इवनिंग कॉलेज से एज अ रेगुलर स्टूडेंट लॉ की। फिर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से गांधीयन स्टडीज़ में डिप्लोमा किया, एमफिल की सॉरी, जो गोल्ड मेडल मिला उनको, फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे। फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म में भी डिप्लोमा किया और एमए की ह्यूमन राइट्स में, उसमें भी गोल्ड मेडल मिला उनको। तो नाम लो और उनके पास तैयार है डिग्री, इस तरह की बात थी। वो नहीं की, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं की। और जहाँ तक उनका साहित्यिक यात्रा का की बात है, तो कविता तो शुरू से ही करते थे विनोद। जब हम शादी के बाद भी उन्होंने, हम लोग शेयर करते थे और बहुत एंजॉय करते थे, कविताएं बहुत लिखते थे।
फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गए तो कविता से थोड़ी दूरी बन गई, नेचुरली टाइम नहीं होता, लेकिन लिखते रहते थे बीच बीच में। और फिर जब रिटायर होने के करीब आए तो दोस्तों के आग्रह पे एक अपना कविता संग्रह भी उन्होंने पब्लिश करवाया, राजकमल प्रकाशन ने किया। और बहुत प्रख्यात कवि श्री केदारनाथ सिंह ने उनका लोकार्पण किया शिमला में। उसके बाद जो गज़ल की तरफ जो रुचि पैदा हुई वो बहुत देर बाद, रिटायरमेंट के भी 8, 9, 10 साल बाद, मे बी 2018 के करीब वो गज़ल की तरफ आकर्षित हुए। पर उसमें भी उन्होंने अपना पहले गुरु ढूंढा, विजय स्वरंकार जी को, और उनसे विधिवत सीख के फिर गज़ल कहना शुरू किया। अब तो पूरी तरह से समर्पित हैं गज़ल की तरफ, और उनके गज़ल संग्रह भी आ चुके हैं 2। बूंद बूंद गज़ल तो आज ही लोकार्पण हुआ है, और उससे पहले भी आओ नई शहर का नया शम्स रोक लें, और एक उनका गज़ल संग्रह पत्ते चिनारों के प्रकाशन के लिए गया हुआ है। तो अब जो मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो निष्ठा उनकी अपने कार्य में, अपनी पढ़ाई में या अपने पैशन में है, उसी तरह की निष्ठा उनकी रिश्तों में भी है। वो एकदम फैमिली मैन है, पूरी तरह से परिवार को समर्पित हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। पोतियों में उनकी जान बसती है, और दोस्ती निभाना बखूबी जानते हैं। पर इस सब के बीच मुझे पैम्पर करना नहीं भूलते कभी भी। उन्होंने हमेशा हमारे रिश्ते में रोमांस को ज़िंदा रखा है। शादी के 50 साल बाद भी जब वो मुझे आई लव यू कहते हैं तो तन मन प्यार से सराबोर हो जाता है। मेरे और मेरी फैमिली के असली ज़िंदगी के हीरो हैं विनोद। थैंक यू। उनकी बूंद बूंद गज़ल से 1-2 अपनी पसंदीदा गज़लें आपको सुनाना चाहूँगी। ये गज़लें ज़्यादातर उन्होंने बहुत सारी गज़लें अपने कोविड के टाइम में लिखी थी। एक ये गज़ल है, कितने दीपक तन खड़े हैं अब अंधेरों के खिलाफ, कितने दीपक तन खड़े हैं अब अंधेरों के खिलाफ, रोक दो ये साजिशें तुम भी चिरागों के खिलाफ। आसमां ही हो गया अपने सितारों के खिलाफ, चांदनी भी हो गई है अब मुंडेरों के खिलाफ। अब तो मौसम हो रहे सारे बहारों के खिलाफ, अब तो मौसम हो रहे सारे बहारों के खिलाफ, पेड़ ही होने लगे हैं अब पहाड़ों के खिलाफ। कान में क्या कह गए हो तुम पड़ोसी के मेरे, कान में क्या कह गए हो तुम पड़ोसी के मेरे, बोलती दीवारें हैं अब अपनी नींवों के खिलाफ। मोहती थी जिसकी धुन दुनिया में सांपों को कभी, मोहती थी जिसकी धुन दुनिया में सांपों को कभी, बीन के सुर बज रहे हैं अब सपेरों के खिलाफ। अनवरत जो काटते हैं तीरगी के जाल को, साजिशें हैं सब निरंतर उन सवेरों के खिलाफ। जिस शजर ने उम्र भर दी धूप छाँव में पनाह, जिस शजर ने उम्र भर दी धूप छाँव में पनाह, हो गए पंछी ही अब तो उन बसेरों के खिलाफ। हौसलों से चल पड़े तो फिर नहीं रुकता शलभ, हौसलों से चल पड़े तो फिर नहीं रुकता शलभ, आबलेगर हो भी जाएं उसके पैरों के खिलाफ। एक और पोएम है, एक और गज़ल है। असंगत लाभ की शैतानियाँ बढ़ती नज़र आईं, असंगत लाभ की शैतानियाँ बढ़ती नज़र आईं, नए ज़ारों की भी लाचारियाँ बढ़ती नज़र आईं। शहर के एक कोने में कहीं बारिश कहीं सूखा, शहर के एक कोने में कहीं बारिश कहीं सूखा, हमें बादल की कारस्तानियाँ बढ़ती नज़र आईं। तड़पती खून से लथपथ जहाँ कुछ तितलियाँ देखी, तड़पती खून से लथपथ जहाँ कुछ तितलियाँ देखीं, वहीं फूलों की भी बदबख्तियाँ बढ़ती नज़र आईं। बड़ा मासूम सा एक प्रश्न पूछा था हुकूमत से, बड़ा मासूम सा एक प्रश्न पूछा था हुकूमत से, ज़माने भर की मुझ पे सख्तियाँ बढ़ती नज़र आईं। अगर मांगे से भी कोई दिया है मशवरा जायज़, अगर मांगे से भी
कोई दिया है मशवरा जायज़ तो रिश्तों में हमेशा तल्खियाँ बढ़ती नज़र आईं। तुम्हारे एक इशारे पर कभी जो जान देता था, उसी जांबाज की मजबूरियाँ बढ़ती नज़र आईं। गुलों तक तितलियों को खींचते थे जो शलभ बंधन, गुलों तक तितलियों को खींचते थे जो शलभ बंधन, हमें उन बंधनों में दूरियां बढ़ती नजर आई। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शशि, हाँ, नहीं शशि, आई लव यू तो मैं बोलते ही हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब मेरे साथ आनंद साहब और गिरधारी रहते थे, वो बैठा गिरधारी वहाँ पे, तो इसका तो मुझे नहीं पता। मैंने एक दिन एक अटैची उठाई और तैयार हो रहा था, इतने में आनंद साहब आ गए। आनंद साहब ने कहा कहाँ चले, तो मैंने कहा मैं शशि से मिलने चला। तो वो कहते लत्ता पन देंगे, इतने बह जा, ठीक है ना, अब क्या देखना उसका, आ जाएगी जब घर आ जाएगी, इसलिए नहीं आ पाया। और मैंने कार में ही जाना था आपके घर। मेरे भाई जो बीच वाले थे, वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले जनसंघी, वो कहीं से एक लंगड़ी सी घोड़ी उठा लाए कि नहीं ये तो शगुन होता है बैठ के जाना। वो घोड़ी इतनी बड़ी थी कि मेरे पैर नीचे लग रहे थे, और जो वो पगड़ी थी, आज पगड़ी ठीक दी मेरे को, वो पगड़ी ऐसी थी छोटी, उन्होंने ठोक के मेरे सिर पे रख दी। ठीक है, हाँ, मैंने आना जरूर था, वो सारा थ्रिल इन्होंने खत्म किया दोनों। ना ये मैंने कई बार बताई। तुम थे। बाकी शशि मैम बहुत बहुत खूबसूरत। मैं यहाँ पर बैठी सब लोगों के फेसेस देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मतलब एक होता है कि यह अनवरत आपकी जो आप बात कर रहे हैं अपने दिल की, वो चलती रहे। सब लोग उसको इतने आनंद से सुन रहे थे और उसका मैंने भी बहुत लुत्फ लिया। और मैं बिल्कुल इस चीज़ से राब्ता रखती हूँ कि विनोद सर भी बिल्कुल इसको बहुत आने वाले काफ़ी समय तक एंजॉय करने वाले हैं। और आप लोगों की ये जो एक छोटा सा 50 साल का जो टाइम पीरियड है, वो ऐसे ही बरकरार रहे, ऐसी शुभकामनाएं हम सब रखते हैं। और वापस इस कार्यक्रम में आते हैं और इसी बात पर जोरदार तालियां शशि किरण मैम के लिए। अभी कार्यक्रम का हम रुख आगे की तरफ लेकर चलते हैं और एक अक्स से जिस शख्स के इस बज़्म में है रौनक, जी चाहता है उस शोक को मेहमान बनाऊं। तो सबसे पहले इसी बात के साथ मैं आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ सर को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हमारी आदरणीय मधुमन मैम की पुस्तक, जिसका कि अभी अभी विमोचन हुआ है, पंछी यादों के, भाई वाकई पंछी यादों के ऊपर अपने दो शब्द वो रखना चाहेंगे। तो जोरदार तालियां एक बार आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी के लिए, जोरदार तालियां। इसके बाद मैंने सोचा कि मेरी छोटी बहन मधुमन के बारे में मैं कुछ बोलूं। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं महिला गज़लकारों के ऊपर, क्योंकि जो गज़लकार हैं वो स्मृति ईरानी ने ठीक ही कहा, मैसोजिनिस्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा गज़लकार हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गज़ल जो है, गज़ल में लेडीज़ के कंट्रीब्यूशन को वो किया जाए। तब मैंने 10 गज़लकारों के ऊपर एक विस्तृत लेख लिखा जो कोलकाता से छपा, और आप शायद जम्मू यूनिवर्सिटी से भी
वो किसी उसमें छपेगा जैसे मुझसे मंगाया गया। मधुमन हमारे गज़ल संसार की लेडी वर्ड्सवर्थ है। उनमें बहुत नैसर्गिक गुण है काव्य कहने का, और मैं उनसे नाराज भी हूं बड़ा। मैं नाराज ये हैं कि रोज पोस्ट कर देती हैं, मुझे देखनी पड़ती है वो। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि वो कोई कचरा होता है या कुछ होता है, वो बहुत अच्छा लिखती हैं। मैंने ये किताब तो थोड़ी सी पढ़ी है, ये उनका अगर छठा संकलन है। उनकी 5 गज़ल संग्रह पहले आ चुके हैं और ये उनका छठा संकलन है। और मैंने जो उनके बारे में उसमें लिखा उसका एक पैरा मैं पढ़ दूंगा यहाँ पे कि मधुमन नैसर्गिक कवित्री हैं। इनकी गज़लों की काव्यात्मकता अद्भुत है जो आपके मन में अनवरत आनंदित करती है मन को। इसके काव्य में विविधता है, रिश्तों का प्रस्फुटन है, एक उदासी भी है। उदासी जिनका अपना जीवन साथी एक महकती उसमें चला जाए तो वो एक बहुत ही शाश्वत उदासी में आदमी आ जाते हैं, फिर भी वो अपना निर्वहन बहुत मतलब बहुत ऊंचे दर्जे में कर रही हैं। एक उदासी भी है जो जनमानस की भावनाओं से जुड़ जाती है। इनकी गज़लों का झरना एक खूबसूरत, मेरे को ये बात इनकी गज़लों में बड़ी पसंद आई कि ये वातावरण से, नेचर से इनका बहुत राब्ता रहा है। इनकी गज़लों का झरना एक खूबसूरत उद्गम से प्रस्फुटित होकर यकायक बर्फों से लदे पहाड़ों से वेग से गिरता है, अल्लड़ नदी में बदलता, बह उठता, पत्थरों से खेलता, फिसलता, चट्टानों से टकराता, और चट्टानें जब वेग को रोक पीछे धकेलती तो पीछे हट उन्हीं चट्टानों के ऊपर से कूद जाता। खिलखिलाते फिर दुगने वेग से बह उठता, धीरे धीरे इस अल्लड़पन को पीने लगता है, भावों की गहनता गहराई बनाने लगती है, मजबूत साहिलों की फसीलों अपने अंदर ही अंदर आत्मसात करने लगती है, समेटने लगती है अपने गर्भ में पेड़ पौधे, पत्थर, चांद, सूरज, तारे, सहरा, अनगिनत अक्स, नज़ीर नज़ारे, धनक धड़कने, संवेदनाएं, कभी ग्लेशियर सी जमी ठंडी तो कभी सूरज की शुआएं वक्त के प्रिज्म से गुजरती अपनी झुलसाती तपिश से आपके मानस पटल को कुरेदती रहती हैं। इनकी गज़लों में छायावाद की सशक्त झलक मिलती है, एक अनोखा रोमांटिसिज्म प्रस्फुटित होता रहता है। बहुत अशार, मैं उनके अशार नहीं पढ़ूंगा, मैं इनकी इस क्वालिटी को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि जब मैंने इनका सारा जिन के ऊपर मैंने काम किया है, वो चाहे मंगल नसीम साहब हों, अभी मैंने उनके ऊपर एक लिखा, मैं क्योंकि ना तो हिंदी में दक्ष हूँ ना मुझे भाषा आती है, और आलोचना के क्षेत्र में भी मैं थोड़ा कच्चा खिलाड़ी हूँ, इसलिए जो सशक्त आलोचक होते हैं उनके पास फ्रेम बना होता है, भाषा होती है, उनको सिर्फ नाम बदलने होते हैं। मैं नाम नहीं बदलता। मैंने एक एक शेर पढ़ा और कई बार तो मंगल नसीम साहब को मैं कहूँगा कि उनके मैंने शेर पढ़े, बाद में मेरे दिमाग में अटक गया, मैं कहा नहीं ये तुमने गलत इंटरप्रिटेशन ले ली, फिर पढ़िए उसको दोबारा। फिर मैंने दोबारा पढ़ा तो जो मेरे जैसे थोड़े कच्चे आलोचक होते हैं, आलोचना के क्षेत्र में उतरे होते हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो मैंने ये सीखा
इन महिलाओं से जो 10 महिला मैंने चुनी, 10 मैं और चुनना चाहता हूँ इसमें, ताकि ये किताब परिपूर्ण हो और ये पता लगे कि जो हमारी महिलाएं हैं वो कैसा लिख रही हैं। क्या महिलाएं सिर्फ इश्क के ऊपर लिख रही हैं, या महिलाएं पुरुषों की तरह, मतलब पुरुषों के ऊपर तो मैंने लिखा कि भाई जब उनको देखता हूँ उर्दू की उसमें, तो महिला भी दूसरी होनी चाहिए, अपनी महिला के ऊपर गजल नहीं लिखी जा सकती, ऐसा मैंने देखा। तो मैं इनका इम्पैक्ट असेसमेंट भी करूँगा। पर मधु के बारे में मैं बात बताना चाहता हूँ कि मधु बिल्कुल बहुत ही भिन्न गजलकारा हैं। उनका जो फलक है वो बहुत वैविध्यपूर्ण है। मैं उनकी ये 6ठी किताब आ रही, मैं कई ऐसी बहुत किताबें उनकी आएँ और वो इस तरह अपना लेखन जारी रखें। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस संकलन के लिए। थैंक यू। शुरू कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके जाते हुए मैं निमंत्रण देना चाहूँगी माधुरी स्वर्णकार जी को। आदरणीय माधुरी स्वर्णकार जी, आप कृपया आइए और बूंद बूंद गज़ल के ऊपर और सर के व्यक्तित्व के ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़ोरदार तालियां एक बार माधुरी स्वर्णकार जी के लिए। शुक्रिया दिव्या। मंचासीन सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर प्रणाम। सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि हम जानते हैं कि आज आदरणीय गुप्ता सर की टू मीडिया पत्रिका विशेषांक व बूंद बूंद गज़ल का लोकार्पण हुआ है। मैं आदरणीय गुप्ता सर को इसके लिए बधाई प्रेषित करती हूँ। साथ ही आदरणीय मधुमन मैम की गज़ल संग्रह पंछी यादों के का भी लोकार्पण हुआ है, उनको भी मैं अपनी ओर से बधाई प्रेषित करती हूँ। आदरणीय गुप्ता सर की गज़ल यात्रा पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूँगी, क्योंकि सर की गज़ल यात्रा को मैंने अपनी आँखों के सामने आकार लेते हुए देखा है। देखा किस तरह सर गज़ल के कखारे से अपनी बात की शुरुआत कर रहे हैं। बहर मात्रा गणना, रदीफ, काफ़िए की जानकारी ले रहे थे, वो सब मैंने अपनी आँखों से देखा। ये बात 2017 की है, जब सर मैसेंजर के थ्रू मुझसे बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड पतिदेव गज़ल सिखाते हैं। मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने कहा कि मुझे गज़ल सीखनी है और उसके व्याकरण के बारे में मुझे कुछ जानकारी हासिल करनी है। मैंने विजय जी से उनकी बात करवाई, तो आपकी यात्रा की मैं गुरु शिष्य के बीच में एक माध्यम बनी हूँ, कहूँगी कि एक पुल का काम किया है। तो मैं यही कहूँगी, अगर मैं न होती तो कोई और होता, अगर मैं न होती तो कोई और होता। श्रेय मुझी को जाना था सो मैं थी, श्रेय मुझी को जाना था सो मैं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि सर को गज़ल लिखनी थी, वो कोई भी राह निकाल लेते, कहीं से भी सीखते, क्योंकि उनमें सीखने की ललक थी, प्रतिभा थी। मैं बात कर रही हूँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त नवल प्रयास संस्था के संस्थापक आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता सलभ सर की, जिन्होंने 2017 में गज़ल कहना शुरू किया और 2019 में उनका प्रथम गज़ल संग्रह आओ नई शहर का नया शम्स रोक लें प्रकाशित हुआ, जो कि बहुत ही चर्चा में रहा। इस बात से हम सभी वाकिफ़ हैं। कम समय में उम्दा अशार कहना व ख्याति पाना, ये सब आदरणीय गुप्ता सर के हुनर का कमाल है।
बूंद बूंद गज़ल संग्रह आपका दूसरा संग्रह है, तो ये संग्रह भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वैसे ही ख्याति पाए और आकाश की ऊंचाइयाँ छुए। आपके आगामी पत्ते चिनारों के गज़ल संग्रह भी प्रेस में हैं, हम सभी जानते हैं, और 2 और गज़ल संग्रह हैं जो कि, तो इतने कम समय में इतना काम करना ये एक अद्भुत प्रतिभा के धनी है। नमन है आपको, आपकी लेखनी को। आपके गज़ल विधा पर ही नहीं अपितु आपने गद्य पर भी बहुत काम किया है। काव्य की, कविता की 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी है और आप उपन्यास पर भी काम कर रहे हैं। आपने कई साझा संकलनों पर भी काम किया, कई पत्रिकाओं में आपके गद्य और लेख छपते रहते हैं। आपने गज़ल के लेख पर बहुत काम किया है, ये हम सभी जानते हैं। ये आपके सतत लेखन का परिणाम है। मैं आपको बूंद बूंद गज़ल व 2 मीडिया के इस विशेषांक के लिए बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। एक गज़ल पढ़ना चाहूँगी इसी संग्रह से माइक ले लीजिए सर। कि बूंद ही प्यासी रह जाए यह कैसे हो सकता है, बूंद ही प्यासी रह जाए यह कैसे हो सकता है, बाड़े ही खेतों को खाएं यह कैसे हो सकता है। और जिन लोगों की झोली भरता दोनों हाथों से मौला, जिन लोगों की झोली भरता दोनों हाथों से मौला, वो किस्मत से शोक जगाएं यह कैसे हो सकता है। और राम नाम को जपते जपते घृणा द्वेष को देते शह, राम नाम को जपते जपते घृणा द्वेष को देते शह, ये रावण सा अलग जगाएं यह कैसे हो सकता है। धर्म के कांटे पर तुल जाता है जिसका ईमान, धर्म के कांटे पर तुल जाता है जिसका ईमान सदा, वो हमको सुविचार पढ़ाएं यह कैसे हो सकता है। तो ये आदरणीय गुप्ता सर की ये गज़ल थी, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सर को। और अब हम बात करते हैं आदरणीय मधुमन मैम की, जिनका अभी अभी जिनके संग्रह का लोकार्पण हुआ है। कि मिसाल बनकर रहे जो सबके दिलों में बरसूं, मिसाल बनकर रहे जो सबके दिलों में बरसूं, तुम अपनी गज़लों में कोई ऐसा कमाल रखना। तो मैं यही कहूँगी कि आपकी शायरी ने कमाल तो किया ही है। ये शेर आदरणीय मधुमन मैम का है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार गज़ल संग्रह का आना कमाल की प्रतिभा है आपके अंदर, काव्य प्रतिभा जो कि हम सतत देख रहे हैं। आपकी गज़लों में निखार के साथ उत्कृष्टता, निरंतरता बनी हुई है जो अद्भुत है, प्रणम्य है। कहते हैं समंदर में ही मोती मिलते हैं। जरूरी नहीं कि हर गज़ल, हर अशार बहुत उम्दा हो, लेकिन आपके पास अगर समंदर होगा तो आपको हर निकाल ही लेंगे। तो जो समाज को व साहित्य को नई दिशा देने के लिए श्रेष्ठ होंगे। खुद को लगातार साहित्यिक माहौल में रखते हुए आप जिस लगन और मेहनत से काम कर रही हैं, ये आपकी उसी का नतीजा है। ये आपका 6ठा गज़ल संग्रह है पंछी यादों के, जो कि श्वेत वर्णा प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, मैं बधाई देती हूँ मैम को। और एक शेर देखिए कि हमने हर बाजी से अपना नाम विड्रॉ कर लिया, हमने हर बाजी से अपना नाम विड्रॉ कर लिया, अब हमें क्या लेना देना जीत से और हार से। कितनी अच्छी बात कही है। इसी को कहते हैं परिपक्वता, संपूर्णता, पूर्णता। कि आपको अब किसी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं बनना है। आपका काम है लिखना। आप ये काम बेहद शिद्दत से, लगन से व गहराई के साथ कर रही हैं।
एक और शेर देखिए कि मैं अपने ढंग से जीती हूँ जिंदगी अपनी, मैं अपने ढंग से जीती हूँ जिंदगी अपनी, किसी के रंग में ढलना मुझे पसंद नहीं। ये एक शायरा के व्यक्तित्व व कृतित्व की पहचान है। कहते हैं जब व्यक्तित्व व कृतित्व में समानता होती है वही उसकी असली पहचान होती है। तो ऐसी बूंद बूंद गज़ल की शायरा को मैं पंछी यादव की गज़ल की शायरा को मैं बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ और धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी, आपने बहुत कम शब्दों में मैं कहूँगी कि अपनी बात आपने प्रेषित करी और मुबारकबाद दी। अब मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूँगी आदरणीय मंगल नसीम जी को कि वो यहाँ पर कृपया आएँ सर, और बूंद बूंद गज़ल के ऊपर और आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी के ऊपर अपने उन विचार व्यक्त कीजिए। तो जोरदार तालियां एक बार आदरणीय मंगल नसीम जी के लिए। ये तो कई ना 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 पांचवा हर स्टेट। आदरणीय गौड़ साहब, मेहमानान महफिल, आप सब लोग, बड़ा सख्त काम इस बच्ची ने बता दिया मेरे को। 12 मिनट पहले किताब मिली, अब बोल रही है दोनों किताबों पर बोलो। अभी तो मैं उसको ठीक से देख भी नहीं पाया था, लेकिन दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। सरसरी तौर से जो देखा मैंने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल किताबों में मिलती हैं, इनमें नहीं है। देख के बड़ा खुश हुआ मैं। बात यह है कि आदमी किताब जिंदा करता है और बाद उसके वो किताब उसे जिंदा रखती है। किसी का शेर है कि किताबों को रखा है तुमने जिंदा, किताबें अब तुम्हें जिंदा रखेंगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो जो ये दोनों मुसन्निफ हैं, मेरी छोटी बहन है, मैं बीच में हूँ आज। विनोद जी मेरे बड़े हैं और मधुमन शायद मुझसे छोटी है, तो मैं बीच से बोल रहा हूँ। तो लेकिन विजय से मुझे एक बात कहनी है। कई बार विनोद जी ने मुझे बताया कि इनके सीनियर हैं विजय सोमकार, मेरा छोटा भाई है। मैं तो छोटा भाई मानता हूँ, वैसे कहो तो डर जाता हूँ क्योंकि आप विनोद के गुरु हैं। की तरह मानता हूँ सर। ये और बड़प्पन है कि बेटे की तरह मानने वाले से सीखा जाए, ये और आदमी का बड़प्पन है, बड़ी बात है। मैंने पंजाब से, आप आई हैं मधु, पंजाब में लब्बूराम जोश मलसियानी और उनके बेटे बाल मुकुंद अर्श मलसियानी, वो दोनों बाप बेटे थे, सगे बाप बेटे थे। और उसमें पिता जो थे वो गुरु थे और बेटे शिष्य थे। तो रिश्तों में सीखना बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर बेटा बाप से अलग ही जाता है, या बाप जो कहना चाहता है वो नहीं समझा पाता है। लेकिन मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि एक खाम छूट गया, ये नहीं होना चाहिए। विनोद भाई की किताब में मैंने देखा कि उन्वान दिए गए हैं गज़लों पे, बहुत गलत बात है, ये कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। गज़ल पे कभी उन्वान नहीं देना चाहिए। गज़ल और नज़्म में दो ही फ़र्क है। एक फ़र्क ये है कि नज़्म एक मज़मून पे होती है, गज़ल में मज़ामीन हर शेर पे अलग अलग होते हैं, यही है। लेकिन एक और बड़ा पिना फ़र्क है, और वो पिना फ़र्क ये है कि गज़ल में उन्वान नहीं होता, नज़्म में उन्वान होता है। अगर आपने गज़ल में उन्वान दे दिया तो वो नज़्म बन जाती है, वो नज़्म कहलाई जाती है। तो मैंने जो 5-7 मिनट में देखा उसमें मैंने यही देख पाया कि गज़ल में इसमें उन्वान नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। आइंदा ख्याल रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर बात है। और उस मधु की किताब में तो सिर्फ अभी यही देखा कि अश्क पे नीचे एक ज़र्रा लग गया है। वो शायद विजय तो दोनों किताबों से जुड़े हुए हैं, वो एक इतना ही देख पाया, 1-2 पेज, उसमें एक अश्क में ज़र्रा लग गया है।
छोटा काफ है, बड़ा काफ है, और बड़ा नहीं है, अश्क में छोटा है। लेकिन उसके बाद भी सरसरी तौर पे गौड़ साहब भी देख रहे थे, तो मैं ये दिखाने के लिए कि मैं इनके बराबर में बैठा हूँ, तो मैं भी देखे जा रहा था किताब। लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए पढ़ने के लिए, उसका तजिया करने के लिए, उसका कुछ करने के लिए। मैं वादा करता हूँ मैं दोनों को कुछ ना कुछ लिख के भेजूँगा। और मधु को तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, वो फेसबुक वगैरह पे बहुत अच्छे शेर कहती है। और कमाल ये है कि जूद गोई के बावजूद शेर अच्छा आना, ये एक गज़ल में और तमाशा है। होता क्या है कि बुजुर्ग कहते हैं कम खाना और गम खाना अच्छी बातें हैं, तो कम कहना भी अच्छी बात है। कोई आदमी कम ना कहे, ज़्यादा कहे और अच्छा कहे, ये और भी कमाल की बात है। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन मधु से निभा रही हैं। ईश्वर करे इनका ये एनर्जी, इनकी ये सकत, इनकी ये सामर्थ्य बनी रहे, वरना मुझे डर लगता है। आपके भी उस्ताद सर्वेश जी बहुत बड़े जूदगो थे, तो मैं उनसे लड़ाई मेरी यही रहती थी। मैंने कहा क्या करते हो यार, हर 3 मिनट में शेर कह देते हो, बड़ा रिस्क का काम लेते हो, इतना रिस्क, इतना रिस्क। तो बोले क्या मैं तेरी तरह 6 महीने में 7 महीने में गज़ल कहूँ? मैंने कहा उसका मुझे दुख नहीं होता, टाइम तो लेता है, टाइम लगता है शेर कहने में, अच्छा कहने में। तो भगवान करे मधु का ये जो जहनी वो है, ताकत है, वो बनी रहे। वरना 6 सुन रहा हूँ, 5 या 6 क्या है आए हैं, 6 आए हैं। बड़ा बहुत कलेजे का काम है। यहाँ तो 69 साल की उम्र है इस वक्त, और 3 आए, और 3 में भी 40-40 गज़लें आई सारी। किसी में इससे ज़्यादा गज़लें नहीं है। 120 गज़लें मंगल नसीम कह पाया 70 साल की उम्र तक में। तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको आफरीन है, उनको आमीन है कि भाई वो कर रहे हैं, और ईश्वर उनको बहुत अलग से उन्हें नवाजा है कि उनमें ये कैफियत और ये खासियत है कि वो अच्छा काम ज़्यादा भी करे और अच्छा भी करे। तो अब और क्या कहूँ, 8-10 मिनट किताब सिर्फ देखने के बाद मैं किताबों पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। किताबों पे कहने के लिए फिर कभी आप लोग मिलेंगे तो मैं कुछ कह सकूँगा। लेकिन आज तो मैं बधाई देना चाहता हूँ बड़े दिल से, और विनोद जी से बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मेरे ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा मकाला, पता नहीं इन्होंने मेरा क्या ऐसी उम्र देखी होगी इतनी बड़ी या क्या देखा, लेकिन वो 5-6-7 पेज का। 6 साल छोटे हो आप मेरे से। अगर आपके जितना होता तो 12-13 पेज का होता फिर वो मकाला। तो बहर सूरत इन्होंने लिखा, और वो मैं बड़ा ममनून हूँ, बड़ा मशकूर हूँ, बड़ा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे फ़कीर पे इतना बड़ा आपने सोचा और वो सब लिखा। और वो आज मुझे मिल भी गई, आज मिल गया अभी आज को। तो बड़ी देर में मिला। बाकी बात ये है कि एक बात अक्सर कहता हूँ, आज फिर दोहरा के जाता हूँ। यहाँ तमाम लोग अहले कलम बैठे हैं, सभी लोग कलम वाले हैं। मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा जिसका कलम से रिश्ता ना हो यहाँ पे। लेकिन एक शेर में अक्सर गालिब का कहा करता हूँ, इधर भी कह जाता हूँ। गौड़ साहब के होटल में पहली बार आया हूँ, बड़ा खूबसूरत होटल है, तो कोई ठीक सी बात कह के जाना चाहिए मुझे लगता है। तो चाय वाय तो नहीं कटेगी ना सर मेरी? नहीं, चाय तो नहीं कटेगी। नहीं, केक भी मिलेगा। हाँ, अच्छा। तो एक शेर गालिब को मैं अक्सर कोट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी रसाई हो। गालिब ने शेर कहा, आप ही लोगों के लिए कहा। गालिब ने कहा कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। अब होता क्या है कि गालिब कहता है कि लोग कहते हैं गालिब शेर कहता है, मुझ पे भरम रखते हैं। ऐसा नहीं है, मैं नहीं शेर कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ये एक गैब से आती है। गैब माने ऊपर से, ईश्वरी है। एक वही नाजिल होती है, और वही नाजिल होना ही सब कुछ है दोस्तों। शायरी चाहे वो सिर्फ कुछ भी हो, सही बात है, कुछ भी सिर्फ हो, ये वही नाजिल होना शायरी है। चाहे वो नज़्म का शायर हो, चाहे वो गज़ल का शायर हो, चाहे अफसाना निगार हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वही नाजिल होना एक बड़ी बात है। जिस पे वही नाजिल होती है वही कुछ कलम को पकड़ सकता है, वरना ठीक से पकड़ना भी नहीं आता कलम।
और उसने कहा कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। ये जो मज़ामीन मैं कहता हूँ, जो आप तारीफ करते हैं, अरे गालिब ने ये कहा, अरे गालिब ने वो कहा, ये वो ऊपर से भेजता है, मुझे नहीं पता है क्या होता है। और फिर उसने कहा सानी बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर पता नहीं मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा कभी आपको, लेकिन ये सानी सुनिएगा। उसने कहा कि गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। दो लफ्ज है, शरीर खामा, शरीर कहते हैं ये निब, और खामा कहते हैं ये कलम। तो शरीर खामा यानी कलम की निब, नवाए सरोश है, सरोश कहते हैं फरिश्ते, और नवा कहते हैं आवाज, धीमी आवाज, बुदबुदाहट। तो गालिब कहता है कि असल शायरी में क्या है, ऊपर से ख्याल आता है, शायर को फरिश्ते डिक्टेट करते हैं, बहुत धीमे धीमे सुर में उसे बोलते हैं ये लिख, ये लिख, ये लिख। और उसका सबूत क्या है, वो कहता है कि उनके फरिश्तों की बुदबुदाहट जो है, ये कलम की जो निब है ये बताती है। देखिए ये इस आवाज को जो सुन लेता है कि मुझसे क्या लिखवाना चाहती है कुदरत, मुझे क्या कहा जा रहा है लिखने के लिए, तो कलम की नोक की कागज पे जो सरसराहट है वो फरिश्तों की बुदबुदाहट है। उसको सुन लेने वाला और उसको कागज पे ले आने वाला शायर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मंगल नसीम जी। और वाकई बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ कि मेरी कलम को आपने हाथ दिया, तो मैं इसे संभाल के रखूंगी। बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं और अब मैं अनुरोध करूंगी, विनम्र निवेदन करूंगी आदरणीय हमारे गज़ल गुरु आदरणीय विजय स्वर्णकार जी से कि वो कृपया यहाँ पर आएँ और अपना वक्तव्य हमारे आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी के लिए हाँ, तो जोरदार तालियां। मंच को प्रणाम करता हूं और आप सभी को प्रणाम। मुझे छूट है कि मैं किस पे भी बोल सकता हूं। बहुत बधाई देता हूं दोनों साहित्यकारों को। सर के ऊपर विशेषांक आया है और सामान्य तौर पर विशेषांक तब आते हैं जब 20, 25, 50 साल का लेखन हो जाता है, उसके बाद विशेषांक निकाले जाते हैं। आजकल नया ट्रेंड है, अच्छा है। हम जिस युग में जी रहे हैं वह युग विद्रोह का भी है और नई जमीन तोड़ने का भी है और परंपराओं से हटकर कुछ नया करने का भी है। तो परंपराएं जो हैं उनसे हटकर एक सबसे बड़ी बात देखिए कि कितनी गजलकारां शायराएं हमारे हिंदी गजल में या उर्दू गजल में हुई हैं, उनका परसेंटेज और आज जो साहित्यकारों का परसेंटेज है उनका डिफरेंस देखिए। और सबसे आज देखिए 50-50 है, ठीक है। तो ये परिवर्तन जो आया है, ये परिवर्तन लाने के प्रयास से परिवर्तन आया है, अपने आप नहीं आया है। आपसे मैं कभी कहूं कि मुझे वो गजल जो मेहंदी हसन सुनाते हैं उस जरा बताइए, क्या बोलेंगे आप? मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, उसकी पहली लाइन बोलेंगे आप। इसी कारण से बहुत सारी किताबों में, पाकिस्तान से उर्दू की किताबें आ रही हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको देते हैं, अपने उन्वान के रूप में देते हैं। वो उन्वान नहीं है, बेसिकली एक वो सुविधा के लिए है कि आपके पास ये गजल जो है हम लोग सब, हाँ ये उन्वान नहीं है, मुझे पता है कि उन्वान नहीं होता, और नज्म में उन्वान होता है और नज्म का पार्ट ही होता है वो। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी गजलों में या किताबों में जो हम लोगों ने निकाली है या पहले भी निकालते हुए देखी हैं, उसमें उन्वान के तौर पर नहीं दे रहे हैं उसको,
मैं बहुत ही माजरत मतलब जो है उसके साथ कह रहा हूँ कि उसमें वो उन्वान नहीं है, उसे उन्वान के तौर पर ना देखें। तो एक तो बात यही थी। दूसरी बात जो है कि हम जो है उसको टैग कर रहे हैं, बेसिकली उसको टैग कर रहे हैं, क्योंकि सूची भी जो हम दे रहे हैं, अनुक्रमणिका दे रहे हैं, तो उसमें भी फिर तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो कोई उन्वान है नहीं, तो उस कारण से वो दिया हुआ है। दूसरा, जहाँ तक कि नुक्ते और ये सब गलतियाँ हमारे यहाँ रहती हैं, क्योंकि हम लोग सब हिंदी से आते हैं, हम लोग जो है बहुत ज़्यादा उर्दू के बारे में नहीं जानते हैं, और अभी भी प्रेस में बहुत सारी गलतियाँ रह जाती हैं, प्रूफ में भी हमारे यहाँ बहुत गलतियाँ रह जाती हैं, और हम लोग इसलिए बहुत सीख रहे हैं अपने। हाँ, मैं समझ रहा हूँ सर। नहीं सर, आप बिल्कुल सही इशारा कर रहे हैं, इस बिल्कुल सही इशारा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सच कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, ये स्पष्टीकरण इसलिए देने की जरूरत है कि हम कोई खांटी गजलकार नहीं हैं। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आप हमें कोई खांटी गजलकार मत समझिए कि हम कोई उस्ताद शायर हैं और कुछ नहीं, हम कुछ नहीं हैं। हम तो प्रशिक्षक शायर हैं, और प्रशिक्षण देने वाले और सुनने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब हमारा संकलन निकलेगा, कोई उस्ताद शायर निकाले उसमें से कि भाई ये अच्छा है और ये बुरा है। हमारे यहाँ देखिए, मधुबन मैम ने लगातार 6 संकलन दिए। मधुबन मैम ने जितना भी लिखा सब संकलनों में आ गया है। मधुबन मैम को मैंने एक दिन बोला कि मैडम एक प्रतिनिधि संकलन निकालिए। बोला था मैडम, वह प्रतिनिधि संकलन हो सकता है कि बहुत बड़ा संकलन हो। ऐसे हमारे उस्ताद जी थे, जो भी लिखा सब छापा। उसमें से एक प्रतिनिधि संकलन जो है हम लोग निकालते रह गए, हमसे निकल नहीं पाया। और सर ने सही कहा, मंगल सर ने, कि अगर वो 1 या 2 किताबें लिखते हैं शायद, तो इतने प्रसिद्ध होते कि पूछिए मत, इतने प्रसिद्ध होते। ईश्वर नहीं चाहता था कि ऐसा हो, उन्हें जल्दी जाना पड़ा। खैर, मैं बात कर रहा था शलभ सर पे और मधुबन मैम पे, और दोनों के कृतित्व और व्यक्तित्व पर। इस विशेषांक में मेरा एक लेख है, करीब 200-250 शब्दों का, या जितना भी है। आप उसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि शलभ सर ने जिस तरह से एंट्री मारी है गजल में, वह अद्भुत है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने मुझसे प्रशिक्षण लिया था, इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी गजल में इतना बोल्ड शायर पहले नहीं हुआ। हर इंसान जो लिखता है उसका एक अपना रंग होता है। कोई इसमें ये ना सोचे कि मेरे अंदर क्या है। हर इंसान में एक टैग लाइन होती है, जैसे कहते हैं ना उसमें, लेकिन जितनी बोल्डनेस के साथ शलभ सर ने लिखा है वह सब जगह नहीं मिलता, और यह सबसे बड़ी बात है। इससे हुआ क्या है? इससे हुआ यह है कि उनकी शायरी में मौलिकता आई है। जितनी मौलिकता यतिशर की गजलों में मिलेगी आपको, लोक संवेदना, अपने रिश्ते, अपने आसपास की शब्दावली, और बिना डरे कि मेरे शेर का क्या होगा, लिखना वास्तव में जमीन तोड़ना है। आप मीर के बाद क्या लिखेंगे? तो मीर के बाद गालिब लिखेंगे, मीर के बाद गालिब लिखेंगे, गालिब के बाद क्या लिखेंगे? बोले दाग लिखेंगे, और दाग के बाद क्या लिखेंगे? बिल्कुल यू टर्न, इकबाल लिखेंगे। क्योंकि उसके बाद तो खत्म हो जाता है, और खत्म होने की घोषणा कर दी जाती है कि अब गजल खत्म, अब खत्म। तब इकबाल पैदा होता है, फिर जो है फैज पैदा होते हैं, फिर जो भी हम देखते हैं। आप देखिए, मैं कई बार बोलता हूं, मैं शायद लंबा बोल जाऊंगा, कि फिल्म साहित्य में पिछले 100 सालों में जितनी प्रगति हुई है और जितनी करवटें ली हैं, आपने और हमने क्यों नहीं ली? कोई मना कर रहा है हमें? हमें क्यों? हम वही एक परंपरावादी सोच के दायरे में, हमें छोड़ने में 20-20 साल लग जाते हैं।
दुष्यंत कुमार ने विद्रोह या विरोध की कविता शुरू की, उसको छुड़ाते छुड़ाते 25-30 साल लग गए। कोई पुनर्जागरण की कविता नहीं, कोई बौद्धिकता उसमें नहीं, कोई कल्पना नहीं उसमें, बस हम जो अपना जो है किए जा रहे हैं। आप फिल्मी गीतों में देख लीजिए, सहगल, रफी, किशोर कुमार, उदित नारायण, अरिजीत सिंह के गाने मुझे पता ही नहीं चलते कैसे हैं वो, मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है उसमें कोई स्वाद नहीं हो, लेकिन विधा को नई दिशा तो दी। कब तक किशोर कुमार गाते रहेंगे, कब तक रफी गाते रहेंगे, उसी तरह से कब तक विरोध भी करते रहेंगे, कब तक साकी के पीछे घूमते रहेंगे। कहीं न कहीं कुछ तो परिवर्तन लेके आना पड़ेगा, तभी तो एक युग ने क्या किया। 21वीं सदी की गजल का सबसे बड़ा टैगलाइन क्या है, कोई डिफाइन कर दे एक लाइन में कि हाँ जी ये है, सिवाय इसके कि गजलकारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक भी टैगलाइन बता सकते हैं कि यह पहचान है इस दशक के गजल की। वो पहचान बोल्डनेस के साथ लिखने में आती है। कम से कम मैं इतना कह सकता हूं कि शलभ सर ने वो प्रयास किया, या यति सर ने वो प्रयास किया, या भट्ट सर ने जो है उसमें अपना योगदान दिया। ऐसे शायरों को तो लोग शायर ही नहीं मानते। ऐसे जो नई जमीनें तोड़ रहे हैं क्योंकि वो प्रयोग कर रहे हैं, इन्हें कौन शायर मानेगा। हमें तो मंच पे शायरी चाहिए, हर आदमी को मंच चाहिए। उस मंच से जब तक हम भागेंगे नहीं और एकांत की शायरी नहीं करेंगे जो किसी को अवसाद से निकाल सके, अपने समय को डिफाइन कर सके, अपने समय के इंसान को डिफाइन कर सके, वो गजल हम कब कहेंगे, वो गजल हम कब कहेंगे। वो गजल कही जा रही है, हमें उन्हें पढ़ने की जरूरत है। अगर मैं जब देखता हूं कि सांडिल ईश्वर की गजल जो है, आप पढ़िए और आपको पता चल जाएगा लगभग, अगर आप पढ़ने वाले हैं, कि सांडिल ईश्वर की गजल है। वो रंग जो है पैदा करना, वो जुनून पैदा करना कि लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह नहीं करना। वह गजल परंपरा से कितनी मैच खाती है इसको नहीं देखना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं कि हमारे गजलकार, हम मीर की तरह शेर नहीं कह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, हम गालिब की तरह शेर नहीं कह पा रहे, कहीं भी नहीं पाएंगे। हमें कहना ही नहीं है, हम क्यों कहें, वो तो कहा जा चुका है। हम डाक की तरह क्यों शेर कहें, कहा जा चुका है। जब उनका वापस टर्न आएगा, साइकिल में वापस टर्न आएगा, तब बातें दिखी जाएंगी। इसलिए मैं इज्जत करता हूं, बहुत ही सम्मान करता हूं ऐसे शायरों का जो लीक से हटकर काम करते हैं। और मैं जब भी किसी को पढ़ाता हूं या बताता हूं या प्रशिक्षण देने की कोशिश करता हूं तो शुरू वहीं से करता हूं कि ये सब हो चुका है। आप क्या होना, आपका होना और आपकी गजल का होना वह तभी प्रभावी होगा जब आप इनसे अलग चलेंगे। अदरवाइज इस तरह का शेर नहीं हो सकता कि जब मरेगा तू तो सब देखेंगे सलब लाश ट्विटर पर तेरी जलती हुई। जब मरेगा तू शलब देखेंगे सब लाश ट्विटर पर तेरी जलती हुई। आप क्या समझते हैं कि मतलब कोई मजाक हो रहा है क्या? ट्विटर पर लाश जलती हुई देखेंगे तेरी, मतलब लोगों के पास समय नहीं होगा कि तुम्हारे दो कंधे अपने भी लगा दे, एक कंधा अपना भी लगा दे। क्यों, ऐसा क्यों है? यही समय की मांग है। ना इसमें साकी है, ना इसमें पैमाना है, ना सफर की बात है, ना नदी की बात है, ना नाव की बात है, ना कुछ बातें हैं। तो इस तरह की शायरी जो करवट बदलती जा रही है वो बिल्कुल नई तरह की शायरी आ रही है। तो यह गजल की सरहद को लंबा चौड़ा करने का प्रयास है। उसी तरह से मधुबन मैम का जो है लेखन है, हम लोग बहुत दिनों से परिचित हैं एक दूसरे से और लगातार 6 संकलन बहुत बड़ा लेखन माना जाता है। उनसे मैंने एक दिन बोला भी था कि आप जो है अपना एक दिशा तय कर लीजिए और उस पर आप लिखें तो शायद आपको ज़्यादा
मान मिलेगा, तो उन्होंने बात को बड़ा उसे स्वीकारा था। मेरा उनसे ये कहना है कि वो संपूर्ण लेखिका हैं, संपूर्ण गजलकारा हैं। उनके यहाँ पर सब तरह के अशार मिलेंगे आपको। एक संपूर्ण गजलकार जिस तरह से अपना पूरा पूरा कलेवर, जिसमें हर तरफ जहाँ जहाँ भी उनकी निगाह जाती है वहाँ का वो शेर कहने का क्या का सामर्थ्य रखती हैं। उनसे मैंने कहा था कि आप अपनी एक दिशा पकड़ के उसमें एक संकल्प निकालें तो ज़्यादा प्रभावी भी आएंगे, और आपका जो संकल्प, आपके जो शेर जो दब जाते हैं किताब के बोझ के अंदर, वो सभी पाठकों तक जाएंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि इस समय जितने भी गज़लकार लिख रहे हैं, वो पुरुष हो या महिला हो, उनमें बहुत इफेक्टिवली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मधुबन मैम बहुत बड़ा काम कर रही हैं, और उनका जो पोटेंशियल है अभी भी बाहर आना बाकी है। और किताबें तो बहुत आएंगी मुझे पता है, लेकिन जो अनुभूतियाँ, जो अनुभव और जो सामर्थ्य उनका अंदर है, वो अभी और भी बाहर आएगा, और एक दिन उन्हें बहुत अच्छे से याद किया जाएगा। और वो रहें या नहीं रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इतना लेखन है उनके पास। मैंने अपने उसमें भूमिका में इनके बारे में जो लिखा है आप उसे पढ़ लेंगे, मैं अलग से उसको कोट नहीं करना चाहता, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं आपको दोनों को बधाइयाँ देता हूँ। आप सब इतने ध्यान से सुन रहे थे, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय विजय स्वर्णकार सर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इस कार्यक्रम को ये जो हमारा पहला सत्र है, इससे पहले कि ये समाप्त हो, मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय विजय कुमार गुप्ता शलभ सर से कि कृपया वो आए यहाँ पर और अपना वोट ऑफ थैंक्स। सॉरी, क्या हो गया? आई एम सो सॉरी। नहीं संचालन आप कर लीजिए। हाँ। नहीं मैं वो दिव्या कहीं और चली गई, ठीक है ना? हाँ, दिव्या कहीं और चली गई। मैं अनुरोध करूँगा राहुल शिवाई जी, आप नहीं, वो हमारे मुख्य अतिथि, आप थोड़ा वक्तव्य कहें। आपने एक किताब छापी है उनकी, और फिर मैं अपनी मुख्य अतिथि और फिर अध्यक्ष जी से कर। यहाँ आप लोग सब मुझसे बड़े हैं, और मैंने बहुत इन्जॉय किया है अपनी लाइफ में छोटा रहना, बच्चा रहना। जिस तरीके से मुझे बड़ों का प्यार मिलता रहा है, मेरे साथ अक्सर उन लोगों से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है जिनसे मेरा रिश्ता एक छोटी टकराहट से शुरू हुआ है। विनोद जी और मेरे बीच भी शुरुआत में एक छोटी सी टकराहट थी, और उसके बाद मैंने विनोद जी, जब यहाँ मैं व्यक्तित्व के रूप में मैं बात करता हूँ, मैंने विनोद जी को दो तरीके का देखा है। एक वह व्यक्ति जो कि जब किसी के लिए कुछ करता है तो पूरे मन से उस बात को पूरा करता है, पूरे मन से उसके लिए करना चाहता है। मुझे याद है कि जब यति जी पर लिखने वाला काम हो रहा था और इन्होंने कहा कि अभी 4-5 दिन का समय लगेगा राहुल जी, क्योंकि मुझे अपना ट्रू मीडिया का ये अंक कंप्लीट करना है। मैंने कहा मुझे यदि सुबह तक मिल जाता तो मैं उस अंक पूरी रात बैठा रहा, और मतलब उसके बाद पूरी रात समय देकर उन्होंने उस काम को पूरा किया। और कभी कभी बात करते हुए सम्मान देते हैं तो लगता है कि आप लिख रहे हैं, इतना बढ़िया लिख रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आप और अगले ही क्षण कहते हैं कि बेटा खांसी है तो कुछ दवा खा लेना, कुछ ऐसे ले लेना इस व्यवस्था के साथ, बेटा आ जाओ, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। तो ये जो उनके अंदर है एक व्यक्तित्व के तौर पे, जैसे ये हम सब के अंदर है अलग अलग तरीके से। मधु जी बहुत, जब पहली बार उनका गजल संग्रह मेरे सामने आया, उनके मन में एक तस्वीर थी कि कोने में बैठी एक लड़की सोच रही है यादों की बातें और इस तरह की। लेकिन असल में मधु जी के संग्रह को पढ़ने के बाद कहीं से यह नजर नहीं आता कि कोई स्त्री बैठकर उन सारी बातों को कह रही है, लिख रही है। उनको पढ़ के यह नजर नहीं आता कि किसी महिला गजलकार ने ही इसे लिखा है, वह सिर्फ किसी महिला की अभिव्यक्ति है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति ऐसी है कि एक दिन जो कि अब शाम
बैठी हुई है और वह पूरे दिन में अपने साथ जो जो हुआ, उसने पूरे संसार में जो जो देखा, जो जो अभिव्यक्तियां हुई, उसको अभिव्यक्त कर रही है। और पंछी यादों में उनमें इतने अलग अलग तरीके से अपनी बात के, सबसे ज्यादा जो बात होती है कि जब हम किसी भी चीज को, जैसा कि कहा कि असार ज्यादा कहती हैं वो, तो जब अक्सर हम ऐसा कहते हैं कि जब हम कुछ कह रहे हों तो बार बार हम अपनी चीजों को ही रिपीट करने लग जाते हैं। मैं यति जी की कम से कम 70-80 शेर तो सिर्फ मजदूर और किसानों पर है, लेकिन मैंने कभी उनको अपनी बात को रिपीट करते नहीं देखा कि मैंने जो कह दिया उसे फिर बदल कर अपने तरीके से कह दिया। और ये खूबी मैंने मधु जी में भी महसूस की है। और हम सब देखिए एक जैसे परिवेश में रह रहे हैं, कुछ समय में एक तरह की चीजें देखते हैं तो एक तरह की बात भी कह जाते हैं। जरूरी नहीं है कि गालिब ने आज कहा तो वो कुछ नया ही हो सकता है कि गालिब की ही बात किसी और ने कह दी हो कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। तो गालिब की उसी बात को रहीम ने अपनी तरीके से कहा और उसी बात को गालिब ने अपने तरीके से कह दी। तो बात में साम्यता तो हो सकती है। हम सबका अपना अपना योगदान है। योगदान उसी तरीके का कि हम लोग सब छोटे आंसू की तरह हैं। नरेश जी का वो दोहा याद आता है कि छोटे आंसू की तरह हम सब हैं, कि सागर जैसा स्वाद है तू चक्कर तो देख। तो उस छोटे से आंसू में हम सब के अंदर एक सागर है और उस सागर के अंदर अपनी अपनी निधियां हैं, जिसको सबने उन मोतियों को अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त किया है और करते रहेंगे। कृतित्व के तौर पर अलग, व्यक्तित्व के तौर पर सलभ जी, मधु जी जैसा व्यक्ति यदि किसी के साथ हो तो वह जहां पर अपने लेखन की विराटता है वहीं पर एक ममत्व, एक प्यार और एक सरल व्यक्तित्व ही मतलब एक बेहतरीन लेखक की तरह आगे बढ़ सकता है। और आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल राय जी। और इसके साथ अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि कमलेश कुमार भट्ट जी को। कृपया तालियों से उनका स्वागत कीजिए। शुक्रिया। कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष श्री BL गौड़ साहब तथा मंचासीन समस्त हमारे विद्वतजन और सामने उपस्थित साहित्यकार बंधुओं और मित्रों, आज का ये अवसर गजल पर विमर्श का नहीं लगता है, नहीं तो बात बहुत लंबी खिंच सकती है। ये अवसर है विनोद गुप्ता शलभ जी की ट्रू मीडिया द्वारा प्रकाशित पत्रिका के विशेषांक पर थोड़ी सी बात करने का, थोड़ी उनकी गजल संग्रह पर बात करने का, और जिन्होंने पढ़ा है उनका मधुबन वाले संग्रह पर बात करने का। तो मैं अपने आप को यहीं तक सीमित रखता हूँ। हिंदी गजल, मैं हिंदी गजल का आदमी, तो मैं ये पूरे जोर शोर से बता दूं। एक धारा ऐसी है जो हिंदी में लिखती तो है, लेकिन उसकी जो एहसास है, उसके जो तेवर हैं, उसकी जो आकांक्षा है वो उर्दू शायर बनने की होती है। तो वो एक अलग तरह की धारा है, वो मंचों से लेकर और हमारे हिंदी में छप रहे गजल संग्रहों में दिखाई देती है। जब दोनों धाराओं को एक में मिलाकर देखना सुनना शुरू किया जाता है तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। फिर वो नुक्ता भी आता है और नुक्ता ना होना भी आता है, और फिर वो गालिब ने क्या कहा या रहीम ने क्या कहा, वो सारी बातें फिर आपस में टकराने लगती हैं। वो मामला थोड़ा गड़बड़ है। नरेंद्र कोहली ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमको ये तय कर लेना चाहिए कि हम किस भाषा में लिखना चाहते हैं। एक से अधिक भाषाओं में अगर कोई लिखना चाह रहा है तो वो अपने आप को खानों में बांट लेता है और फिर ना इधर का होता ना उधर का। ये बात नरेंद्र कोहली ने बड़े जोर से कही है। मैं प्रेमचंद की एक बात से अपनी बात शुरू करता हूँ आज के अवसर पर। वो ये कि प्रेमचंद ने कहा कि सत्य से जब आनंद की सृष्टि होती है तब वो साहित्य बन जाता है। तो हम सारे साहित्यकार कुल मिलाकर सत्य को कहने की कोशिश कर रहे हैं, और गजल के माध्यम से, चाहे वो उर्दू में कही जा रही चाहे हिंदी में कही जा रही हो, हम एक आनंद पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखना उस्तादों का काम है, उर्दू के और हिंदी के आलोचकों का काम है कि कौन सी विधा में गजल
सत्य के कितना करीब है। सत्य को हम बहुत सीमित ढंग से परिभाषित नहीं कर सकते। सत्य बहुत विराट भी हो सकता है, सत्य बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो सत्य सत्य ही होता है। हमें देखना है कि उस सत्य के माध्यम से हम कितनी आनंद की सृष्टि कर पा रहे हैं। आज के इस आयोजन में मैं बधाई दूंगा ओम प्रकाश प्रजापति जी को, जिन्होंने, अगर पीछे सबकी छप गई है तो ये 49वां उनका विशेषांक है। हिंदी में जैसा स्वर्णकार जी कह रहे थे जी 100 से अधिक होगा। अच्छा, 48 की सूची तो हमने इसमें देख ली, तो उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हिंदी के खास तौर से लोगों को इस तरह से हाईलाइट किया है। अन्यथा तो जैसा विजय जी कह रहे थे कि जब आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है, बड़ा पुराना हो जाता है, तब उसके बारे में विशेषांक वगैरह निकालने के बारे में लोग सोचते हैं, और वो भी बहुत थोड़े लोगों के विशेषांक आ पाते हैं। ये शायद आपने एक रिकॉर्ड बनाया कि जो कम लोग चर्चित रहे या जो जैसे नए लोग आ गए उन पर भी आपने निकाला, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और विनोद जी को, विनोद प्रकाश गुप्त शलभ जी को इसलिए बधाइयाँ कि वो जितनी तेजी से गज़ल की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनकी गज़लों को उर्दू शायरी के खाने में रखता हूँ, क्योंकि एहसास के स्तर पर भी, भाषा के स्तर पर भी उनकी भाषा में जो है वो एक अलग तरह की बात आई, जिसे स्वर्णकार जी वो परंपरा से हटना भी बताएंगे, लेकिन मुझे थोड़ी खटकती है। भाषा में फुटनोट वाली एक नई प्रणाली शुरू की गई है। उर्दू गजल शायरों की गजलें जब हिंदी में आती थी तब उनके अनुवाद में हमने कुछ जगह देखे थे, लेकिन जब आप हिंदी में ही लिख रहे हैं तो उसमें फुटनोट की बात मेरी समझ से परे है। वो थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्योंकि गजल जो है वो सुनने सुनाने की भी विधा तो है। जब आप गजल सुनाएंगे तो कहाँ कहाँ किसको बताते फिरेंगे कि फुटनोट में ये है, फुटनोट में वो है। दूसरी उसमें आपत्तिजनक बात ये लगती है कि जब आपको खुद लग रहा है कि शब्द इतने कठिन है, तो फिर उसको सहल बनाने की कोशिश क्यों नहीं हुई। और दूसरा, अगर वो कठिन नहीं है तो जो पाठक है उसके भाषा ज्ञान पर भी हमें भरोसा करना पड़ेगा कि वो उसको समझता होगा। तो ये हमारी थोड़ी सी उसमें सलाह है, लेकिन अब चूंकि परंपरा तोड़ने की बात है तो क्या क्या टूटेगा भगवान जाने। बूंद बूंद एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम जो कहना चाह रहे थे वो छूट न जाए कि शलभ जी के व्यक्तित्व के दो मतलब पहलू हैं। एक तो उनका जो निजी जीवन है, जिसमें उन्होंने, अभी भाभी जी ने जिक्र किया कि 50 साल हो गए। शलभ जी को देख के तो लगता है कि 50 साल हो गए होंगे, भाभी जी को देख के कहीं से नहीं लगता कि 50 साल हो गए। तो ये अब वो जैसे भी आप तो लगते हैं सीनियर आदमी हो गए हैं, लेकिन भाभी जी कहीं से नहीं लगती। तो उनके न दिखने के लिए उनको बधाइयाँ कि वो 50 साल पुरानी नहीं लगती। मधुमन जी को इस बात के लिए बधाई कि हमारे हिंदी साहित्य में तमाम सारे जो साहित्यकार, महिला साहित्यकार हैं, वो कितनी भी प्रगतिशील हो, अपनी उम्र के साथ, जन्मतिथि के साथ साल नहीं लिखती। अभी हमने एक लेख लिखा है, उसमें हमने उन लेडी को लिखा कि 75 साल इनके जीवन के पूरे हो गए, नहीं तो पता नहीं चल रहा था कितने साल की हो गई। तो आपको बधाई कि आपने कम से कम ये प्रगतिशीलता दिखाई, अन्यथा तो आजकल महिलाओं में दूसरी तरह का प्रगतिशीलता चल रही है। तो शलभ जी का जो सबसे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी, शलभ जी, दिव्या जी, मैं विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी को संबोधित कर रहा हूँ, विवेक प्रकाश गुप्ता जी को नहीं, विजय प्रकाश गुप्ता जी को नहीं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे जो हम प्रभावित हैं, इस बात से प्रभावित हैं कि जब पहली बार इनको हमने 4-5 साल पहले विश्व पुस्तक मेले में देखा, तो जिस उत्साह और उमंग के साथ वहां पे हमने देखा लोगों से मिलते, किताबों के बीच में उठते बैठते, वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी इनकी बनती है उसके माध्यम से। क्योंकि हमारे यहाँ तो नौकरशाह जो होता, बहुत बड़े नौकरशाहों के रिटायर हुए, हमारे यहाँ आईएएस में जैसे आदमी जाता है वो सारा आदमीपन भूल जाता है। बल्कि अभी मोदी जी को भी कहना पड़ा कि ये लोग सिर्फ अपना देखते रहते हैं, कब हमें प्रमोशन मिलेगा, हमारा करियर का कितना साल हो गया, काम धाम नहीं करते। लेकिन आपने जिस तरह, अच्छा रिटायर जब होता है नौकरशाह तो उसका समाज में कुछ पता नहीं चलता कहाँ चला गया। ये ऐसे व्यक्ति पहले मिले हमको कि जो रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह समाज में आ गए हैं, समाज के बीच में आ गए हैं और समाज के साथ लगातार चलते रहते हैं। अपने इस नवल प्रयास के कई सारे बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने किए। हमने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का इनका प्रोग्राम देखा था, आज का प्रोग्राम देखा, जिस तरह से ये अपने से भी छोटा कहना ठीक नहीं होगा, अपने समकक्ष कहिए या अपने
कद काठी जैसे लोगों को जिस तरह से सम्मानित करते हैं, ये वो एक इनका बहुत बड़ा गुण है। और ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में, और शायद उनके नौकरशाह ने दिया होगा कि वो बेबाकी से अपनी बात कहे। साहित्य में अगर आप झूठ बोलेंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। साहित्य अगर हमको झूठ की तरफ ले जाता है या छद्म की तरफ ले जाता है तो कहीं ना कहीं हमें कमजोर करता है। हिंदी की शायरी हो चाहे उर्दू की शायरी हो, जो इनके माध्यम से सामने आ रही है वो एक सच की तरफ हमको ले जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है इनके व्यक्तित्व के माध्यम से। बूंद बूंद गजल जो इनकी किताब है, इसका ये 5वां विमोचन जैसा आपने बताया है। बहुत सारी बातें उसके बारे में कही जा रही होंगी। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें लगती हैं कि वो अपनी गजलों में वो जो कहना चाहते हैं उसको जैसा कहा गया पूरे डंके की चोट पे कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनकी गजलें बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं कोट की, क्योंकि मैं गजल की दुनिया में पिछले 30 साल 33 साल से हूँ। मुझे मालूम है कि गजल लिखना कितना कठिन है। अगर उन्होंने 2 साल में पहला गजल संग्रह निकाल लिया तो वो उनकी अपनी मेहनत पूरी तरह से नहीं हो सकती है। वो कोई और उस्तादों की कृपा होगी, कुछ और चीज होगी। और अगर वो इनकी ही सारी गजलें हैं, इन्होंने ही लिखी हैं, तो इनकी प्रतिभा को प्रणाम। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता था। दूसरी बात यह कि गजल में जिस तरह से आपका लेखन चल रहा है वो थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन वो एक अपनी ऊंचाई पा लेगा। क्योंकि गजल जो है, जैसा मंगल नसीम साहब कह रहे थे कि वो आती तो कहीं और से ही है। वो मतलब ऐसे नहीं कि आपने रदीफ काफिये जोड़े और सब फटाफट हो गया। तो गजल साधना की मांग करती है। गजल की साधना में जो जितना अंदर तक जाएगा उसको महसूस होगा कि कभी तो हमने गजल लिखना सीखा है। जो ये मानने लगता है कि हम तो गजल में बहुत महारत हासिल कर चुके, वो बहुत जल्दी गजल में खत्म हो जाता है। लेकिन जिस तरह का उत्साह, जिस तरह की आकांक्षा, जिस तरह का आलोड़न उनकी गजलों में दिखाई देता है, वो हमें लगता है कि बहुत आगे तक गजल लिखने वाले लोगों में शामिल होंगे। और मैं उन्हें इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। सिर्फ उनके 3-4 शेर जो हमने खास तौर से आज के अवसर के लिए निकाले वो आपको सुनाता हूँ। कोई भी प्रश्न तक करता नहीं है, कोई भी प्रश्न तक करता नहीं है, जमाने बोल तू गूंगा नहीं है। कोई भी प्रश्न तक करता नहीं है, जमाने बोल तू गूंगा नहीं है। पहाड़ों की व्यथा को कौन जाने, जहां एक पेड़ भी उगता नहीं है। पहाड़ों की व्यथा को कौन जाने, जहां एक पेड़ भी उगता नहीं है। और लक्ष्य था एड़ी उठा आकाश छूना। ये वो गजलें हैं जो हमारे मिजाज से मेल खाती, इसलिए हमने इसको चुना। लक्ष्य था एड़ी उठा आकाश छूना, वो सिमट कर रह गया है सीढ़ियों में। लक्ष्य था एड़ी उठा आकाश छूना, वो सिमट कर रह गया है सीढ़ियों में। नहीं मिलता है कुछ फरियाद करके, बढ़ाओ हाथ अब फौलाद करके। नहीं मिलता है कुछ फरियाद करके, बढ़ाओ हाथ अब फौलाद करके। कुहासों से निकलना चाहता हूं, उजालों तक पहुंच है क्या किसी की। कुहासों से निकलना चाहता हूं, उजालों तक पहुंच है क्या किसी की। मैं पर्वतों को छोड़कर शहरों में आ बसा, मुझसे रही ये जिंदगी सारी रूठी तमाम उम्र। पहाड़ इनकी, चूंकि शिमला के रहने वाले हैं तो पहाड़ बार बार और पर्यावरण बार बार इनकी गजलों में आता है। लेकिन अभी वो और आगे बड़ी लंबी यात्रा उनको करनी है गजल में, और तब इनका असली रूप हमारे सामने होगा। और एक जगह आखिरी शेर सुनाकर अपनी बात पूरी करते हैं। कहीं भी जा बसे हम हैं पहाड़ के बंदे। ये देखिए, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना और अपनी मिट्टी को न छोड़ना, ये एक सच्चे इंसान की ही फितरत होती है, और वो हमने इनमें देखी। कहीं भी जा बसे हम हैं पहाड़ के बंदे, बसी है मन में तो चीड़ और चिनार की खुशबू। तो इन शेरों के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। हमने जो कुछ खरी खरी बातें की वो हौसला आप ही ने दिया कि मैं मौला और बास दोनों को, तो उससे ताकत लेते हमने अपनी सारी बातें अपनी कह ली हैं जितनी हमारे मन में थी। आपको बहुत बहुत बधाइयां इस विशेषांक के लिए, इस गजल संग्रह के लिए, और आगे भी आपके गजल संग्रह हैं उस सब के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष जी से बी.एल. गौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो आप आशीर्वचन हमें दें। पहले उसके हाँ, तालियों से स्वागत करें। और अमिताभ बच्चन की तरह बहनों और भाइयों बजती रहनी चाहिए।
जोरदार तालियां आपकी उपस्थिति का पता चाहिए। बहुत बहुत स्वागत सर। जब तक आप बैठ लीजिए। सर मैं काफी देर से बैठी हूँ। आदरणीय मंच और मंच से उधर बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय बंधु सभी को नमन करता हूँ। हम सब लोग समाज में कुछ गलतियां करते हैं, कुछ हल्की फुल्की करते हैं, कुछ बात ज़्यादा वैसी करते हैं। तो आज डॉक्टर विनोद जी से भी एक गलती हुई है, शलभ जी से, और वो गलती ये हुई है कि मुझ जैसे गज़ल में अनपढ़ आदमी को अध्यक्ष बना दिया। जिसने कविताएं लिखी, गीत लिखे, कहानी लिखी, गज़ल नहीं लिखी। कभी गलती से एक लिख दी थी तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पता नहीं कैसे वो हो गई कि वो था अब तू नई कहानी लिख, अब मत राजा रानी लिख। ऐसी एक गज़ल थी जो मैंने लिखी। तो वो बात कही तो खैर एनीवे, मैं जब ये इन्होंने भार मेरे ऊपर सौंपा कि ये अध्यक्षता आपको करनी है, तो मैंने देखा कि गज़ल में थोड़ा भाई देखना चाहिए। राही जी की समीक्षा गज़ल की मैंने लिखी। उन्होंने कहा कि आपने भले ही 1.5 पेज लिखा है, दूसरे समीक्षकों की तरह 10 पेज नहीं लिखे, लेकिन आपने लिखा बहुत उम्दा है। तो मैंने कहा कि बस मैं गज़ल तो कह नहीं सकता, लेकिन लिख सकता हूँ। दूसरा, जब मैं लिख रहा था तो मुझे एक बहुत पुरानी याद आ गई। मैं रेलवे में था और हम लोग, मेरे एक मित्र थे, मेरे ख्याल 5 फुट 2 इंच का था, मेरे अफसर थे वो, शंकर शर्मा। किसी ने कोई रेलवे में रहा हो, आप रहे हैं, तो मेरे एजेंट थे। और ये बात है करीब 80-81 के पास की होगी। तो हम लोग एक ही कंपार्टमेंट में बैठे थे और हमें जाना था दमकौर तक। उसी में 2 बड़े विद्वान उर्दू के, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो थे, प्रोफेसर थे, वो बैठे हुए थे। तो हमें देख करके उनमें वो क्या कहते हैं उर्दू में, फिरका परस्ती वाली बात कुछ है इस तरह की आई। हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, आपस में ही कह रहे थे वो, तो मुझे एक लाइन याद रह गई उनकी। उन्होंने कहा कि वे काफिर हैं, वो काफिर हैं जो बंदे नहीं इस्लाम के। शंकर शर्मा को ये बात चुप गई। अच्छा, मैं जब तक ये नहीं जानता था कि कोई गज़ल भी चीज़ होती है। मैं तो वही कहानी और ये प्रेमचंद जी को पढ़ा, शरद चंद्र जी को पढ़ा, दुनिया भर के उपन्यास पढ़ डाले, लेकिन गज़ल का कुछ नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि वो काफिर हैं जो बंदे नहीं इस्लाम के। तो शंकर शर्मा ने कहा कि माफ़ कीजिएगा जनाब, 1 मिनट रुकिए। तो क्या कहा शंकर शर्मा ने, वो मैंने घर जाके डायरी में लिख लिया था। तो कहा कि लाम के मानिंद हैं, लाम शायद ऐसे लिखा जाता होगा कुछ, कि लाम के मानिंद हैं केशु मेरे घनश्याम के। लाम के मानिंद हैं केशु मेरे घनश्याम के, और वे काफिर हैं जो बंदे नहीं इस्लाम के। तो उन्होंने जब ये बात कही तो मुझे इंटरेस्ट हुआ उस समय को। मैंने यार ऐसी चीज तो लिखनी चाहिए, लेकिन कभी उधर ध्यान ही नहीं गया, अपने गीत और गजलों में लगे रहे। मित्रों, मेरा कहना यह है, जैसे अभी कमलेश भट्ट जी ने भी कहा कि जो सत्य से हट करके हम कलम चलाते हैं वो बेकार की मेहनत होती है, उसका कोई नहीं होता। उर्दू में शायद इल्हाम कहते हैं, और मैं कहता हूँ कि जब माँ सरस्वती की कृपा होती है, कई बार तो ऐसी होती है कि रात को 3 बजे उठ के 4 लाइन लिख दी, फिर आगे सो गए। सुबह देखा यार क्या लिखा था, और वो मेरी दिमाग की वर्कशॉप में कम से कम 6 दिन लाइनें चलती हैं, तब निकल करके कोई गीत आता है। तो जो लिखें आप ऐसा लिखें कि किसी के मन में तो बढ़ जाए, उसके लिखे। अब इनका नरेश जी का है एक वो कबीर वाला, वो आसमान में खींचे एक लकीर, ऐसा कुछ है, वो याद है। उसी तरह से एक दिन हमारे, मैं समझता हूँ गजल के बहुत बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं, नसीम जी, तो क्या कहते हैं कि जितना खुद को खोदेंगे उतना खुद को खो देंगे, जितना खुद को खोदेंगे उतना खुद को खो देंगे,
और इतना मत छेड़ो हमको, देखो अब हम रो देंगे। तो ये बात नसीम जी की पता नहीं कैसे कहाँ से मुझे मिली, तो मुझे याद रह गई। बालसुर राही आज हमारे इस हॉल में नहीं है। वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, उस हाँ बालसुर, उस पर भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। तो वो भी बात उनसे लिंक हो रही है कि भाई मैंने 30 साल से ये किया और गजलें लिखी। कुछ एक थे गौंडवी थे, कौन थे जिनके हाथ में वो दाग से थे, वो कहते थे कि जो सन होता है उतनी मैं गजल लिखता हूँ। जैसे 2019 में 19 किताबें लिखी, गजल नहीं किताबें, चंदोश्री। तो मैं और राही जी बैठे हुए थे हिंदी भवन में, ये बात उन्होंने कही, तो मुझसे कहने लगे यार एक बात तुमसे करनी थी। मैंने कहा बताएं। कि ये गजल लिखता है आदमी या उन्हीं को बार बार लिखता है? मैंने कहा ये तो उसी से पूछो। मैं ना गजल लिखता हूँ ना मैं कह सकता हूँ। कह रहे नहीं वे, ये बातें लंबी इसलिए हो गई कि इनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन बस मेरा कहना इतना ही था। और जब मैं देख रहा था कुछ तो कि हिंदी गजल के बारे में लोग कह रहे थे, अभी जिक्र आया कि हिंदी गजल उर्दू गजल, अब तो भूल जाइए उर्दू हिंदी गजल, गजल गजल होती है। कभी गजल थी कि वो उर्दू गजल हिंदी गजल, लेकिन अब तो वैसे अगर आप शब्दकोश में देखेंगे तो साहित्य में गजल नहीं मिलेगी। आप साहित्य की विधाओं में गजल का नाम नहीं है। लेकिन अब 50 साल हो गए हिंदी गजल को आए हुए, क्योंकि हिंदी में गजल का जो प्रवेश हुआ वो दुष्यंत के बाद ही हुआ, उससे पहले नहीं था। और दुष्यंत ने जो गजल लिखी, मैं तो कहूँगा कि वैसी गजलें अगर हमारे गजलकार लिखें जो हमें भी समझ में आ जाए। ऐसे ऐसे गजलकारा हैं, फेसबुक के ऊपर गजलकार हैं, भाई उसमें उर्दू के इतने शब्द होते हैं कि हम तो फिर उसे छोड़ देते हैं, क्या करें, हमें वो समझ में ही नहीं आती। तो अगर वो साधारण भाषा में गजल लिखी जाए, हिंदी में गजल बहुत अच्छी लगती है। गजल साहित्य की विधा है, अब उसे हम नकार नहीं सकते कि गजल साहित्य की विधा नहीं है, ये बहुत अच्छी विधा है। तो वो कुमार नारायण की मैं एक बात कहूँगा, उन्होंने एक बात कही कि एक कविता होती है जो जीवन की जिंदगी के बारे में होता है। मैं उनकी बात से कहता हूँ कि गजल होती है जो जिंदगी से लगी हुई होती है, जिंदगी के बारे में होती है। और एक गजल होती है जो खुद जिंदगी बन जाती है, आदमी गजल में डूब जाता है। अब तमाम दुनिया भर के शायर आप देखेंगे, मीर हुए, फलान गालिब हुए, अब आज भी लोग उनकी गजलों को याद करते हैं, गुनगुनाते हैं, क्योंकि वो मन में, हमारे मन में चली गई। तो मैं अब आज उन दो, एक तो विशेषांक की बात आई जो गुप्ता जी के ऊपर विशेषांक आया है, मैं समझता हूँ वो शायद 73वां आपका विशेषांक है, 73 या 74 जो इनके ऊपर आया। 100 से अधिक हो गए हैं। अच्छा, मैं चूंकि मैंने देखे बहुत, यानी आप कोई भी उभरता हुआ जो शायर या कवि होता है या कवित्री होती है तो उसके ऊपर आप विशेषांक निकालते हैं। इसके लिए मैं आपको आत्मिक बधाई देता हूँ कि आप साहित्यकारों का ये एक बड़ा सम्मान है। आप अगर इसकी गहराई में जाएं, कौन किसको पूछता है इस दुनिया के अंदर, और कोई व्यक्ति आए और डॉक्टर विनोद जी से ये कहे कि हम आपके ऊपर सम्मान निकाल रहे हैं, फिर वो मुझे भी फोन करें कि गौर साहब आप डॉक्टर विनोद शलभ जी के बारे में कुछ लिखिए। तो सौभाग्य था कि 2 किताबें इनकी उन्हीं दिनों में मेरे पास आई थी। मैंने कभी गजलें तो बहुत अच्छी हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो चलो मैं अब इसी में से कुछ बातें लिख देता हूँ। तो मैंने 1.5 पेज लिखा, शायद है इसमें, आपने छापा है उसे। और मैं जब लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आदमी को जाना कैसे जाए। आदमी के जानने के 2-4 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है उसके साथ कहीं एक रात बिताने का मौका मिले, या 100-200 मील सफर करने का मौका मिले, या फिर उसका सृजन मिले, आप उसका लिखा हुआ कहीं मिले आपको, गजल हो, कविता हो, कहानी हो, उससे जब आप गुजरेंगे तो जानेंगे वो आदमी कैसा है।
तो मैंने उसे पढ़ा मैंने, पढ़ने के बाद जाना कि क्या है डॉक्टर विनोद शलभ जो है, तो मैंने कुछ उसमें से ही लिखा, पता नहीं कितना ठीक है कितना नहीं, मैंने देखा नहीं। तो अब आज की तो किताबें जिनका लोकार्पण हुआ है, तो खाली मंच पे बैठ के हम किताब को पलट के देख लें और हम कह दें कि ये अब ये कोई चावल तो है नहीं कि जो आपने पतीले में से एक चावल देखा और कह दिया कि हाँ भाई खिचड़ी पक गई या मतलब चावल पक गया। हो सकता है इस किताब में जितनी भी गजलें हैं हम सबको अच्छी नहीं कह सकते, इसमें से कुछ ऐसी होंगी जिन्हें आप भूल नहीं सकते। तो ये जब व्यक्ति लिखता है तो कलम चलती है, कभी बहुत ज्यादा डूबा हुआ है, कभी जनरली लिख रहा है, कभी किसी ने बीच में छेड़ लिया तो गजल टूट गई। तो मैं तो ऐसे ही पलट रहा था, तो मैं, और एक रिवाज भी है कि अगर आप मंच पे आए हुए हैं, वैसे तो ये मैं अनाधिकार चेष्टा है अध्यक्ष की, अध्यक्ष का काम होता है अपने मुंह को बंद रखे और आखिर में सबको धन्यवाद कहे। ये दो काम होते हैं अध्यक्ष के, कि उसे उल्लू की तरह बैठे रहना चाहिए और बाद में धन्यवाद कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ चूंकि मुझे कह दिया, और हम लोगों की एक आदत भी है कि अगर माइक मिल जाए, मंच मिल जाए तो थोड़ा ज्यादा बहक जाते हैं। तो ये मधुमन, अब उनका मन मधुबन है, तो ऐसे में कहीं जरूरत नहीं होती किसी मधुबन में जाने की, तो अपने मन में ही ये सब चीजें हैं। तो वही दीवारों दर है, घर वही है, दयारे जीस्त का मंजर वही है, ये वो लिखती हैं। समय के साथ बदलता है बहुत कुछ, मेरे घर का मगर कल्चर वही है। इसी तरह की ये सारी इसी बहर में ये गजलें हैं, बहुत अच्छी गजलें हैं। और अंत में वो लिखती हैं कि मुझे आराम आए भी तो कैसे, जो गम देता है चारागर वही है, जो अपने दिल को कर लेता है बस में, जो अपने दिल को कर लेता है बस में, जहां में सिर्फ कद्दावर वही है, जहां में सिर्फ कद्दावर वही है। तो इस तरह की गजलें इस किताब में है, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और अब जो गजल धीरे धीरे आई, एक एक बूंद करके आई और फिर उसने गजल का रूप लिया, वो शब्द उन्हें इल्हाम हुए हमारे शलभ जी को। तो आप जानते हैं कि शब्द तो कभी मरता नहीं, वो तो आपने कह दिया, जो मैं बक कर रहा हूं ये भी हवा में तैर रहा है, जो बढ़िया गजलें कह रहे हैं, नसीम जी ने कहा, कमलेश जी ने कहा, ये सब हवा में है। और शायद बहुत लोगों को आपको पता हो कि जर्मनी में गीता पर रिसर्च हो रही है पिछले 40 साल से। किस बात पर रिसर्च हो रही है कि अगर आपके हाथ में ट्रांजिस्टर है और ऑल इंडिया रेडियो पर हमारे कोई कवि या हमारे कोई शायर कोई गजल पढ़ रहे हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी मिलाई और उसको सुन लिया, आगे कोई तार नहीं, बेतार के तार से आगे। वो कहना है कि जब कृष्ण ने इस बात को गीता में कहा तो शब्द तो हवा में तैर रहे हैं, अब उनको पकड़ा कैसे जाए, इस पर और एक लक्ष्मण रेखा पर, ये रीडर डाइजेस्ट में आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। इन दोनों पर रिसर्च अभी चालू है लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो ये बूंद बूंद करके जो गजल बनी डॉक्टर शलभ की, उसकी मैं 2-4 शेर पढ़ना चाहूंगा। तुम्हारी याद में लहकी हुई परछाइयां सारी, ये गजल है। तुम्हारी याद में लहकी हुई परछाइयां सारी, हमें लगती हैं अच्छी इश्क में लाचारियां सारी, हमें लगती हैं अच्छी इश्क में लाचारियां सारी। पहाड़ों की सदाएं मोहती हैं मन हमेशा ही, पहाड़ों की सदाएं मोहती हैं मन हमेशा ही, मेरे कानों में घोले मीठी वो सरगोशियां सारी। और कहा सागर में भरता हूं सदा नदियों के दामन को, कहा सागर में भरता हूं सदा नदियों के दामन को, कि मैं लौटाता हूं उनकी अदाएं मस्तियां सारी। अगर आंखों पे पट्टी बांध ले अपनी हुकूमत तो, अगर आंखों पे पट्टी बांध ले अपनी हुकूमत तो, पढ़ेगा कौन फिर मजबूर की वो अर्जियां सारी। क्योंकि उनके करियर को मैंने देखा है, और उनकी श्रीमती जी आप बता रही थी कि वो कितने गंभीर और कितने
मतलब इंसानियत से भरे हुए इंसान अपने कैरियर में रहे हैं, तो ये शायद शेर वहीं से निकल करके आया है। अगर आंखों पे पट्टी बांध ले अपनी हुकूमत तो पढ़ेगा कौन फिर मजबूर की वो अर्जियां सारी। अभी तो दूर है दुश्मन, अभी जल्दी है क्या तुमको, अभी तो दूर है दुश्मन, अभी जल्दी है क्या तुमको, समय आने पे निपटेंगे, समय आने पे निपटाएंगे हम दुश्वारियां सारी, तुम्हारी याद में लटकी हुई है परछाइयां सारी। ये उनका शेर है। तो मैं दोनों दिग्गज लेखकों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर और आपके श्री वैष्णव के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय मधुबन नाम से कि कृपया यहाँ पर आए और हाँ प्लीज। हाँ हाँ धन्यवाद। हमारे आइए प्लीज, स्वागत है आपका। जोरदार तालियां मधुबन नाम के लिए। ठीक अगला सेकंड। जी 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 धन्यवाद दिव्या, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप। इस खूबसूरत सभागार के लिए, इस खूबसूरत हॉल के लिए आदरणीय BL गौड़ जी को भी धन्यवाद करती हूँ और मंचासीन सभी सुधीजनों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ और सभागार में उपस्थित सभी गुणीजन हैं उनको भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ, यथोचित अभिवादन करती हूँ। और थोड़ी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, अपने आप को नहीं समझती ऐसा, क्योंकि मैंने जो शुरुआत करी, मतलब मुझे एक शेर याद आता है, हमने तो दर्द दिल का मुदावा किया था बस, हमने तो दर्द दिल का मुदावा किया था बस, दुनिया ये कह रही है गज़लकार हो गए। तो पता नहीं आप सब लोग की हौसला अफजाई ने गज़लकार बना दिया, तो ये हौसला अफजाई बनाइए रखिएगा। शायद कुछ बेहतर कर पाऊँ, तालिब इल्म हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ मुझसे होती रहती हैं, लेकिन बस अपना मैंने तो वो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, उस तर्ज पे गज़लें कहना शुरू कर दिया था। और जो अश्क पे नुक्ता रहने की बात है सर, पहले तो आपकी पारखी नज़र को नमन करती हूँ कि आपका ध्यान गया, और भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि बेहतर कर सकूँ। और वो मेरी गलती है क्योंकि वो आभार में है जो विजय स्वर्णकार जी की नज़रों से नहीं गुजरा, तो वो मेरी गलती से चला गया। वैसे तो बहुत सारी गज़लों में कई बार अश्क बहे होंगे, लेकिन इसमें नुक्ता रह गया गलती से, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी नहीं, लेकिन मुझे क्लियर करना था, ये मेरी गलती है। विजय जी ने और द्विजेंद्र द्विज जी ने दोनों ने बहुत ही ध्यान से गज़लों को पढ़ा और कोशिश यही रही कि मुझसे जाने अनजाने बेध्यानी में कोई भी गलती हो गई हो तो वो ना रहे। तो मैं उसके लिए विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विनोद भैया का स्पेशल धन्यवाद, शशि जी का भी, विनोद जी का भी, विनोद भैया का। एक फेसबुक लाइव कार्यक्रम के दौरान विनोद भैया से मुलाकात हुई थी, उसके बाद उनके व्यक्तित्व पे जो मैंने सबसे खास बात देखी, सबने बात कही कि वो बहुत अच्छे श्रोता और पाठक हैं। विनोद भैया, मैं आपके लिए कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे श्रोता और पाठक हैं, आप सुन लीजिए। तो विनोद भैया बहुत अच्छे, मैं खत्म करती हूँ बात, तो बहुत अच्छे श्रोता और पाठक हैं विनोद भैया, बहुत हौसला अफजाई देते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आजकल, बहुत रेयर होते हैं जो सुने किसी को, लोग अपनी सुनाना चाहते हैं, तो ये क्वालिटी उनमें देखी। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर ये आज जो पत्रिका आई है उसके लिए विनोद भैया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रजापति जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 100 से ज़्यादा निकाल चुके हैं आप, तो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं आप, ये विशेषांक जो निकाल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आप सबको। और चूंकि अब समय बहुत हो रहा है तो इसलिए सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग आए अपना कीमती समय निकाल कर और आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और विनोद भैया का इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने प्रतिष्ठित लोग जहाँ पर मौजूद हैं उसमें मुझे भी अपनी किताब का साथ में विमोचन करने का अवसर देने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। फिर दूसरे सत्र में मुलाकात होती है जी।
मैं अभी धन्यवाद करता हूँ कि काव्य संध्या हम शुरू करने जा रहे हैं और मैं शिवाय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जो मेरे निमंत्रण पे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें आई हैं, अब मैं खुद ही अपने आप को अभी नर्सरी का स्टूडेंट समझता हूँ गज़ल में। यहाँ से पढ़ते देखिए जरा, जो यहाँ जो लोग आए हैं वो तो अलमबरदार हैं, मतलब के गज़ल के। मैं तो एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ गज़ल का भी। मंगल नसीम साहब से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने ये परंपरा शुरू करी हेडिंग की, नज़्म गज़ल की वजह से नहीं करी है, अनुक्रमिका की वजह से करी। अपनी गज़ल खुद ही ढूंढे नहीं मिलती है तो उसको अन्यथा ना लें। दूसरी बात मैं अपने छोटे भाई से कहना चाहता हूँ, कमलेश भट्ट कमल से, क्योंकि वो वहाँ पे हैं गज़ल में, हम यहाँ पे हैं गज़ल में। जो भाषा अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करनी, अध्यक्ष जी गौर था, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस परंपरा में आप पले हैं, हमारा एक बनियों का घर, वो भी मुसलमानों की बस्ती में, तो मैंने तो शुरू से अक्की हो या बाला हो, उनके घर में दस्तरखान चुने हैं, खाए हैं, मुझे सबसे अच्छे लगते थे। मेरे घर वाले कभी, मुझे लगता था कि उनकी रोटियां जो है और खुद ही फाड़ी सबके साथ खाते थे, तो मैं पता नहीं कुछ ना कुछ बहाना करके पहुंच जाता था वहाँ जब भी उनका दस्तरखान लगता था। और मैंने उर्दू 8वीं जमात तक पढ़ा, लेकिन मैं ये बात कमलेश जी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई शब्द नहीं चुनता हूँ, वो मेरे दिमाग में घुसे हुए हैं, और जो मेरे दिमाग में घुसा हुआ है वो आता है। और मैं आपसे ये मैंने इसमें भी देखा है, मैंने देखा है कि मित्रों, पाठकों और मेरे चाहने वालों, ये सभी गज़लें, नसीम साहब जरा सुनिए आप, ये सभी गज़लें ईश्वर का प्रसाद हैं। वो इल्हाम कराता गया और मैं कागज पर उतारता चला गया, जो उसने मस्तिष्क में उकेरा, मन में ज्वलित किया, वही कागज पे उद्धृत हुआ। कैसे हुआ मैं नहीं जानता इस बात को, ये ऊपर वाले ने दिया। और मैं आपको ये भी बात करूं कि बारिशें हुई मेरे पास, मेरे ऊपर, और मैं सारी रात बैठ के कुछ भी नहीं करता, यही करने लग रहा हूँ टिल आई एम अलाइव। और मेरा रिबन कब काट दे खुदा, मैं और मेरी वाइफ दोनों 75 साल के हो गए हैं। अब इन्होंने कहा मैं तो लगता हूँ, वो लगती नहीं है, ठीक है ना। तो अभी दांत लगवा के आऊंगा, फिर काटूंगा सबको, ठीक है ना। हाँ, और मैं काव्य संध्या यहीं से शुरू कर देता हूँ, क्योंकि हमारे व्योम साहब आप रह गए हैं। आप आइए और अपना काव्य पाठ शुरू कीजिए, आपसे शुरू करते हैं काव्य। नहीं, ब्रेक कोई नहीं था सर, चाय का था, हाई टी रखी है हमने। हाँ, अच्छा, गौर साहब आप बैठे रहेंगे, आप अध्यक्ष हैं। मैं सिंगल साहब, आप मुख्य अतिथि आइए। 1 मिनट, शेखर आप प्लीज बैठो, जरा बैठो, ठीक है ना। हाँ, अजय अज्ञात जी कहाँ गए हैं? कोई नहीं, अजय अज्ञात जी हैं? हाँ हाँ, यति जी ये हैं? हाँ हाँ, क्या जी? आईटी पूछ लो साहब। रामकिशोर जी आप आइए, यति साहब आप आइए, नरेश जी
आप आइए प्लीज। हाँ, आगे सुरेंद्र सिंगल बैठा दिए सबसे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ना ये भी नहीं, मैं भी नहीं, ठीक है ना। अबोध जी इधर आओ, अरे आओ तो सही ना। हाँ, सर एक बुक कम हो गया। किसको देनी है? मैं अभी देता हूँ। अब अबोध जी। सर हाँ, गिरधारी से बुला रहे हैं आपको, मेरे को वो चश्मे वाले, वो इशारा कर रहे थे आपको। आगे ही कितना एक अजय ज्ञाची आएंगे ना, बाहर है अजय ज्ञाची। आगे आगे आज जी कहाँ है? बाहर गए वॉशरूम में। ठीक है ना, चल। अब इनका स्वागत करने के लिए वो कुछ नहीं करना, अच्छा अभी मैं अभी कर देंगे। अभी कर। तो कॉफी का ब्रेक ले लें 15 मिनट। क्यों सर, है यहीं दे दें? हाँ ले लीजिए, आइए।
सर जो मेरा ऑर्डर लिखा हुआ है पहले चेतना जी का लिखा हुआ है, पहले जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो चेतना जी बोलता हूँ उनको। मान्यवर, अब हम अपना दूसरा सेशन काव्य संध्या शुरू कर रहे हैं। मैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो गए हैं, तो जो हम लोग पहले स्टेज पे बैठे थे उनको आप काव्य के लिए ना बुलाएं, सिर्फ नए लोगों को काव्य के लिए बुलाएं। तो आप अपना शुरू करें। और मेरा एक निवेदन ये है, अगली बार सुबह 10 बजे से शुरू किया करेंगे ताकि खाना लंच भी उसी में हो, ठीक है ना। तो एक रचना पढ़ें। मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक रचना पढ़ें तो उसमें आनंद रहेगा, ठीक है ना। चलिए बुलाना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कुछ कह रहे हैं सर, कुछ कह रहे हैं। अनिमेश जी का आदेश हुआ कि भाई मेरे थ्रू रेडियो नोएडा के थ्रू ये प्रसारित हो रहा है कि भाई भूमिका ना बांधे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक जो काव्य पाठ है ये एक इज्जत अफजाई की बात होती है। सबको पता है कि हम गज़लकार हैं और हाँ, तो वो करेंगे तो सबका जो है ना समय आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब पढ़ने का वैसे समय नहीं है। आपकी बात को मैं मंच से इजाज़त लेती हूँ और सबसे पहले अगला जो हमारा सत्र है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं दावतें सुखम देना चाहूँगी इसी क्रम में चेतना कपूर जी को। अच्छा, सबसे पहले हमारे माननीय अध्यक्ष गौड़ सर को, BL गौड़ जी को मैं यहाँ पर निमंत्रण देना चाहूँगी। सर आइए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियाँ। ढूंढने को मुझे टाइम ही नहीं दिया। हाँ ठीक है, मैं तेरी असिस्टेंट करता हूँ। अरे नहीं सर, आप प्लीज़ बैठिए। नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आइए सर, प्लीज। मित्रों, थोड़ी बात कुछ उल्टी सी हो रही है। अध्यक्ष सबसे बाद में बोलता है, लेकिन मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है गुप्ता जी को। कुछ परेशानियां हैं, शायद कमल जी को मालूम है, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है। ये मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट में 5 मिनट में ख़त्म करूँगा। अब चूँकि आज गज़ल का मंच है और मेरे ख्याल शायद गीतों की तो कोई बात हो नहीं सकती यहाँ पर, तो 2 मिनट की तो एक गज़ल होगी और 3 मिनट का फिर एक गीत होगा, 3-4 कि अब तू नई कहानी लिख, अब तू नई कहानी लिख, अब मत राजा रानी लिख। अब तू नई कहानी लिख, अब मत राजा रानी लिख। और आर पार तो बहुत लिखा, आर पार तो बहुत लिखा, अब तू कुछ दरमियानी लिख। आर पार तो बहुत लिखा, अब तू कुछ दरमियानी लिख। जब दर्द नए मौजूद यहाँ, जब दर्द नए मौजूद यहाँ, तब मत पीर पुरानी लिख, तब मत पीर पुरानी लिख। मुरझाए से चेहरों पर खिलती हुई जवानी लिख, मुरझाए से चेहरों पर खिलती हुई जवानी लिख। पहले नफरत का विष पी, पहले नफरत का विष पी, तब तू प्रेम कहानी लिख। पहले नफरत का विष पी। दिन भर जो तू चाहे लिख,
दिन भर जो तू चाहे लिख, सांझ ढले गुरबानी लिख, सांझ ढले। और बेशक नई गजल तू लिख, बेशक नई गजल तू लिख, लेकिन तर्ज पुरानी रख, लेकिन तर्ज पुरानी लिख। तो ये कभी कोशिश की थी, मैंने कहा था ना कि मैं गजल का आदमी नहीं हूँ, मुझे गजल आती नहीं है। अब अगर नसीम जी ने पूछ लिया इसमें वो मतला क्या है और मकता क्या है, तो बस मैं जीरो हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे मतला नहीं पता, मकता नहीं पता। गजल आई गजल लिख दी। तो मित्रों, मैं कविता का आदमी हूँ, और एक कविता जो शायद आपने पहले भी सुनी हो। मेरी कविता शुरू होती है प्रकृति से। करीब 250 गीत हैं मेरे, प्रकृति से जन्मते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। और ये सच्ची घटना है। गाजियाबाद में कम से कम 10 साल पहले ये कविता लिखी गई कि वहाँ पार्क है एक काफ़ी बड़ा, हमारे घर के सामने, वहाँ घूमते हैं। तो जो कवि होता है, जो शायर होता है, उसको चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है। परमात्मा ने उसकी आंखों में एक्सरे की मशीन फिट की हुई है। वो अगर आपको भी देखेगा तो केवल आपकी पैंट शर्ट नहीं देखेगा, उसकी आंखें आपके भीतर तक जाएंगी कि आदमी में कितना वजन है। आपकी गजल में शायद वजन भी आता है ना, कुछ ऐसा आता है कि ये वजन, बहर, मतला, मक्ता, रदीफ, ऐसी चीजें आती हैं। तो उसकी नजर में एक्सरे होता है, वो आदमी को परख लेता है। तो जब मैं किसी फूल को देखता हूँ, फूल को आप भी देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, तो मैंने जब उस फूल को देखा, थोड़ा गौर किया उस पर कि वो बड़ा फूल, हमारे यहाँ जो देसी गुलाब होता है वो बहुत बड़ा होता है। जो आजकल भेंट किए जाते हैं प्रेम की खातिर, वो एक कली होती है, उसको कट गुलाब कहते हैं, इंग्लिश गुलाब कहलाता है। तो हमारे वहाँ गाजियाबाद में वो देसी गुलाब था। तो मैंने देखा उसकी पंखुड़ियों पर कुछ ओस के कण वो लदे हुए हैं, और मैं उनको देख रहा हूँ। अब उन्हें देख के मेरी कविता जन्म लेती है। वो कैसे कि पाखुड़ी की देह पर ओस के कण देखकर, पाखुड़ी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूं लगा, वो क्या लगा कि एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। पाखुड़ी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूं लगा, एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। उसने उसके आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। अब देखें क्या होगा कि ये जो आंसू हैं या ओस के कण हैं, इनका भविष्य क्या है। अब जहां से भविष्य शुरू होता है, वहीं से कविता दर्शन में और प्रेम में घुसने लगती है। कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। और आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर, आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर। कभी आप शहर से निकलकर देहात की तरफ जाए और सावन का महीना हो, तो आप देखेंगे काले काले बादल और पृथ्वी के माथे को चूम रहे हैं। तो कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे, या छाएंगे या चुंदरीपन, मैं थोड़ा भूल गया कि आज झुकेंगे ये धरा के बाल पर, या चुंदरी बन सात रंग की जा तनेंगे पाहनों के ढाल पर, या चूनरी बन सात रंग की जा तनेंगे पाहनों के ढाल पर, या बनेंगे बूंद फिर से आ गिरेंगे फूल पर या सूल पर, या बनेंगे बूंद फिर से आ गिरेंगे फूल पर या सूल पर। और पाखुड़ी की देह पर ओस के कण देख कर एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। अब जिंदगी जो है हमारी, वो राजपथ की तरह नहीं होती, उसमें बड़े मोड़ होते हैं। अब जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। किसी ने कहा, हर शायर ने कहा, हमारे हिंदी के कवियों ने भी कहा कि जिंदगी तो 4 दिन की है। बहादुर शाह जफर ने भी यही बात कही यंगून में कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन,
2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार। और कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन ना मिली कुएं यार। तो अब मेरा कभी सोचने लगा कि जिंदगी जब 4 ही दिन है तो 4 दिन तो हमारे इसी बात में बीत जाएंगे, यार मेरा वो काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं तो मर गया फलाना। तो ये प्रश्न लेकर के कि मैं 4 दिन कैसे खुश रहूं, मैं फिर फूल के पास पहुंचा। कभी तू भी तो 4 ही दिन, तेरी भी जिंदगी 4 ही दिन है और हमारी भी जिंदगी। तू हमेशा हंसता है, लोगों को खुशियां देता है, हम हमेशा रोते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। तो मैंने जब फूल से ये सवाल पूछा तो फूल ने क्या जवाब दिया कि फूल बोला मुस्कुराकर, फूल बोला मुस्कुराकर, ध्यान दे इस बात पर है जिंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर। फूल बोला मुस्कुराकर, ध्यान दे इस बात पर है जिंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर। तू झूम कर इसको बिता, तू जिंदगी के गीत गा, तू झूम कर इसको बिता, तू जिंदगी के गीत गा। न बात कर अंधियार की, तू रोशनी के पास आ, नो डिस्ट्रेस। न बात कर अंधियार की, तू रोशनी के पास आ। और 100 बरस के साधनों की, 100 बरस के साधनों की भूल कर मत भूल कर। पाखुरी की देह पर उसके कण देख कर एक पल क्यों लगा दी। अब इसका अंतिम पंक्तियां हैं थोड़ी सी, उसको देखें आप कि हमारे यहाँ 2 धर्म गुरु हैं। एक कहते हैं कि अरे तुझे पता है इंद्र के दरबार में परियां नाच रही हैं। एक कहते हैं तू कर गुजर, खैर मकदम को खड़ी है हूर जन्नत में। जब मैंने दोनों से पूछा कि भाई आप कब गए थे वहां, तो एक उत्तर देखता है, एक पश्चिम देखता है, जवाब नहीं, बहकाने में। तो फिर मैंने कहा कि कहीं शांति तो मिलेगी। फिर गीता पढ़ी। अब गीता में लिखा है कि कर्मणे मामाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब ये कवि इतना पागल होता है कि वहां भी अटक गया। तो क्या कहता है वो कवि कि जब कदाचन मां फलेषु, कर्म का औचित्य क्या, कि जब कदाचन मां फलेषु कर्म का औचित्य क्या, इस पार तो सब सत्य है, उस पार का अस्तित्व क्या। यहां तो आप सब लोग बैठे हैं, मैं भी बैठूं। तो मन लुभाती कल्पनाएं, मन लुभाती कल्पनाएं, स्वर्ग में है अप्सराएं, देख कर लौटे वहां से मित्र सत्य वो हमको बताएं। क्या पा सकोगे सत्य को, क्या पा सकोगे सत्य को तुम बैठकर यूं कूल पर। वो कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया। तो क्या पा सकोगे सत्य को तुम बैठकर यूं कूल पर। और पाखुरी की देह पर उसके कण देख कर एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजलि में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे बोल पर। दो मिनट बैठे तो मेरे जो फ्रेंड चले गए, उनका बेटा लंदन से, तो प्रतीक इसकी 2 छोटी छोटी रचनाएं मैं आपके चरणों में पेश करना चाहता हूँ। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। 2 मिनट बैठे हैं सर। सर बहुत ही प्यारी रचना। अच्छा चला नहीं वो चले गए। हाँ, उनकी वो लंदन से आए थे यहाँ सिर्फ आधा मरने के लिए। एक मोटरसाइकिल वाला आया, मारा तो वो फुटबॉल की तरह गए, तो सिर नहीं बजा, बस नीचे ये हुई, ये सब टूट गया, तो वो अब रिपेयर हो गया है उसका। ये वो छोटी छोटी कविताएं हैं। नया लड़का है सर, आपके चरणों में पेश करते हैं। किसी ने कश्मकश, किसी ने कोशिश, किसी ने इत्तेफाक, तो किसी ने सैलाब बुलाया उसे। किसी ने गुलजार, किसी ने ख्वाब, किसी ने जुनून, तो किसी ने शादाब बताया उसे। जिसे वो अच्छा लगा उसी नाम से बुलाया उसने। सब उसमें रिश्ता ढूंढते हैं अपना, सब उसमें, ये जिंदगी का उन्वान है सर। सब उसमें रिश्ता ढूंढते हैं अपना, जानना चाहते हैं उसे करीब से। पर सोचता हूं आज मैं भी, क्यों कभी वो खुद ही दौड़ी चली आती है और कभी पहचानती ही नहीं। फिर एक दिन मैंने बुलाया उसे, आई वो और बैठी मेरे पास। देर तक बातें की हमने,
कुछ उसने कही, कुछ मैंने सुनाई। जाने लगी तो मैंने डरते हुए पूछ ही लिया, क्यों 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 करती हो तुम ऐसे? तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम जिंदगी है, और क्यों जाऊं उसके पास जिसने मुझे मेरे नाम से कभी बुलाया ही। ठीक है, थैंक यू सर। उससे हमारा तो आशीर्वाद दीजिएगा, ऐसी सोच है उस व्यक्ति की, आगे क्या करें। बहुत सुंदर। थैंक यू सर। तो मित्रों, मैं विदाई चाहूँगा आपसे, और मुझे क्षमा करेंगे इस व्यर्थ बहुत बहुत शुक्रिया सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत खूबसूरत गौर सर ने भी पढ़ा और प्रेमित जी की भी रचना बहुत खूबसूरत थी। और इसी क्रम में मैं सबसे अब बुलाना चाहूंगी चेतना कपूर जी को, उन्हीं के एक शेर के माध्यम से। चेतना जी कहती हैं, अब तक है मेरे दिल को समझाते तुम्हारे खत, अब तक है मेरे दिल को समझाते तुम्हारे खत, तन्हाइयों की शब के उजाले तुम्हारे खत, तन्हाइयों की शब के उजाले तुम्हारे खत। उंगली उठा ना दे कोई बस इतना सोचकर, उंगली उठा ना दे कोई बस इतना सोचकर, हमने छुपा के सबसे निकाले तुम्हारे खत। तो दावते सुखन्ना चेतन जी को और उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी। मंच आसीन सभी को नमन करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहूँगी अपना कलाम पेश करने का। मैं अपनी बात अलग अलग 2 गज़लों के एक एक शेर से करती हूँ। और सबसे पहले मैं विनोद सर और नवल प्रयास संस्था और आप सभी को एक शेर समर्पित करती हूँ, समात फरमाइएगा। इतनी ज़मील शाम का, इतनी ज़मील शाम का तो इल्म ही न था, इतनी ज़मील शाम का तो इल्म ही न था, जितना हसीन आपकी सोहबत ने कर दिया, जितना हसीन आपकी सोहबत ने कर दिया। और एक शेर और देखिएगा, सलीका सलीका सादगी सब आजमा कर ये समझ आया, सलीका सादगी सब आजमा कर ये समझ आया, बहुत नुकसान होता है अदब से पेश आने में, बहुत नुकसान होता है अदब से पेश आने में। और एक शेर और उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल छोटी सी पढ़ूंगी। नए दौर से मेरा एक सवाल है, मेरे ख्याल से ये सवाल सभी का होगा, उसे मैंने एक शेर में ढाला है, आप सुनिएगा। किया कैसे शफ़ाफ़ रंगे लहू को, किया कैसे शफ़ाफ़ रंगे लहू को, नए दौर पर ये सवाल आ रहा है, नए दौर पर ये सवाल आ रहा है। और एक गज़ल अब आपके सामने छोटी सी। सुबह से शाम कमाते हुए ये उम्र कटी, सुबह से शाम कमाते हुए ये उम्र कटी, तमाम फर्ज निभाते हुए ये उम्र कटी, तमाम फर्ज निभाते हुए ये उम्र कटी। सुबह से शाम कमाते हुए ये उम्र कटी, तमाम फर्ज निभाते हुए ये उम्र कटी। ये दौरे नौ है कहीं रह न जाऊं मैं पीछे, ये दौरे नौ है कहीं रह न जाऊं मैं पीछे, घड़ी से वक्त मिलाते हुए ये उम्र कटी, घड़ी से वक्त मिलाते हुए ये उम्र कटी। बेहद शुक्रिया।
किताबे जिस्त के सफ़े सफ़ेद काले थे। ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, अगर आपको पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। किताबे जिस्त के सफ़े सफ़ेद काले थे, किताबे जिस्त के सफ़े सफ़ेद काले थे, उन्हीं में रंग सजाते हुए ये उम्र कटी, उन्हीं में रंग सजाते हुए ये उम्र कटी। और अगला शेर यूं हुआ, समय ने यूं तो मेरे जख्म भर दिए लेकिन, समय ने यूं तो मेरे जख्म भर दिए लेकिन, निशान उनके मिटाते हुए ये उम्र कटी, निशान उनके मिटाते हुए ये उम्र कटी। और मक्ता हाजिर है। गमों ने घेर के रखा था हम भी क्या करते, गमों ने घेर के रखा था हम भी क्या करते, गमों से हंस के निभाते हुए ये, गमों से हंस के निभाते हुए ये उम्र कटी। सॉरी। गमों ने घेर के रखा था शफक क्या करते, गमों ने घेर के रखा था शफक क्या करते, गमों से हंस के निभाते हुए ये उम्र कटी, गमों से हंस के निभाते हुए ये उम्र कटी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया चेतना जी और शलभ सर, आपने वक्त की बहुत बढ़िया। और अब इसी क्रम में मैं बुलाने जा रही हूँ सीमा सिकंदर जी को। सीमा सिकंदर जी को उन्हीं के शेर से मैं दावत सुखन यहाँ पर दूंगी कि उसके करारनामे पे जब से किए साइन, उसके करारनामे पे जब से किए साइन, जीने की आज़ादी मेरी मर्जी चली गई, जीने की आज़ादी मेरी मर्जी चली गई, दंगों के बाद का असर चेहरे पे वो देखा, दंगे के बाद का असर चेहरों पे वो देखा, सबके मिजाज में बसी नरमी चली गई। तो जोरदार तालियां सीमा सिकंदर जी के लिए। हाजरीन, आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और मंच से मैं अपनी बात को कहने की अनुमति चाहती हूँ। समय की पाबंदी है, मैं उसका ध्यान रखती हूँ। अपनी गज़ल के चंद अशार आपके सुपुर्द करती हूँ। आज करती हूँ कि निगाहों में उनकी मोहब्बत बड़ी है, निगाहों में उनकी मोहब्बत बड़ी है, मगर उनमें शामिल सियासत बड़ी है, मगर उनमें शामिल सियासत बड़ी है। ये क्या क्या सितम सर उठाए हुए हैं, ये क्या क्या सितम सर उठाए हुए हैं, उन्हें देखकर मुझको हैरत बड़ी है। निगाहों में उनकी मोहब्बत बड़ी है, मगर उनमें शामिल सियासत बड़ी है। जहाँ बात अपने हकों की उठाई, जहाँ बात अपने हकों की उठाई, वो कहते हैं मुझ में बगावत बड़ी है, वो कहते हैं मुझ में बगावत बड़ी है। निगाहों में उनकी मोहब्बत बड़ी है। मैं खामोश हूँ, बात जज्बातों की है, मैं खामोश हूँ, बात जज्बातों की है। मेरे दिल पे उनकी हुकूमत बड़ी है, निगाहों में उनकी मोहब्बत बड़ी है। उजाले तुम्हारे लिए तुम संभालो, उजाले तुम्हारे लिए तुम संभालो, अंधेरों से हमको रफाकत पड़ी है, अंधेरों से हमको रफाकत पड़ी है। निगाहों में उनकी मोहब्बत पड़ी है, मगर उनमें शामिल सियासत पड़ी है। मेरे पास अफरात दौलत नहीं पर, मेरे पास अफरात दौलत नहीं पर, ज़मीनी मिली मुझको इज्जत बड़ी है। निगाहों में उनकी मोहब्बत बड़ी है, मगर उनमें शामिल सियासत बड़ी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अनाउंस कर दूँ अगला नाम? नहीं, मैं कह रही थी कि मैं अनाउंस कर देती हूँ अगला नाम वक्त। तो अब इसी क्रम में बुलाने जा रही हूँ यास्मीन मूमल जी को। उन्हीं के शेर से उनको दावतें सुखन देती हूँ और इसके बाद सपना एहसास से तैयार रहें। जब मुझे सांपों को अपने बस में करना आ गया, यास्मीन मूमल जी, जब मुझे सांपों को अपने बस में करना आ गया, नेवलों को भी अचानक मुझ पर मरना आ गया। जोरदार तालियां यास्मीन जी के लिए। और सपना जी तैयार रहिए। नेक्स्ट। सभी को नमस्कार। बहुत समृद्ध प्रबुद्ध मंच है, सभी आत्मीय हैं, किसका नाम लूँ और किसका ना लूँ, इसलिए दाइश के मेहमानों से इजाज़त चाहते हुए अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करती हूँ 4 मिसरों के साथ। और जैसा कि कहा है, इजाज़त हुई है कि एक गज़ल पढ़नी है, तो गज़ल का हर शेर मुख्तलिफ होता है और फिर जब उसमें दूसरे मूड के शेर आते हैं तो फिर उसमें समीक्षा करनी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो तो अपनी कहानी हर जुदा जुदा कह रहा है। खैर, बात शुरू कर दी हूँ, तो मैं चंद मिसरे अलग अलग पढ़ूँगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। 4 मिसरों से बात शुरू करती हूँ। हम अपने भाइयों में बरहमी आने नहीं देंगे, हम अपने भाइयों में बरहमी आने नहीं देंगे, कभी अपनी मोहब्बत में कमी आने नहीं देंगे, कभी अपनी मोहब्बत में कमी आने नहीं देंगे। है हम संतान भारत की, यही हमने जन्म पाया, है हम संतान भारत की, यही हमने जन्म पाया। हम अपनी माँ की आंखों में नमी आने नहीं देंगे, हम अपनी माँ की आंखों में नमी आने नहीं देंगे। और 4 मिसरे और देखिएगा। खौफ के साए में हरदम पल रही है जिंदगी, खौफ के साए में हरदम पल रही है जिंदगी, जी रही है मर रही है चल रही है जिंदगी, जी रही है मर रही है चल रही है जिंदगी। और घर के आंगन में खड़ी दीवार ये कहने लगी, घर के आंगन में खड़ी दीवार ये कहने लगी, जिंदगी को देखकर अब जल रही है जिंदगी, जिंदगी को देखकर अब जल रही है जिंदगी। और 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। अभी तो जुल्म से जंग आर पार बाकी है, अभी तो जुल्म से जंग आर पार बाकी है, कि मुझ में हौसला ओ मेरे यार बाकी है, कि मुझ में हौसला ओ मेरे यार बाकी है। और अभी भी काट दूं मिल जाए गर कहीं नफरत, अभी भी काट दूं मिल जाए गर कहीं नफरत, अभी भी तेगे मोहब्बत में धार बाकी है, अभी भी तेगे मोहब्बत में धार बाकी है, अभी भी तेगे मोहब्बत में धार बाकी है। और हिंदी और उर्दू की कर रहे थे बात, तो मैं किसी फॉर्मेट में किसी भाषा में बंधने की कोशिश नहीं करती हूँ, हिंदुस्तानी में कहने की हामी हूँ। तो चंद मिसरे और देखिएगा। उड़ गए होश हमारे क्या, उड़ गए होश हमारे क्या, हो गए हम दीवाने क्या, उड़ गए होश हमारे क्या, हो गए हम दीवाने क्या। और पापी के दुष्कर्म वही, पापी के दुष्कर्म वही, वहशी तेवर बदले क्या, वहशी तेवर बदले क्या। और मैं भी चुप हूं तू भी चुप, मैं भी चुप हूं तू भी चुप, होठों पर हैं ताले क्या, मैं भी चुप हूं तू भी चुप, होठों पर हैं ताले क्या। और क्या खोया जो रोता है, आया था कुछ लेके क्या, क्या खोया जो रोता है, आया था कुछ लेके क्या। और 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। रहे हयात में चलने से डर गया कैसे, रहे हयात में चलने से डर गया कैसे, करार इश्क का करके मुकर गया कैसे, करार इश्क का करके मुकर गया कैसे। और वो चराग जो खाता था रोशनी की कसम, वो एक चराग जो खाता था रोशनी की कसम, मुखालफत से हवाओं की डर गया कैसे, मुखालफत से हवाओं की डर गया कैसे, मुखालफत से हवाओं की डर गया कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। सपना जी, आपको मैं अभी बुलाती हूँ एक और। हाँ, आगे।
अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ बहुत ही आदरणीय डॉक्टर वीणा मित्तल जी को मैं यहाँ पर दावत-ए सुखन दे रही हूँ। उन्हीं की शेर के माध्यम से कहीं खो गए वो दिन, कहीं खो गए वो दिन गांव की चौपाल पे सजने वाले, कहीं खो गए वो दिन गांव की चौपाल पे सजने वाले, बंद खिड़की और दीवारों में कैद हैं, बंद खिड़की और दीवारों में कैद है शहर में रहने वाले। शहर की हवा यूं बदली वीणा, शहर की हवा यूं बदली वीणा, कांटा भी नहीं देते उंगली पकड़ने वाले। जोरदार तालियां डॉक्टर वीणा मित्तल जी के लिए। बहुत बहुत आपको मैं यहाँ पर दावत-ए सुकून देती हूँ। जोरदार तालियां एक बार वीणा जी के लिए। इसके बाद सपना आप तैयार रहिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े बड़े रचनाकारों की महफिल में मेरी ज़रूरत क्या थी, मुझे तो कुछ आता जाता है ही नहीं जी। मैं हाइकू के लिए जानी जाती हूँ, तो मैं आप सब लोगों को कुछ हाइकू पेश करूँगी, शायद अच्छे लगे। आजकल एक फैशन है, 2-2 साल का बच्चा होता है तो माँ उसे घसीट के स्कूल ले जाती है और कहती हैं कि बच्चा थोड़ा बैठना सीखेगा। तो उस पर मैंने लिखा है, फल न छाया, फल न छाया, बच्चे को बोनसाई माँ ने बनाया। फल न छाया, बच्चे को बोनसाई माँ ने बनाया। थैंक यू। और एक और है, लोग कहते हैं कि मिट्टी शरीर मिट्टी है, शरीर मिट्टी है, हर कोई यही कहता है। उस पर मैंने लिखा है, मिट्टी है तन, मिट्टी है तन, फिर भी हरदम देखें दर्पण। मिट्टी है तन, फिर भी हरदम देखें दर्पण। हर आदमी घड़ी घड़ी शीशा देखता है। और इसी तरह से एक और है कि जब आदमी आजकल हमदर्दी भी वहाँ जताता है जहाँ कुछ रिटर्न की उम्मीद होती है। तो उस पर लिखा है मैंने, आंसू छुपा ले, आंसू छुपा ले, कीमत मांग लेंगे पोंछने वाले। आंसू छुपा ले, कीमत मांग लेंगे पोंछने वाले। और कितना भी पानी बह रहा हो लेकिन आँख के आंसू रोकने का कोई वो नहीं होता। तो उस पर लिखा है, प्लम्बर ला दे, प्लम्बर ला दे, आँख के आंसू पे जो कैप चढ़ा दे। प्लम्बर ला दे, आँख के आंसू पे जो कैप चढ़ा दे। थैंक यू, थैंक यू। और आदमी चाहे कितनी भी भीड़ में हो पर मन अकेला होता है। उस पर लिखा है, सन्नाटा बोया, सन्नाटा बोया, भरी भीड़ में मन अकेला रोया। सन्नाटा बोया, भरी भीड़ में मन अकेला रोया। थैंक यू। आइए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं दावत-ए सुकून देना चाहूँगी इसका पेपर सपना एहसास को उन्हीं के एक बहुत ही प्यारे शेर के साथ। वहाँ तो प्यास ने दरिया को मार दी ठोकर, वहाँ तो प्यास ने दरिया को मार दी ठोकर, यहाँ तो प्यास के होठों पे प्यास रहती है, यहाँ तो प्यास के होठों पे प्यास रहती है। तो इसी के साथ जोरदार तालियां सपना एहसास जी के लिए। बहुत शुक्रिया दिव्या जी, मेरे ही शेर से मुझे बुलाने के लिए। आदाब, नमस्कार। आदरणीय मंच को सादर नमन करते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लेती, आगाज़ करती हूँ। मेरे सामने मेरे असातिज़ा बड़े लोग बैठे हैं, सबको सादर नमस्कार करती हूँ। गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। फूल देता है, फूल देता है जो फूलों के हार देता है। फूल देता है जो फूलों के हार देता है। मेरी बिगड़ी हुई किस्मत संवार देता है। मैं ज़माने से कभी मांगती नहीं मुझको,
मैं ज़माने से कभी मांगती नहीं मुझको, जो भी देता है वो परवरदिगार देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सीधा सीधा वक्त की कमी की वजह से आप गज़ल से छोड़ती हूँ। उर्दू में लिखती हूँ, उर्दू स्क्रिप्ट जानती हूँ और उर्दू पढ़ी है काफ़ी सालों से और उर्दू से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए प्योर उर्दू मेरी ज़बान में आती है। मतला अर्ज़ करती हूँ। रंजो गम, एक सेकेंड प्लीज़। रंजो गम दर्दो अलम आज उभर आए हैं। शुक्रिया सर। रंजो गम दर्दो अलम आज उभर आए हैं, मुद्दतों बाद के भटके हुए घर आए हैं। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। ये मैं सर आंखों पर। रंजो गम दर्दो अलम आज उभर आए हैं, मुद्दतों बाद के भटके हुए घर आए हैं। वो मोहब्बत का समंदर था जहां गर्क हुए। वो मोहब्बत का समंदर था जहां गर्क हुए। अब तेरी याद का सहरा है जिधर आए हैं। बहुत शुक्रिया। कहती हूँ कि गर्दिशे वक्त बता क्या यही किस्मत है मेरी। गर्दिशे वक्त बता क्या यही किस्मत है मेरी। हादिसे साथ में चलते हुए घर आए हैं। बहुत शुक्रिया। कि इश्क है कैसा तिलिस्मात, इश्क है कैसा तिलिस्मात के सहरा में मुझे। इश्क है कैसा तिलिस्मात के सहरा में मुझे। कैस कहता है कि हम चांद नगर आए हैं। बहुत शुक्रिया। कहती हूँ कि शाख गिरिया मेरी मगमूम हुई जाती है। शाख गिरिया मेरी मगमूम हुई जाती है। इस बरस सूखे दरख्तों पे समर आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। शाख गिरिया मेरी मगमूम हुई जाती है। इस बरस सूखे दरख्तों पे समर आए हैं। और आपके मधु जी को देती हूँ। मधु जी पटियाला से आई हैं और मेरे पास रुकी हैं। मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। आपके लिए आपके आने का इल्हाम हुआ था हमको। आपके आने का इल्हाम हुआ था हमको। आपके आने से पहले ही समर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर आखिर की आज फिर मंजिलें आएंगी तवाफ़े गिरिया। आज फिर मंजिलें आएंगी तवाफ़े गिरिया। आज फिर बांध के हम रख्त सफ़र आए हैं। रंजो गम दर्द अलम आज उभर आए हैं। मुद्दतों बाद के भटके हुए घर आए। बहुत शुक्रगुजार, जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी, बहुत खूबसूरत कलाम। और इसी के साथ अगले मैं दावत सुखम देना चाहूँगी आदरणीय जगदीश व्योम जी को। उन्हीं के एक पीपल उगता हर जगह, छत हो या दीवार। पीपल उगता हर जगह,
छत हो या दीवार, ऐसे औधड़ संत को कौन सकेगा मार, ऐसे औधड़ संत को कौन सकेगा मार। और इनके बाद मैं बुलाना चाहूँगी, हाँ जी बिल्कुल हाँ, अगला नाम शेखर विजय कुमार जी। बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे भी अवसर दिया और मेरे लिए ये बड़ा विशेष कार्यक्रम इसलिए है कि यहाँ कई विधाओं के लोग बैठे हुए हैं और ये गज़ल पर विशेष रूप से केंद्रित कार्यक्रम है। 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, तो गज़ल मैं नहीं लिखता, मैं 2-3 हाइकू पढ़ता हूँ और मैंने भी कभी एक गज़ल लिखी थी। मैं ये नहीं कहूँगा उसमें काफिया रदीफ वगैरह मत देखना, और मैं उसी को पढ़ूंगा। 2-3 हाइकू देखें कि ओस की बूंद कैक्टस पर बैठी शूली पे संत, ओस की बूंद कैक्टस पर बैठी शूली पे संत। और एक हाइकू देखें, मेरे मन का, जो सबके मन का होगा, कि लड़ती रही अघोषित लड़ाई, लड़ती रही अघोषित लड़ाई गांव में अम्मा, लड़ती रही अघोषित लड़ाई गांव में अम्मा। और एक हाइकू देखें कि वन में ही क्यों मन में भी होते हैं सोने के मृग। वन में ही क्यों मन में भी होते हैं सोने के मृग। और एक गजल देखें जी, छिड़ा, अरे धन्यवाद। छिड़ा जो युद्ध रोएगी मानवता, हंसेंगे गिद्ध। छिड़ा जो युद्ध रोएगी मानवता, हंसेंगे गिद्ध। तो मैं जो तथाकथित गजल पढ़ रहा हूँ, इसमें आप केवल कथ देखिए, क्योंकि विधाएं, मेरा मानना है कि विधाएं, इतनी विधाएं हैं और विधाएं सब आपस में वही बात कहती हैं कि सत्य की खोज के लिए। आज यहाँ से बहुत सारी बातें कही गई और सत्य के टुकड़ों को पकड़ना ही कविता है, चाहे जिस माध्यम से आप कहें। देखिए कि वक्त बुरा जब आता है, वक्त बुरा जब आता है तो रह रह कर चिल्लाते लोग, और स्वार्थ हुआ पूरा जैसे ही सस्ते में बिक जाते लोग, सस्ते में बिक जाते लोग। बड़ी बड़ी डिग्रियां ज्ञान की, बड़ी बड़ी डिग्रियां ज्ञान की वहां धरी रह जाती हैं, जहां व्यवस्था अंधी होती तिकड़म वहां भिड़ाते लोग। जहां व्यवस्था अंधी होती तिकड़म वहां भिड़ाते लोग। और चाहे जितने महल बना ले, चाहे जितने महल बना ले, लूट लूट कर घर भर ले। चाहे जितने महल बना ले, लूट लूट के घर भर ले। काल चक्र के भंवर जाल में तिनके से बह जाते लोग। काल चक्र के भंवर जाल में तिनके से बह जाते लोग। भोला बचपन चौराहों पर जूठन चाट चाट जीता। भोला बचपन चौराहों पर जूठन चाट चाट जीता। कुत्ते घुमा रहे कारों में तनिक नहीं शर्माते लोग। कुत्ते घुमा रहे कारों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और
अपनी दावती सुखम देना चाह रही हूँ शेखर विजय कुमार जी को। उन्हीं के शेर के माध्यम से, कोई कर नहीं सकता सहयोग ऐसे शख्स का, कोई कर सकता नहीं सहयोग ऐसे शख्स का जो भरोसा ही नहीं करता अपने आप पर, जो भरोसा ही नहीं करता अपने आप पर। तो जोरदार तालियां शेखर विजय कुमार जी के लिए। शेखर विजय कुमार, अच्छा सॉरी, नाम यहाँ पर यही लिखा हुआ। वीरेंद्र कुमार। अच्छा, वीरेंद्र कुमार। माफी चाहती हूँ सर, जानबूझ के नहीं करा, बट हाँ गलत लिखा हुआ है सर। हाँ, गलत लिखा ही हुआ है सर। नमस्कार। हाँ, लिखा भी मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शेखर है। अभी जी याद है? कठिन वो रास्ते अपनी जगह हैं वियम जी, कठिन वो रास्ते अपनी जगह हैं, रवां कुछ काफिले अपनी जगह हैं। बधाई चंद्रयानों पर है सबको, बधाई चंद्रयानों पर है सबको, जमी के मसले अपनी जगह, जमी के मसले अपनी जगह हैं। कठिन वो रास्ते अपनी जगह हैं, रवां कुछ काफिले अपनी जगह हैं। बधाई चंद्रयानों पर है उन सबको, बधाई चंद्रयानों पर है सबको, जमी के मसले अपनी जगह हैं। सीधे गजल पे आता हूं। इल्म के साथ जब फिक्र भी आ गई, इल्म के साथ जब फिक्र भी आ गई, शायरी में लगा जान सी आ गई। इल्म के साथ जब फिक्र भी आ गई, शायरी में लगा जान सी आ गई। देर तक उसने मुझको न सोने दिया, देर तक उसने मुझको न सोने दिया, फिर जगाने मुझे रोशनी आ गई। रोशनी ज्ञान की रोशनी है, इल्म है। देर तक उसने मुझको न सोने दिया, फिर जगाने मुझे रोशनी आ गई। वक्त ने ऐसी सूरत बदल दी मेरी, वक्त ने ऐसी सूरत बदल दी मेरी, आईना देखते ही हंसी आ गई। वक्त ने ऐसी सूरत बदल दी मेरी, आईना देखते ही हंसी आ गई। सोच पर भी लगा बंद अब इन दिनों, सोच पर भी लगा बंद अब इन दिनों, आदमी की कहाँ जिंदगी आ गई। सोच पर भी लगा बंद अब इन दिनों, आदमी की कहाँ जिंदगी आ गई। जो है कातिल उन्हें वो मसीहा लगे, जो है कातिल उन्हें वो मसीहा लगे, क्या गजब दोस्तों बेखुदी आ गई। जो है कातिल उन्हें वो मसीहा लगे, क्या गजब दोस्तों बेखुदी आ गई। आज मकतूल पे जुर्म साबित करें, सबने देखा है, शायद कोई कह ना पाए, शायद कोई कह ना पाए। आज मकतूल पे जुर्म साबित करें, किस गिरावट पे ये मुंसफी आ गई। आज मकतूल पे जुर्म साबित करें, किस गिरावट पे ये मुंसफी आ गई। कुछ उसूलों पे भी बात होने को थी, कुछ उसूलों पे भी बात होने को थी, क्या करूं बीच में दोस्ती आ गई। कुछ उसूलों पे भी बात होने को थी, क्या करूं बीच में दोस्ती आ गई। कोशिशें मैंने की तो अंधेरों से भी, नसीम साहब तब ये चाहूंगा, कोशिशें मैंने की तो अंधेरों से भी, देखते देखते रोशनी आ गई। कोशिशें मैंने की तो अंधेरों से भी, देखते देखते रोशनी आ गई। साथ देने को हम आप राजी हुए, साथ देने को हम आप राजी हुए, साथ देने को तब हर खुशी आ गई। साथ देने को हम आप राजी हुए, साथ देने को तब हर खुशी आ गई। साथ तन्हाइयां तब कहाँ रह सकी, साथ तन्हाइयां तब कहाँ रह सकी। याद कुछ जिस घड़ी आपकी आ गई, याद कुछ जिस घड़ी आपकी आ गई। उनको देखा तो ये मुइजा हो गया, उनको देखा
तो ये मुआजिजा हो गया, लब हिले और मुझे शायरी आ गई। इल्म के साथ जब फिक्र भी आ गई, शायरी में लगा जान सी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और इसी कड़ी में अब मैं बुलाने जा रही हूँ डॉक्टर पुष्पा जोशी जी को। डॉक्टर पुष्पा जोशी जी हैं यहाँ पे? ओके। उन्हीं के शेर के माध्यम से सुनो सागर वेदना नदी की, सुनो सागर वेदना नदी की, हो बातें जैसी सदी की, मैं बेटी हिमालय की, प्राणपति आले की, निकलती हूँ जब जब नहर से अपने, निकलती हूँ जब जब नहर से अपने, पलते हृदय में तुम्हारे ही सपने, पलते हृदय में तुम्हारे ही सपने, लक्ष्य नहीं केवल तुम्हें ही पाना, लक्ष्य नहीं केवल तुम्हें ही पाना, लक्ष्य है धरा की भी प्यास बुझाना। तो जोरदार तालियां डॉक्टर पुष्पा जोशी जी के लिए। और इनके बाद अनिमेश शर्मा आतिशी तैयार रहें। मंचस्थ विद्वजन और सदन में उपस्थित सभी विद्वानों को मैं नमन करते हुए सीधे सीधे कविता पे आती हूँ। जो कविता सुनानी थी उन्होंने सुना दी, अब दूसरी सुनाती हूँ। यही सुनानी थी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक कविता इसी बहाने और हो गई। तो कविता का शीर्षक है महामंत्र, और विक्रम बेताल तो आपने सुना ही है पहले। आज पीठ पर फिर विक्रम ने बेताल लादा है, आज पीठ पर फिर विक्रम ने बेताल लादा है, शब्द तूणी से बेताल ने भी प्रश्न साधा है। रेन रिप राज में बिखराव क्यों, रेन रिप राज में बिखराव क्यों, जनमानस में टकराव क्यों, बातों का पथराव क्यों, शब्द बेलगाम क्यों, शब्द बेलगाम क्यों, भूखे हैं गाम क्यों, मन अशांत क्यों, मन अशांत क्यों, बापू क्लांत क्यों, बापू क्लांत क्यों, रेन रिप घर घर विषैले यंत्र क्यों, रेन रिप घर घर विषैले यंत्र क्यों, नगरों में षड्यंत्र क्यों, रेन रिप कर उत्तर से तर्पण, रेन रिप कर उत्तर से तर्पण, अन्यथा कर शीश अर्पण, अन्यथा कर शीश अर्पण, मौन है विक्रम है भ्रम में, व्यथित है बेतालिक प्रश्न कर्म में, करता रहा आत्ममंथन, आत्ममंथन विवेक यंत्र, अन्वेषित न हुआ कोई मंत्र, अन्वेषित न हुआ कोई मंत्र, लगा न हाथ कोई तंत्र, अकस्मात कौंधा एक विचार, अकस्मात कौंधा एक विचार, है समय की यही पुकार जन्मत में रहना, है समय की यही पुकार जन्मत में रहना, कुछ न कहना यही तंत्र है, यही मंत्र है, यही महामंत्र है, हाँ हाँ यही महामंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मेरे से पहले भी मिस्टेक हो गई है, तो आतिश जी सीधा सीधा। चाहत थी जिसकी वो जले, चाहत थी जिसकी वो जले, खुददारियों के साथ दुनिया ने उस चिराग को जलने नहीं दिया। तो अनिमेश शर्मा आतिश जी के लिए जोरदार तालियां। और इसकी जिनको जाना है वो जल्दी से चले जाएं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं कि घूम फिरकर ऐब मेरे ही गिनाने लग गई, घूम फिरकर ऐब मेरे ही गिनाने लग गई, 2 कदम चलकर मोहब्बत लड़खड़ाने लग गई। घूम
घूम फिर कर ऐब मेरे ही गिनाने लग गई, 2 कदम चलकर मोहब्बत लड़खड़ाने लग गई। और एक शेर ये कि रंज बिल्कुल भी नहीं है आपसे अलगाव का, रंज बिल्कुल भी नहीं है आपसे अलगाव का, पर बिछुड़कर अक्ल मेरी भी ठिकाने लग गई, पर बिछुड़कर अक्ल मेरी भी ठिकाने लग गई। गजल का मतलब पेश कर रहा हूं आदरणीय कि सुने, ये खासतौर से कमल जी, विजय जी, हमारे गौर साहब चले गए, मैं मतलब पेश कर रहा हूं। आज जो कुछ बात सुनी तो मुझे ये गजल ध्यान आई कि सुने जो पत्थर तो उसकी आंखों में अश्क ला दे, वो शायरी है। सुने जो पत्थर तो उसकी आंखों में अश्क ला दे, वो शायरी है। जो आंसुओं की नमी को छूकर शरर बना दे, वो शायरी है। सुने जो पत्थर तो उसकी आंखों में अश्क ला दे, वो शायरी है। जो आंसुओं की नमी को छूकर शरर बना दे, वो शायरी है। और जो आदमी के उदास मन में दिया जला दे, वो शायरी है। जो आदमी के उदास मन में दिया जला दे, वो शायरी है। और गमों में डूबी अंधेरी रातों को जगमगा दे, वो शायरी है। गमों में डूबी अंधेरी रातों को जगमगा दे, वो शायरी है। हबीब बनकर ये सारी दुनिया तुम्हारे दिल को तुम्हारे दिल पर भी जख्म देगी। हबीब बनकर ये सारी दुनिया तुम्हारे दिल पर भी जख्म देगी। तबीब बनकर जुबां से जख्मों को जो शिफा दे, वो शायरी है। तबीब बनकर जुबां से जख्मों को जो शिफा दे, वो शायरी है। और किसी दीवाने ने धोखा खाया, नजर से उतरा हया में डूबा। किसी दीवाने ने धोखा खाया, नजर से उतरा हया में डूबा। जो डूबते की नजर में थोड़ी चमक बढ़ा दे, वो शायरी है। जो डूबते की नजर में थोड़ी चमक बढ़ा दे, वो शायरी है। और न कटघरा हो, न कोई मुंसिफ, न कोई मुद्दा, न कोई मुद्दई। न कटघरा हो, न कोई मुंसिफ, न कोई मुद्दा, न कोई मुद्दई। बिना कचहरी गुनाहगारों को जो सजा दे, वो शायरी है। बिना कचहरी जो गुनाहगारों को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। और नई रवायत चला चला कर जवानों के हौसले जगाए। नई रवायत चला चला कर जवानों के हौसले जगाए। हमेशा सच्ची मोहब्बतों को खुली हवा दे, वो शायरी है। हमेशा सच्ची मोहब्बतों को खुली हवा दे, वो शायरी है। और इसे जगा दे, उसे जगा दे, तुम्हें जगा दे, मुझे जगा दे। इसे जगा दे, उसे जगा दे, तुम्हें जगा दे, मुझे जगा दे। वतन जो सोया हुआ पड़ा हो, उसे जगा दे, वो शायरी है। वतन जो सोया हुआ पड़ा हो, उसे जगा दे, वो शायरी है। और निगाहे उल्फत से जख्मी आशिक करार खोकर भटक रहा हो। निगाहे उल्फत से जख्मी आशिक करार खोकर भटक रहा हो। न नींद आई हो जिसको बरसों, उसे सुला दे। न नींद आई हो जिसको बरसों, उसे सुला दे, वो शायरी है। वो शायरी है। और जो जिंदगी के समर को जीते, उसे तो जाकर बधाइयां दे। जो जिंदगी के समर को जीते, उसे तो जाकर बधाइयां दे। जो हार जाए उसे भी जीने का हौसला दे, वो शायरी है। जो हार जाए उसे भी जाकर, जो हार जाए उसे भी जीने का हौसला दे, वो शायरी है। और ये मक्ता पेश कर रहा हूं कि ये टूटा आतिश, ये बूढ़ा आतिश, अगर अभी भी कहे गजल तो।
ये टूटा आतिश, ये बूढ़ा आतिश अगर अभी भी कहे गजल तो हसीन कलियों से जख्म खाकर भी कुछ दुआ दे, वो शायरी है। हसीन कलियों से जख्म खाकर, हसीन कलियों से जख्म खाकर भी कुछ दुआ दे, वो शायरी है। सुने जो पत्थर तो उसकी आंखों में अश्क ला दे, वो शायरी है। जो आंसुओं की नमी को छूकर शरर बना दे, वो शायरी है, वो शायरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत खूबसूरत सर ने माहौल में मैं कहूँगी कि ऊर्जा का संचार किया है और उनके नाम की तरह ही एक आतिश जो है वो एनवायरनमेंट में हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं इस अपने साहित्य उत्सव को आगे बढ़ाते हुए मैं दावती सुखम देना चाहूँगी माधुरी स्वर्णकार जी को। उन्हीं के एक शेर के माध्यम से बहुत दिखती है हर और निगाहें पत्थर की, दिखती हैं हर और निगाहें पत्थर की, मंजर है शीशे का और हवाएं पत्थर की, मंजर है शीशे का और हवाएं पत्थर की, जिनसे थी उम्मीद कि वो सच बोलेंगे, जिनसे थी उम्मीद कि वो सच बोलेंगे, हो गई हैं अब उनकी शक्लें पत्थर की। जोरदार तालियां माधुरी स्वर्णकार जी के लिए। क्या बात है, फिर मुझे ये शेयर किया गया था। सभी को नमस्कार। चूँकि मैंने यही गज़ल निकाली थी पढ़ने के लिए, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पता था दिव्या जी इन्हीं शेरों से मुझे कोट करेगी, तो अच्छा, अच्छी बात है ना कि मेरे 2 शेर ज़्यादा सुने गए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मैं दूसरी गज़ल पढ़ती हूँ। मतलब कुछ यूँ है कि किसको किससे कितना मतलब होता है, किसको किससे कितना मतलब होता है, वो ही समझे जिसका मतलब होता है। कि किसको किससे कितना मतलब होता है, वो ही समझे जिसका मतलब होता है। और सबको रास कहाँ आती हैं वो बातें, सबको रास कहाँ आती हैं वो बातें, जिन बातों का सीधा मतलब होता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि सबको रास कहाँ आती हैं वो बातें, जिन बातों का सीधा मतलब होता है। और गर इतना जान लिया तो सब जान लिया, गर इतना जान लिया तो सब जान लिया, किन बातों का क्या क्या मतलब होता है। बहुत शुक्रिया। कि गर इतना जान लिया तो सब जान लिया, किन बातों का क्या क्या मतलब होता है। और सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, सबका अपना अपना मतलब होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, सबका अपना अपना मतलब होता है। और तह तक जाओ फिर जानो उन बातों को, कि तह तक जाओ फिर जानो उन बातों को, जिन बातों का गहरा मतलब होता है। बहुत शुक्रिया। कि तह तक जाओ फिर जानो उन बातों को, जिन बातों का गहरा मतलब होता है। और उनके जहन के दर्पण से जाना हमने, उनके जहन के दर्पण से जाना हमने, सीधी बात का उल्टा मतलब होता है। बहुत शुक्रिया। कि उनके जहन के दर्पण से जाना हमने, सीधी बात का उल्टा मतलब होता है। किसको किससे कितना मतलब होता है, वो ही समझे जिसका मतलब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर माधुरी जी। यहाँ पे मैं माधुरी जी माफ़ी चाहती हूँ आपसे भी, आज ये मेरे साथ बार बार हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आज मेरा डांट खाने का ही दिन है। सब लोगों ने जो गज़ल पढ़नी होती है वो मैं पहले ही पढ़ देती हूँ। तो
मैं एक ही बार आप सब लोगों से इकट्ठे माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मतलब दिस इज ओनली हैव बीन शेयर टू मी। ओके, अच्छा, नहीं तो वो चलिए। अब आगे मैं दावत सुकून देना चाहती हूँ गुरुचरण मेहता रजत जी को। आंसू तन्हाई धोखा गम आज किनारे धर दो ना। आगे मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि हो सकता है डैश पक्का। चलिए ठीक है, जब तक वो ढूंढ रहे हैं। आंसू तन्हाई धोखा गम आज किनारे धर दो ना, जिंदा रहने दो उम्मीदें घाव जिगर के भर दो ना, जिंदा रहने दो उम्मीदें घाव जिगर के भर दो ना। बेकाबू दिल की धड़कन को चैन मिलेगा रुक रुक कर ही, तीर चला के नजरों के तुम कत्ल हमारा कर दो ना। जोरदार तालियां रजत जी के लिए। शुक्रिया शुक्रिया दिव्या जी, बहुत बहुत। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, भारतीय साहित्यिक विकास मंच। चलिए सीधा सीधा अपनी गजल पर आता हूँ, क्योंकि अभी तक तरन्नुम में किसी ने नहीं पढ़ा है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। देखिएगा, आवाज पे मत जाइएगा, आवाज पे मत जाइएगा, गजल पे जाइएगा। देखिएगा, हाँ, हुस्न की नजर है, हुस्न की नजर है ये गजल। हुस्न वाले गौर फरमाएं। आप हैं इस जहां से जुदा, आप जैसा नहीं कोई भी। आप हैं इस जहां से जुदा, आप जैसा नहीं कोई भी। मस्जिदों की अज़ा आप हैं, मंदिरों की है आप आरती। आप जैसा नहीं कोई भी, आप जैसा नहीं कोई भी। तितलियों की हो जो नाजुकी, आप हैं फूल की पंखुरी। मखमली आप एहसास है, जैसे कतरा कोई शबनमी। आप जैसा नहीं कोई भी, आप जैसा नहीं कोई भी। देखिएगा, आप हैं चूड़ियों की खनक, आप भंवरों के दिल की कसक। आप हैं चूड़ियों की खनक, आप भंवरों के दिल की कसक। रोशनी से नहाई हुई, आप हैं चांद की चांदनी। आप जैसा नहीं कोई भी, आप जैसा नहीं कोई भी। आप ही हैं नसीमे सहर, आप ही हैं दयारे हया। आप ही हैं नसीमे सहर, आप ही हैं दयारे हया। इब्तिदा हुस्न की आप हैं, आप ही इंतहा हुस्न की। आप जैसा नहीं कोई भी, आप जैसा नहीं कोई भी। रात की तारों से बात जो, अब्र का बारिशों से मिलन। रात की तारों से बात जो,
अब्र का बारिशों से मिलन, दीप की लो से जो गुफ्तगू, आप हैं शाम एक सुरमई, आप जैसा नहीं कोई भी। मैं कदा मैं कशी गुल बदन, रात रानी की खुशबू है आप। मैं कदा मैं कशी गुल बदन, रात रानी की खुशबू है आप। एक बल खाती बहती नदी, आप सागर की हैं तिश्नगी, आप जैसा नहीं कोई भी। आइए मक्ते की तरफ ले चलता हूं। इश्क का आप मफहूम है, आप हैं एक मुकम्मल गजल। इश्क का आप मफहूम है, आप हैं एक मुकम्मल गजल। है रजत मुब्तदाए सुखन, आप हैं मीर की शायरी। आप जैसा नहीं कोई भी, आप जैसा नहीं कोई भी। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत खूबसूरत रजत जी, रजत जी बहुत खूबसूरत। और अपने इस सफ़र को हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं और इसी कड़ी में मैं बुलाने जा रही हूँ मनोज अबोध जी को। उन्हीं के शेर से लोग समंदर जितने खारे हो बैठे, लोग समंदर जितने खारे हो बैठे, मीठा दरिया होना कितना मुश्किल है। तो जोरदार तालियां मनोज अबोध जी के लिए। और इसके बाद अनिल मीत जी तैयार रहें। धन्यवाद दिव्या जी, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप। मंच को नमन। और बड़े ख़ास लोग सामने बैठे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं मैं वहीं अपनी औकात पर हूँ 40 साल पहले की। कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। साल हो गए शादी की बता ऐसा कह सकते हैं, आज अकेले आए नहीं, आ तो साथ ही रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा खूबसूरत लोग यहाँ पर हैं। दो चार पंक्तियाँ पहले देता हूँ, फिर गज़ल एक पढ़ता हूँ आपके सामने। कि आटा चावल दाल सब्जियाँ महंगाई की मार में गुम। आटा चावल दाल सब्जियाँ महंगाई की मार में गुम। 2 रोटी खाने का सपना आज हुआ बाजार में गुम। एक शेर और है कि कल जिसको हंसते देखा था, कल जिसको हंसते देखा था, बातें की थी सांझ ढले, आज उसी का फोटो देखा, लिखा था अखबार में गुम। कि कल जिसको हंसते देखा था, बातें की थी सांझ ढले, आज उसी का फोटो देखा, लिखा था अखबार में गुम। 2 रोटी खाने का सपना आज हुआ बाजार में गुम। और एक गज़ल पढ़ रहा हूँ अपने ही रंग की। हाँ, अपने ही रंग, अपने आप
नहीं, अपनी नहीं, अपने ही रंग की पढ़ रहा हूं। तो आपने इतनी अच्छी सुना दी तो क्या करें। आदरणीय बैठे हुए हैं, बड़े सौभाग्य की बात होती, कभी कभी ऐसी महफिल होती है जिसमें, हाँ इसीलिए सौभाग्य की बात है, पेश कर रहा हूं कि वो जिनकी जुबानों पे हालात के ताले हैं, वो जिनकी जुबानों पे हालात के ताले हैं, बस यही बचे हैं जो सच बोलने वाले हैं, बस यही बचे हैं जो सच बोलने वाले हैं। शेर देखें कि उसने मतलब हो गया है कि जिसने सरे महफिल इल्जाम उछाले हैं, जिसने सरे महफिल इल्जाम उछाले हैं, वे गैर नहीं मेरे सब चाहने वाले हैं, वे गैर नहीं मेरे सब चाहने वाले हैं। और करने को दिए रोशन खून दिल से निचोड़ा है, करने को दिए रोशन खून दिल से निचोड़ा है, तब जाके कहीं उनको मिल पाए उजाले हैं, बस यही बचे हैं। और शेर एक यूं है कि जब दिल में अदावत हो हर बात लगे खोटी, जब दिल में अदावत हो हर बात लगे खोटी, वो क्या बात कही हमने, क्या अर्थ निकाले हैं, क्या बात कही हमने। और ये देखें कि औरों की बताएं क्या, हम भी हैं उन्हीं में जो, औरों की बताएं क्या, हम भी हैं उन्हीं में जो, और अपनों ने गिराए हैं गैरों ने संभाले हैं, अपनों ने गिराए हैं गैर। और मकता दे रहा हूं कि जो दोष, आतिश साहब ने दोष गिनने की बात कही थी कि जो दोष गिनाते हैं, आदरणीय नसीम साहब बैठे हुए हैं, कि जो दोष गिनाते हैं चुन चुन के अबोध मेरे, जो दोष गिनाते हैं चुन चुन के अबोध मेरे, और किरदार में उनके भी कुछ पृष्ठ तो काले हैं, किरदार में उनके भी कुछ, किरदार में उनके भी कुछ पृष्ठ तो काले हैं, वो जिनकी जुबानों पे हालात के ताले हैं, बस यही बचे हैं जो सच बोलने वाले हैं।
बस ये बहुत बहुत धन्यवाद। और चादर तैयार है। बहुत बहुत खूबसूरत। और इसी क्रम में मैं बुलाने जा रही हूँ अनिल मीत जी को। नाखुदा हैरान है ये देखकर, नाखुदा हैरान है ये देखकर खुद भंवर में जा रही हैं कश्तियाँ। जोरदार तालियां अनिल मीत जी के लिए। मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय को प्रणाम सहित सभी सम्मानीय अतिथियों को प्रणाम और आपको नमन करते हुए माँ शारदे को याद करता हूँ और कसम खा के हल्फिया बयान देता हूँ कि मैं वही गजल पढ़ूंगी जो आदरणीय मंगल नसीम जी ने मुझे दी है। जी 4 मिसरों से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ना तो वही गजल जाता था। आजकल कुछ ऐसे हो रहा है, अंजू पाकिस्तान सीमा दिल्ली, तो हो यही रहा था कि खुद भंवर में जा रही हैं कश्तियाँ और ना खुदा हैरान है ये देखकर कि खुद भंवर में जा रही हैं कश्तियाँ। गजल तो यही निकाली थी पढ़ने के लिए, लेकिन बैठो बैठो, मैं ना तो तुम्हें माफ़ी मांगने का मौका दूंगा ना माफ़ करूँगा, क्योंकि मैं गजल ही बदल रहा हूँ। चार मिसरे देख लें तो कहते हैं कि कभी तो दिल के आने में ज़माने बीत जाते हैं, कभी तो दिल के आने में ज़माने बीत जाते हैं और कभी दिल को मनाने में ज़माने बीत जाते हैं। कभी दिल को मनाने में ज़माने बीत जाते हैं और अगर वो मान भी जाएं तो फिर से रूठ जाते हैं, उन्हें फिर से मनाने में ज़माने बीत जाते हैं। देखें, 5 अशार की छोटी सी गज़ल आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि मेरी बानी खुद बोलेगी आज नहीं तो कल। रदीफ है आज नहीं तो कल, कि मेरी बानी खुद बोलेगी आज नहीं तो कल और खामोशी भी लब खोलेगी आज नहीं तो, कि खामोशी भी लब खोलेगी आज नहीं तो कल। और उसने मतलब ही देख लें कि अलसाई आंखें खोलेगी आज नहीं तो कल, कि अलसाई आंखें खोलेगी आज नहीं तो कल और मन की कोयलिया बोलेगी आज नहीं तो कल, कि मन की कोयलिया बोलेगी आज नहीं तो कल और हरदम डर कर रहना इसको कहाँ गवारा है। शेर देखें कि हरदम डर कर रहना इसको कहाँ गवारा है, कहाँ गवारा है और हिम्मत अपने पर तोलेगी आज नहीं तो कल, कि हिम्मत अपने पर तोलेगी आज नहीं तो कल। और देख लें गुप्ता जी, आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ कि अपने पन की तर्ज तुम्हारी सबके जीवन में, कि अपने पन की तर्ज तुम्हारी सबके जीवन में रंग मोहब्बत के घोलेगी आज नहीं तो कल, कि रंग मोहब्बत के घोलेगी आज नहीं तो कल। और भाई साहब इसमें मक्ता भी गवारा कर ले कि मीत तुझे आवारा कहने वाली ये दुनिया, कि मीत तुझे आवारा कहने वाली ये दुनिया तेरे पीछे खुद होलेगी आज नहीं तो कल। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन दिव्या गिरवानी जी कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि इनके बाद उनको भी सुना जाए, तो मैं उन्हीं के एक शेर से इनको आवाज़ देता हूं कि अजब शय है मोहब्बत भी सनम दुनिया के मेले में, अजब शय है मोहब्बत भी सनम दुनिया के मेले में, सभी रिश्तों में सोबे हैं यहाँ चाहत नहीं मिलता। दिव्या गिरवानी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी
जिंदगी है एक तबस्सुम आसमां के देखिए, जिंदगी है एक तबस्सुम आसमां के देखिए, आपको मेरी कसम है मुस्कुरा के देखिए, आपको मेरी कसम है मुस्कुरा के देखिए, देखिए कितनी हंसी है जिंदगी की शोखियां, देखिए कितनी हंसी है जिंदगी की शोखियां, आप भी जिंदगी से नजरें मिला के देखिए। और सीधे सीधे अपनी गजल पर आती हूँ। गुप्ता सर आपकी इजाजत चाहूंगी, शुक्रिया। रश्के चमन शबाब भी, रश्के चमन शबाब भी दिलकश नहीं रहा, रश्के चमन शबाब भी दिलकश नहीं रहा, दिलकश सा एक गुलाब भी दिलकश नहीं रहा, दिलकश सा एक गुलाब भी दिलकश नहीं रहा, ए माहे हुस्न छुप जा सितारों की ओट में, ए माहे हुस्न छुप जा सितारों की ओट में, अब रंग माहताब भी दिलकश नहीं रहा, अब रंग माहताब भी दिलकश नहीं रहा, जब बुझ गए चिराग, जब बुझ गए चिराग तलब की निगाह से, जब बुझ गए चिराग तलब से निगाह के, कोई हंसी शराब भी दिलकश नहीं रहा, कोई हंसी शराब भी दिलकश नहीं रहा, मशहूर कर रहे हैं, मशहूर कर रहे हैं तबस्सुम ये खुद ब खुद, मशहूर कर रहे हैं तबस्सुम ये खुद ब खुद, खामोशियों का बाब भी दिलकश नहीं रहा, खामोशियों का बाब भी दिलकश नहीं रहा, मखमल का एक लिबास मोहब्बत का पैरहन, मखमल का एक लिबास मोहब्बत का पैरहन, वो हुस्न लाजवाब भी दिलकश नहीं रहा, वो हुस्न लाजवाब भी दिलकश नहीं रहा। और इस बात से आप ज़रूर यकीनी तौर पे इत्तेफाक रखते होंगे, गर्दो गुबार रह गए माजी के रूबरू, गर्दो गुबार रह गए माजी के रूबरू, वो हुस्न लाजवाब भी दिलकश नहीं रहा, वो हुस्न लाजवाब भी दिलकश नहीं रहा। और गज़ल का आखिरी शेर, होता नहीं यकीन सितमगर कभी कभी, होता नहीं यकीन सितमगर कभी कभी, आदाब दिल जनाब भी दिलकश नहीं रहा, आदाब दिल जनाब भी दिलकश नहीं रहा, रश्के चमन शबाब भी दिलकश नहीं रहा, दिलकश सा एक गुलाब भी दिलकश नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं अब आगे बुलाने जा रही हूँ आदरणीय अजय अज्ञात जी को। और चांस की बात है कि अजय जी भी फरीदाबाद से ही हैं, उस्ताद शायर हैं और ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं परवाज़ गज़ल के माध्यम से। आप सभी लोग इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। तो सीधे सीधे उनके एक शेर के माध्यम से उनको मैं दावत सुखन के लिए बुलाती हूँ। सींचा है अपने खून से, ये तो नहीं पढ़ना जोरदार तालियां अजय अज्ञात जी के लिए। पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, परम श्रद्धेय मंगल नसीम जी हैं, आप सब हैं, कि मुझे यहाँ बिठा दिया गया मेरी मर्जी के खिलाफ। तो मैं बिल्कुल इस स्थान पर बैठने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपका हुक्म था और आपका कार्यक्रम है तो
लेकिन पता नहीं क्यों कहा आपने, मैं नहीं उचित समझा इसको। तो सभी को मेरा आदाब, नमस्कार। सामने बैठने में, लेकिन यहाँ बहुत सोच समझ के किसी को बिठाया जाता है, मेरा तो ये मानना है। मैं कभी अपने भी कार्यक्रम में मैं बैठता नहीं हूँ कभी, जानते हैं आप सब लोग। नहीं सर, बहुत दिनों से मिला नहीं है जख्म नया, बहुत दिनों से मिला नहीं है जख्म नया, बहुत दिनों से गज़ल नहीं हो पाई है, बहुत दिनों से गज़ल नहीं हो पाई है, तो इसलिए पुरानी ही एक गज़ल आपके सामने। रोशनी दर रोशनी का सिलसिला हो जाऊंगा, रोशनी दर रोशनी का सिलसिला हो जाऊंगा, इल्म की भट्ठी में तपकर मैं खड़ा हो जाऊंगा, इल्म की भट्ठी में तपकर मैं खड़ा हो जाऊंगा। और शेर है कि कांच का टुकड़ा हूँ जब तक चुभ रहा हूँ सबको मैं, कांच का टुकड़ा हूँ जब तक चुभ रहा हूँ सबको मैं, सब मुझे देखेंगे जब मैं आईना हो जाऊंगा। कांच का टुकड़ा हूँ जब तक चुभ रहा हूँ सबको मैं, सब मुझे देखेंगे जब मैं आईना हो जाऊंगा। और एक मतलब एक शेर और पढ़ देता हूँ कि चुभेंगे खार तो रास्ते पे चलना छोड़ दोगे क्या, चुभेंगे खार तो रास्ते पे चलना छोड़ दोगे क्या, कहो मंजिल को पाने का इरादा छोड़ दोगे क्या, कहो मंजिल को पाने का इरादा छोड़ दोगे क्या। और हमें भी जानिबे मंजिल इसी रास्ते से जाना है, हमें भी जानिबे मंजिल इसी रास्ते से जाना है, हमारे वास्ते थोड़ा सा रास्ता छोड़ दोगे क्या, हमें भी जानिबे मंजिल इसी रास्ते से जाना है, हमारे वास्ते थोड़ा सा रास्ता छोड़ दोगे क्या। एक गज़ल आपके सामने रखता हूँ कि जिस्त के सहरा में कुछ रोज़ तमाशे करके, जिस्त के सहरा में कुछ रोज़ तमाशे करके, चल दिए जिस्म को मिट्टी के हवाले करके, जिस्त के सहरा में कुछ रोज़ तमाशे करके, चल दिए जिस्म को मिट्टी के हवाले करके, जिंदगी दाव तेरा चल न सकेगा कोई, जिंदगी दाव तेरा चल न सकेगा कोई, मौत आएगी किसी रोज बहाने करके, मौत आएगी किसी रोज बहाने करके। और लौट जाता है यूं ही रोज सियासी सूरज, लौट जाता है यूं ही रोज सियासी सूरज, चंद लोगों के दियारों में उजाले करके, चंद लोगों के दियारों में उजाले करके। और कामयाबी का जरा स्वाद जो चखा उसने, कामयाबी का जरा स्वाद जो चखा उसने, बढ़ गया आगे वो रिश्तों को किनारे करके, बढ़ गया आगे वो रिश्तों को किनारे करके। और हम भी बुझ जाएंगे एक रोज चरागों की तरह, हम भी बुझ जाएंगे एक रोज चरागों की तरह, अपनी गज़लों से ज़माने में उजाले करके, अपनी गज़लों से ज़माने में उजाले करके। और किसने ये फूल बिछा डाले मेरे रास्ते में, किसने ये फूल बिछा डाले मेरे रास्ते में, रख दिए इनने मेरे पाँव में छाले करके, रख दिए इनने मेरे पाँव में छाले करके। हाँ इनने, इसका मुझे एक तोड़ चाहिए अगर कोई मिल जाए तो। हाँ मेरा माजी है कि अज्ञात मेरा मुस्तकबिल, इसने उसने इन्होंने सब मिल गए, लेकिन इनने का कोई और अल्टरनेट मेरे पास नहीं मिला। इसीलिए मैं खास तौर पर पढ़ता हूँ और सबसे कहता हूँ कोई मिले तो मुझे बताना। आखिरी मकता है कि मेरा माजी है
कि अज्ञात मेरा मुस्तकबिल, मेरा माजी है कि अज्ञात मेरा मुस्तकबिल, कौन मुझको ये बुलाता है इशारे करके, कौन मुझको ये बुलाता है इशारे करके, जिसके सहरा में कुछ रोज तमाशे करके चल दिए जिस्म को मिट्टी के हवाले करके। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इधर बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय अज्ञात सर। और अब आगे रुख करते हैं हमारी ये आदरणीय परम आदरणीय मधुवन मैम की तरफ, और उनको मैं दावत सुखन देती हूँ उन्हीं के आज तो दिव्या जी पे कुछ खास इल्हाम हुआ है, कुछ मैजिक कर रही है, सबके दिल के अंदर तक पहुंच रही है किसने क्या पढ़ना है। वाकई में मैं भी ये निकाल के बैठी थी, पर चलिए। और बहुत बहुत शुक्रिया मंचासीन सभी गुणीजनों को मैं एक बार फिर से अभिवादन करती हूँ, सामने सभी का अभिवादन करती हूँ। और मंचासीन सभी गुणीजनों से इजाज़त लेकर बात शुरू करती हूँ पंछी यादों के कैसे ही एक शेर जो उसमें कवर पेज पे लिया है मैंने, कि तन्हाई में ऊंचे सुर में शोर मचाने लगते हैं, कैद हैं जो पंछी यादों के इस दिल के तहखाने में। तो ये पंछी यादों के जब शोर मचाने लगते हैं तो पता नहीं कहाँ ख्यालों के बहाव में ले जाते हैं और कुछ गज़लें कुछ अशार हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ गज़लें, कुछ ज़मीन की बातें, कुछ दिल की बातें, कुछ जज्बात हैं इस संग्रह में। तो मैं उसी में से दो गज़ल के कुछ अशार रखती हूँ। तो घेर लेते हैं कभी जब भी कुहासे मुझको, घेर लेते हैं कभी जब भी कुहासे मुझको, कोई आवाज़ सी आती है खला से मुझको, कोई आवाज़ सी आती है खला से मुझको। बहुत शुक्रिया। और वो हर एक काम पे करता है मेरी रखवाली, वो हर एक काम पे करता है मेरी रखवाली, उसकी रहमत पे भरोसा है सदा से मुझको, उसकी रहमत पे भरोसा है सदा से मुझको। और मुझको मालूम है अब वो नहीं आने वाला, मुझको मालूम है अब वो नहीं आने वाला, ए मेरे दोस्त ना दे झूठे दिलासे मुझको, ए मेरे दोस्त ना दे झूठे दिलासे मुझको। बहुत शुक्रिया। और एक शेर यूँ हुआ कि जुर्म बतलाए बिना क्यों वो सज़ा देता है, जुर्म बतलाए बिना क्यों वो सज़ा देता है, बस यही एक शिकायत है खुदा से मुझको, बस यही एक शिकायत है खुदा से मुझको। और मक्ता यूँ हुआ कि ये मेरी माँ की दुआओं का कवच है मधुमन, ये मेरी माँ की दुआओं का कवच है मधुमन, जो बचा लेता है हर एक बला से मुझको, जो बचा लेता है हर एक बला से मुझको। बहुत शुक्रिया। और एक और गज़ल के चंद अशार जी। भरा हो पेट जिसका भूख की वो मार क्या जाने, भरा हो पेट जिसका भूख की वो मार क्या जाने, किसी मुफलिस की लाचारी को साहूकार क्या जाने, किसी मुफलिस की लाचारी को साहूकार क्या जाने। और जिसे 2 जून की रोटी कमानी हो दिहाड़ी पर, जिसे 2 जून की रोटी कमानी हो दिहाड़ी पर, वो मजबूरी का मारा लज्जत इतवार क्या जाने, वो मजबूरी का मारा लज्जत इतवार क्या जाने। बहुत शुक्रिया। और उसे तो सिर्फ मतलब है मसालेदार ख़बरों से, उसे तो सिर्फ मतलब है मसालेदार ख़बरों से, जहाँ पर इसका क्या होगा असर अखबार क्या जाने, जहाँ पर इसका क्या होगा असर अखबार क्या जाने। और गुजारी हो कफ़स में जिसने अपनी ज़िंदगी सारी, गुजारी हो कफ़स में जिसने अपनी ज़िंदगी सारी, परिंदा वो खुले आकाश का विस्तार क्या जाने, परिंदा वो खुले आकाश का विस्तार क्या जाने। बहुत शुक्रिया। और एक शेर यूँ हुआ कि कोई किरदार रुखसत हो तो दिल पर क्या गुजरती है,
कोई किरदार रुखसत हो तो दिल पर क्या गुजरती है, भला ये कैफियत कोई कहानीकार क्या जाने, भला ये कैफियत कोई कहानीकार क्या जाने। और जिधर ले जाए माझी उस तरफ चलती है ये मधुमन, जिधर ले जाए माझी उस तरफ चलती है ये मधुमन। कहाँ पहुँचाएगी कश्ती को ये पतवार क्या जाने, कहाँ पहुँचाएगी कश्ती को ये पतवार क्या जाने। बहुत शुक्रिया। और एक पैगाम पे 2 शेर से बात ख़त्म करती हूँ कि कोई मंजिल नज़र ना आए जब दूसरा रास्ता तलाश करो, कोई मंजिल नज़र ना आए जब दूसरा रास्ता तलाश करो। इंतहा तक पहुँच के फिर मधुमन एक नई इब्तदा तलाश करो, एक नई इब्तदा तलाश करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद मधुमन मैम। ओके, अब राम किशोर उपाध्याय जी, मेरा सवाल वहीं पर है, मैं रुक गई। जोरदार तालियां। चंद्रमा भी है। आदरणीय मंच को नमन, और सभी मेरे सामने जितने भी उपस्थित हैं उन सभी को बारंबार नमन। मैं गज़ल का तो आदमी नहीं हूँ, लेकिन इसलिए मैं एक गीत सुनाऊंगा, क्योंकि मैं गज़ल मैंने कुछ कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे तो उसमें मीन मेक होगी तो मैं वो नहीं चाहता। तो जिसमें आदमी तो चलिए चंद लाइनों से शुरू करता हूं अपनी बात। न तीर लिखिए न तलवार लिखिए, न तीर लिखिए न तलवार लिखिए, मत समझाइए चाटुकारिता की भाषा। न तीर लिखिए न तलवार लिखिए, मत समझाइए चाटुकारिता की भाषा। कलम उठाइए और जीवन समर में शब्दों से वार लिखिए, और जीवन समर में शब्दों से वार लिखिए। साहित्यकार हो बस विसंगतियों पर प्रहार लिखिए, बस विसंगतियों पर प्रहार लिखिए। और एक गगन को छूती चंचल लहरें, सागर तो फिर रहता मौन। गगन को छूती चंचल लहरें, सागर तो रहता है मौन। और इसका पहला अंतरा देखिए। प्रेम विरह तो हृदय जलाए, दीप शिखा जब बुझ जाती है। प्रेम विरह तो हृदय जलाए, दीप शिखा जब बुझ जाती है। वर्षा भी आंखों में आकर तपते मन को छल जाती है। वर्षा भी आंखों में आकर तपते मन को छल जाती है। हर फूल से सकता यौवन में, हर फूल से सकता यौवन में, खुशबू को जब डसता है पौन। गगन को छूती चंचल लहरें, सागर तो रहता है मौन। और अगला बंद देखिए कि जंगल जंगल भटका पंछी, तिनके चुन कर नीड़ बनाया। जंगल जंगल भटका पंछी, तिनके चुन कर नीड़ बनाया। गीत सजा कर होठों पर, गीत सजा कर होठों पर, नगर प्रीत का एक बसाया। नगर प्रीत का एक बसाया। रात को मिली चांद की पाती, रात को मिली चांद की पाती, दीप तो फिर लगता है गौण, दीप तो फिर लगता है गौण। और गगन को छूती चंचल लहरें, सागर तो रहता है मौन। और अगला बंद देखिए कि नाव बड़ी और नाविक छोटा, नाव बड़ी और नाविक छोटा,
पास पड़ी पतवार निबल है, पास पड़ी पतवार निबल है। खड़े रेत पर सभी घरौंदे, खड़े रेत पर सभी घरौंदे। पानी की ये धार प्रबल है, पानी की ये धार प्रबल है। और देख रहा ये समय मुसाफिर, देख रहा ये समय मुसाफिर। उठता है और गिरता है कौन, गगन को छूती चंचल लहरें, सागर तो रहता है मौन। और इसका अंतिम बंद देखें कि हर सुबह के साथ निकलना और सांझ ढले छिप जाना है। हर सुबह के साथ निकलना और सांझ ढले छिप जाना है। इसी बीच यह कुछ कर तब, इसी बीच यह कुछ कर तब। हर जीव को नित्य दिखलाना है, हर जीव को नित्य दिखलाना है। और आँख लक्ष्य पर रहे सदा, आँख लक्ष्य पर रहे सदा। बना गुरु तू एक ही दो। नसीम जी आपको समर्पित है कि आँख लक्ष्य पर रहे सदा। बना गुरु तू एक ही द्रोण, गगन को छूती चंचल लहरें। सागर तो फिर रहता मौन, सागर तो रहता है मौन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और इसी के साथ इस क्रम में मैं बुलाने जा रही हूँ नरेश शंडिले जी को। जोरदार तालियां आदरणीय नरेश अच्छा जी। तो सर सिर्फ इतना ही कहूँगी, कैसी प्यारी लग रही है, जोरदार तालियां। मंच को प्रणाम करता हूँ और मतला और एक शेर देखें कि शोहरत मिली है मुझको यूं रुसवाइयों के साथ, शोहरत मिली है मुझको यूं रुसवाइयों के साथ। चोटी पे हूँ मैं चारों तरफ खाइयों के साथ। शुक्रिया। शोहरत मिली है मुझको यूं रुसवाइयों के साथ। चोटी पे हूँ मैं चारों तरफ खाइयों के साथ। और मुझको यही मलाल रहेगा तमाम उम्र, मुझको यही मलाल रहेगा तमाम उम्र। मैं भी वहाँ खड़ा था तमाशाइयों के साथ, मैं भी वहाँ खड़ा था तमाशाइयों के साथ। एक मतला और एक शेर। विजय सोनकार जी बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए मैं और इतना बेहतरीन यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, और शलभ जी को भी और मधुमन जी को भी दोनों को बधाई देता हूँ उनकी किताबों के लिए, और ओम प्रकाश प्रजापति जी को बधाई देता हूँ इतने सुंदर अंक को निकालने के लिए। तो एक मतला और एक शेर देखें कि भूल सकूं मैं तुझको यारा मेरे बस की बात नहीं, भूल सकूं मैं तुझको यारा मेरे बस की बात नहीं। ढूंढूं अब मैं दूजा द्वारा मेरे बस की बात नहीं, ढूंढूं अब मैं दूजा द्वारा मेरे बस की बात नहीं। और शेर देखें कि अब तू मेरा शौक नहीं है, अब तू मेरी आदत है। शुक्रिया। अब तू मेरा शौक नहीं है, अब तू मेरी आदत है। अब इस आदत से छुटकारा मेरे बस की बात नहीं, अब इस आदत से छुटकारा मेरे बस की बात नहीं। शुक्रिया। एक गज़ल पढ़ देता हूँ, मोहब्बत को समर्पित है ये गज़ल। कि जब से थामा प्रेम का पल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। नसीम जी, खासकर काफिए के लिए मैं सुना रहा हूँ ये गज़ल।
शेखर जी यहाँ बैठे हैं, उनके एक नई किताब आई है, उनको भी मुबारक देता हूँ कि जब से थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। जब से थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और देखें बहुत नाजुक एक शेर कि गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने, गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने, जब से पहनाया है छल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। जब से पहनाया है छल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और देखिए जब इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, सच्चा इश्क होता है, तो फिर दूरी नज़दीकी कुछ मायने नहीं रखती कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पास कभी तो दूर कभी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पास कभी तो दूर कभी, बदला उसने लाख मोहल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। बदला उसने, शुक्रिया, कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, शुक्रिया कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पास कभी तो दूर कभी, बदला उसने लाख मोहल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और कृष्ण के जमाने में चलते हैं कि मथुरा से भेजते हैं सखियां जब वियोग में होती हैं, तो सबसे अपने जो समझदार मंत्री को, उद्धव को, कि जाके समझाओ। और वो कई मायनों में विद्वान, एक परम ज्ञानी भी थे उद्धव, तो वो कैसे गंवई जो सखियां हैं उनको प्यार से विमुख होने के लिए कहते हैं, या जिस तरीके से विरह में जो डूबी हुई हैं उनको वो समझा नहीं पाते और किस तरीके से उनसे परास्त होके आते हैं। ये एक दृष्टांत सभी को ध्यान में होगा। तो अजय ज्ञात जी को इनको बड़ा वो था कि मैं इधर बैठा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है अजय जी, आप बिल्कुल एकदम इस स्थान के लिए उपयुक्त हैं और बहुत अच्छे एक मंच को चलाते हैं आप, परवाज़े गज़ल। और एक बार मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, आपने निमंत्रण दिया था, बहुत अच्छा समूह है इनका। तो जब से थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और कृष्ण के जमाने में चलिए कि समझाने आए सखियों को ऊधो, तो सखियां बोली, समझाने आए सखियों को ऊधो, तो सखियां बोली, उलझो मत हमसे यूं लल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। उलझो मत हमसे यूं लल्ला। देखिए बहुत ब्रिज का एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, इसको मैंने प्रयोग किया है काफिये के रूप में कि समझाने आए सखियों को ऊधो, तो सखियां बोली, उलझो मत हमसे यूं लल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और आखिरी शेर इस गजल का कि साथ हवा के सूखा पत्ता जैसे उड़ता रहता है, साथ हवा के सूखा पत्ता जैसे उड़ता रहता है, मैं भी ऐसा प्रेम पुछल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। मैं भी ऐसा प्रेम पुछल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। जब से थामा प्रेम का पल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सर। और इसी क्रम में अब बुलाने जा रही हूँ आदरणीय ओम प्रकाश यति जी को। जोरदार तालियां। और तय करूँगा मैं सफ़र। नहीं पढ़ दूँ? ओके, इजाज़त मिल गई है, उन्होंने ये नहीं पढ़नी।
तय करूंगा मैं सफर, उम्मीद मेरे साथ है। तय करूंगा मैं सफर, उम्मीद मेरे साथ है। मुश्किलें तो हैं मगर उम्मीद मेरे साथ है। जोरदार तालियां आदरणीय ओम प्रकाश यति जी के लिए। धन्यवाद दिव्या जी, धन्यवाद। देखें, 2-3 शेर हैं, फिर पढ़ता हूँ कि बाग के माली बताएं हैं कहाँ, बाग के माली बताएं हैं कहाँ, खुशबुओं वाली हवाएं हैं कहाँ। और एक शेर है कि दिन बुरे आए हैं जब उनके तो आज, कि दिन बुरे आए हैं जब उनके तो आज, चलने वाले दाएं बाएं हैं कहाँ, कि चलने वाले दाएं बाएं हैं कहाँ। और एक और आखिरी शेर है कि हो चुकी हैं फेसबुक पर खर्च सब, कि हो चुकी हैं फेसबुक पर खर्च सब, अब बची शुभकामनाएं हैं कहाँ, कि हो चुकी हैं फेसबुक पर खर्च सब, अब बची शुभकामनाएं हैं कहाँ। और गजल के कुछ शेर देखें, सिंगल साहब, कि इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है, इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है, और वक्त कट ही जाएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है, और वक्त कट ही जाएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। और शेर है कि क्या जरूरत आ पड़े कब, मत पड़ोसी से बिगाड़, कि कब जरूरत आ पड़े क्या, मत पड़ोसी से बिगाड़, और बस वही काम आएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। क्या जरूरत आ पड़े कब, मत पड़ोसी से बिगाड़, और बस वही काम आएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। और एक शेर देखें कि गांव तक जाना है तो चलना पड़ेगा इस पे ही, कि गांव तक जाना है तो चलना पड़ेगा इस पे ही, और बस यही है रास्ता, अच्छा बुरा जैसा भी है। गांव तक जाना है तो चलना पड़ेगा इस पे ही, बस यही है रास्ता, अच्छा बुरा जैसा भी है। और चाहता हूँ लिख के जाऊं पीढ़ियों के वास्ते, कि चाहता हूँ लिख के जाऊं पीढ़ियों के वास्ते, और जिंदगी का तजुर्बा अच्छा बुरा जैसा भी है। और शेर है कि वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना, कि वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना, देश है आखिर तेरा अच्छा बुरा। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। कि वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना, और देश है आखिर तेरा अच्छा बुरा जैसा भी है। और शेर है कि हंस के चाहे रोके अब स्वीकार करना है इसे, कि हंस के चाहे रोके अब स्वीकार करना है इसे, है नियति का फैसला अच्छा बुरा जैसा भी है। और आखिरी शेर है कि कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ, कि कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ, और है तो भाई ही मेरा अच्छा बुरा। कि कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ, और है तो भाई ही मेरा अच्छा बुरा जैसा भी है। और इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है, वक्त कट ही जाएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। याद दीजिए भाई, अच्छा बुरा जैसा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, वाकई सर का हर जो शेर था संदेश देता हुआ, और जैसे उन्होंने देश की बात करी या जो भी बातें कही, वो बिल्कुल बहुत ही पता चलता है कि संवेदना और जो चीज़ें हैं, मैसेज के बिना कोई चीज़ अधूरी होती है। तो यति सर बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत खूबसूरत गजल। और इसके साथ अब हम रुख करते हैं, हाँ जी, हमारे आज आप दावती सुखनी देना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुरेश सिंघल जी को, सुरेंद्र सिंघल जी को। सवाल ये तो नहीं कि उसने देखा क्या, सर ये सही है, पूरा नहीं पढ़ा? हाँ जी, ठीक है, तो जोरदार तालियां आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल जी के लिए। असल में ऐसा है कि तो गलत पढ़ रही थी आप, तो मैं थोड़ा सा बेवजन है ना, हाँ, इनके जगह मैं वो मतलब पूरा कर देता हूँ कि सवाल ये तो नहीं है कि उसने देखा क्या, सवाल ये है अदालत में वो कहेगा क्या। हाँ, तो खैर एक दो शेर फिर उसके बाद हमें भी आ गया है वार करना, हमें भी आ गया है वार करना, संभल जाओ तो अच्छा है वगरना। हमें भी आ गया है वार करना, संभल जाओ तो अच्छा है वगरना। गजल में है मेरी वे हादसे भी जिन्हें मुमकिन नहीं अखबार करना। अब एक दो शेर और दिए। दिलों की आग से पिघलेंगी चुप्पियां जो है, दिलों की आग से पिघलेंगी चुप्पियां जो है, बहस से और भी उलझेंगी गुत्थियां जो है। लबों पे तेरे खिले हैं जो फूल नकली हैं, लबों पे तेरे खिले हैं जो फूल नकली हैं, तो इनका क्या करूं मुझ में ये तितलियां जो हैं। लबों पे तेरे खिले हैं जो फूल नकली हैं, तो इनका क्या करूं मुझ में ये तितलियां जो हैं। और एक दो शेर देख लीजिए। दिए की लौ हवाओं से बुझी है, दिए की लौ हवाओं से बुझी है, गगन की फाइलों में खुदकुशी है। दिए की लौ हवाओं से बुझी है, गगन की फाइलों में खुदकुशी है। मैं पगडंडी पे भी कमलेश भाई से, मैं पगडंडी पे भी बचकर चलू हूँ, बुरी आदत सड़क की पड़ गई है। मैं पगडंडी पे भी बचकर चलू हूँ, बुरी आदत सड़क। खैर गजल सुन लीजिएगा उसके बाद। वो केवल हुक्म देता है सिपाह सालार जो ठहरा, वो केवल हुक्म देता है सिपाह सालार जो ठहरा। मैं उसकी जंग लड़ता हूं मैं बस हथियार जो ठहरा। वो केवल हुक्म देता है सिपाह सालार जो ठहरा, मैं उसकी जंग लड़ता हूं मैं बस हथियार जो ठहरा। दिखावे की ये हमदर्दी तसल्ली खोखले वादे मुझे सब झेलने पड़ते हैं मैं बेकार जो ठहरा। दिखावे की ये हमदर्दी तसल्ली खोखले वादे मुझे सब झेलने पड़ते हैं मैं बेकार जो ठहरा। तू भागम भाग में इस दौर की शामिल हुई ही क्यों। शेर देखा। तो भागम भाग में इस दौर की शामिल हुई ही क्यों, मैं कैसे साथ दूं तेरा मैं कम रफ्तार जो ठहरा। तो भागम भाग में इस दौर की शामिल हुई ही क्यों, मैं कैसे साथ दूं तेरा मैं कम रफ्तार जो ठहरा। कि मोहब्बत दोस्ती चाहत वफा दिल और कविता से, मोहब्बत दोस्ती चाहत वफा दिल और कविता से, मेरे इस दौर को परहेज है बीमार जो ठहरा।
मोहब्बत, दोस्ती, चाहत, वफा, दिल और कविता से मेरे इस दौर को परहेज है। भाई ये शेर देखिएगा, थोड़ा सा शायद अच्छा लगे। घुटन लगती नहीं कमरे में एक दो खिड़कियां होती, घुटन लगती नहीं कमरे में एक दो खिड़कियां होती, मैं केवल सोच सकता हूं किराएदार जो ठहरा। घुटन लगती नहीं कमरे में एक दो खिड़कियां होती, मैं केवल सोच सकता हूं किराएदार जो ठहरा। और आखिरी शेर है इसका कि कुछ होता ही है कि लोग किसी शेर को अपनाना चाहते हैं, ये शेर इतना बदनसीब है कि इसे सब दूसरे पे लाते हैं कि तेरे लिए कहा गया। आप घुटन लगती नहीं कमरे में एक दो खिड़कियां होती, मैं केवल सोच सकता हूं किराएदार जो ठहरा। उसे हर शख्स को अपना बनाना खूब आता है, उसे हर शख्स को अपना बनाना खूब आता है, मगर वो खुद किसी का भी नहीं होशियार जो ठहरा। उसे हर शख्स को अपना बनाना खूब आता है, मगर वो खुद किसी का भी नहीं होशियार जो। और आखिर में मैं भाई शलभ का एक शेर जो मेरे दिल के करीब है, इन्होंने मेरे पास एक पहला संकलन भेजा था शम्स वाला, तो उसमें से गया मैं साथ के साथ इन्हें एक वो शेर कि कुहासे से निकलना चाहता हूँ, कुहासों से निकलना चाहता हूँ, अंधेर उजालों तक पहुँच है क्या, हाँ कुहासों से निकलना चाहता हूँ, उजालों तक पहुँच है क्या किसी की, उजालों तक पहुँच है क्या। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसके साथ ही अब मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय व्यंजना पांडे जी को, तो जोरदार तालियां आदरणीय व्यंजना पांडे जी के लिए। ओके, आइए। जोरदार तालियां व्यंजना जी के लिए। सॉरी, आपका नाम है किसने नहीं पता। अम्मा जी को प्रणाम करती हूँ। सर कोई बात नहीं सर, मैं एक शेर से अपनी बात कहती हूँ कि हमें भेजा गया औरत बनाकर, हमें भेजा गया औरत बनाकर, हमारी एक भी छुट्टी नहीं है। और अब गजल कहती हूँ अपनी। हमें भेजा गया औरत बनाकर, हमारी एक भी छुट्टी नहीं है। बहुत शुक्रिया। कि मुश्किलें सिर पर उठाए रक्स करती है, मुश्किलें सिर पर उठाए रक्स करती हैं, और जिंदगी रस्सी पे चलती एक लड़की है। कि मुश्किलें सिर पर उठाए रक्स करती हैं, और जिंदगी रस्सी पे चलती एक लड़की है। आग पानी आसमां मिट्टी हवा लेकर, आग पानी आसमां मिट्टी हवा लेकर, बुत बनाए फिर खुदा ने जान भर दी है। कि आग पानी आसमां मिट्टी हवा लेकर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बुत बनाए फिर खुदा ने जान भर दी है। और अगला शेर देखिए कि हम यहाँ आए हैं क्यों, मालूम तो कर लें। हम यहाँ आए हैं क्यों, मालूम तो कर लें। तय करेंगे बाद में क्या राह चुननी है। और खोलकर खिड़की बहुत घबरा रहा है दिल, खोलकर खिड़की बहुत घबरा रहा है दिल। एक चिड़िया में हमारी जान अटकी है।
और अगला शेर देखिए कि इश्क कहकर आपने सोचा बदन होगा, इश्क कहकर आपने सोचा बदन होगा, इसलिए तो हाथ में अब सिर्फ मिट्टी है। कि इश्क कहकर आपने सोचा बदन होगा, इसलिए तो हाथ में अब सिर्फ मिट्टी है। और आखिरी शेर कि मैं खुद ही को छोड़कर कैसे मिलूं तुझसे, मैं खुद ही को छोड़कर कैसे मिलूं तुझसे, जाल है मकड़ी का उलझी एक तितली है। कि मैं खुद ही को छोड़कर कैसे मिलूं तुझसे, जाल है मकड़ी का उलझी एक तितली है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत रंजना, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। क्या बात है, आपको देखो सीधे सीधे मंगल नसीम सर का आशीर्वाद आदरणीय उनका मिल रहा है। वो हाँ जी, तो कह रहे ना, तो अतिथि था यार। जोरदार तालियां। आपको तो मैंने एक भी शेर नहीं पढ़ा, इसका मतलब मुझे पता था। कोई जरूरत नहीं, तुम तो कुछ भी पढ़ देते, मैं और ही पढ़ता। सर मैंने ठीक पढ़ा? बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। कहा करो, अगर कम कहते हो तो कहा करो, अच्छा कह रहे हो। आपका नंबर भी मुझे चाहिए। कैसा नंबर? अच्छा ये, अच्छा अच्छा। सर वो तो एक ही है आपका। शुक्रिया। लो बेटे, दो। आपकी तवज्जो से होगी, जोरदार तालियां। क्या चीज़? जो भी कमल जी मुझसे सीनियर है, उन्हें मेरे बाद ही पढ़ना चाहिए। पहले मुझे पढ़ना चाहिए, तब कमल जी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल, आपका सीरियल ठीक है। बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर विनोद जी को, एक बार फिर मधुमन को, एक बार फिर ओम प्रकाश को। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इतनी खूबसूरत नशस्त। एक तो कम लोग होते हैं तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगने लगता है, ज़्यादा लोगों में दिक्कत होती है, ख़तरा लगता है कि वो कौन क्या बोलेगा पता नहीं। बरसूरत शेर पढ़ने के लिए बुलाया गया है। एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ, और फिर किसी ने क्या रदीफ पे पढ़ी थी तो 4 शेर रदीफ पे, इस पे क्या पे पढ़ूंगा मैं। मतला और शेर मुलाजा हो कि इतने सदमे, इतने आंसू, इतने गम ढोने के बाद, इतने सदमे, इतने आंसू, इतने गम ढोने के बाद होने को बाकी ही क्या है। इतना कुछ होने के बाद होने को बाकी ही क्या है। इतना कुछ होने के बाद। और दोस्तों, ये शेर आज की शाम का नसीम की ओर से लेके जाइएगा। मुझे लगता है ये शेर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। दुनिया के बाजार में हर एक शय की कीमत होती है। दुनिया के बाजार में हर एक शय की कीमत होती है। चीजों की पाने से पहले, रिश्तों की खोने के बाद। दुनिया के बाजार में हर एक शय की कीमत होती है। चीजों की पाने से पहले, रिश्तों की खोने के बाद। इतने सदमे, इतने आंसू, इतने गम ढोने के बाद होने को बाकी ही क्या है। इतना कुछ होने के बाद।
अभी वो किसी ने क्या रदीफ पे पढ़ी तो मेरा भी मन किया एक मैं क्या रदीफ पे 4 शेर। अजय भाई बुलाया जाओ, यति भाई। वो तेरे हैं तूने ये माना है क्या? वो तेरे हैं तूने ये माना है क्या? है मेरे दिल तू कुछ दीवाना है क्या? सिर्फ 6 मिसरे पढ़ूंगा, आप लोगों का साथ चाहिए। आजकल आता जाता नहीं हूं, मेरे को व्हाइट टाइगर कहने लगे लोग, बोले मना कर देते आते नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत और ये बहुत कीमती निकली कि मैं ये ले आई। वो तेरे हैं तूने ये माना है क्या? है मेरे दिल तू कुछ दीवाना है क्या? शेर मुलाजो के आते ही जाने की रट लग जाती है। आते ही नरेश भाई, आते ही जाने की रट लग जाती है, ये भी कोई आने में आना है क्या? आते ही जाने की रट लग जाती, ये भी कोई आने में आना है क्या? एक शेर और कमलेश जी सुनिएगा। दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन पहले मैं तो समझूं समझाना है क्या? दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन बैठ जा लड़की, 4 शेर गुजर गए तो तू आई है। दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन पहले मैं तो समझू समझाना है क्या? शेर मुलाहिजा हो, ये सारी महफिल को बुलाता हूं इस शेर के उला पे मैं। बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। हजरात में सब पहुंचे। बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। गम बस आंख में आंसू ही आना है क्या? बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। गम बस आंख में आंसू ही आना है क्या? और गालिब ने एक जगह कहा है कि बनती नहीं है सागरों मीना कहे बगैर। अगर शराब वराब का जिक्र ना हो तो गजल अधूरी अधूरी सी लगती है। आखिरी शेर पढ़ता हूं उसे पूरी करने के लिए। बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। गम बस आंख में आंसू ही आना है क्या? आखिरी शेर विजय। जिसको देखो हिलता डुलता आता है, जिसको देखो हिलता डुलता आता है, इस रास्ते में कोई मैखाना है क्या? मैं इसमें लहराता सा भी लगा सकता था, वजन कर रहा था। मैं इसमें गिरता पड़ता भी लगा सकता था, वजन कर रहा था। लेकिन तजुर्बा इसकी एक बात है, जो मजा शराब पी के हिलने डुलने में है वो गिरने पड़ने में नहीं है। जिसको देखो हिलता डुलता आता है, इस रास्ते में कोई मैखाना है क्या? वो तेरे हैं तूने ये माना है क्या? है मेरे दिल तू कुछ दीवाना है क्या? यार मेरा पेट नहीं भरा इस क्यारे दीप से, मैं 2 शेर और पढ़ के जाऊंगा। एक मतला और एक शेर और पढ़ के जाऊंगा। शेर सुनिएगा क्यारे दीप में ही, फिर एक गजल के मैं एक मतला और एक पढ़ता हूं। रात गए वो घर आता है, इससे क्या? विजय मुझे ये शेर चाहिए, 4 मिसरों में तुम साथ चाहिए। रात गए वो घर आता है, इससे क्या? वो आवारा हो जाता है, इससे क्या? मैं इसी बात से आवारा कि वो रात को आता 2 बजे 2:30 बजे। रात गए वो घर आता है, इससे क्या? वो आवारा हो जाता है,
इससे क्या? अब शेर मुलाजा हो कि आप किसी को क्या देते हैं ये देखें, दूसरे का हिसाब लगाते बैठ के। आप किसी को क्या देते हैं ये देखें, आपको वो क्या दे पाता है इससे क्या? आप किसी को क्या देते हैं ये देखें, आपको वो क्या दे पाता है इससे क्या? और गैर हूं मैं अब कहलाया है कासिद से, डाकियों को बोला है, उसको कहना अब हम गैर हैं। गैर हूं मैं अब कहलाया है कासिद से, खुद कहता वो कहलाता है इससे क्या? यहां इससे कासिद के लिए, कासिद के लिए इससे जो रदीफ है ये, गैर हूं मैं अब कहलाया है कासिद से, खुद कहता वो कहलाता है इससे क्या? और दुख ही सच्चा साथी है इस दुनिया में। आखिरी शेर मंगल नसीम की ओर से आप सब लोगों के कदमों में। दुख ही सच्चा साथी है इस दुनिया में, है मेरे दिल घबराता है इससे क्या? दुख ही सच्चा साथी है इस दुनिया में, ऐ मेरे दिल घबराता है इससे क्या? आप किसी को क्या देते हैं ये देखें, आपको वो क्या दे पाता है इससे क्या? बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक दो और है। कौन? आदरणीय मंगल नसीम जी, अजय अज्ञात जी, यति जी, डॉक्टर सिंगल, दोहाकार मेरे दोस्त नरेश शांडिल्य जी, रामकिशोर जी, और गजल में पितामह कमलेश भट्ट कमल, और सारे जो यहाँ पे आए हैं। आपने बड़ी हौसला अफजाई की नवल प्रयास की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बहुत प्रोग्राम किए हैं, और हमारा प्रोग्राम कलकत्ता में टाइम फिक्स हुआ 21 मई का रखा था, लेकिन मोदी जी ने 18 को लॉकडाउन कर दिया, तो वो हमें पैसे तो वापस मिल गए, लेकिन वो मज़ा चला गया। हम सोच रहे हैं, मैंने फेसबुक पे डाला था कि अब राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ करें, तो बहुत से लोगों ने कहा है दिल्ली में करो। अब देखते हैं, थोड़े रिसोर्सेज बनेंगे, क्योंकि किसी न किसी प्रोग्राम पे 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं उनको, अगर सामान भी करना हो तो। पर मेरे को ये लगा कि आप लोग आए, मैंने व्यक्तिगत निमंत्रण दिए थे सभी को, ये सुनिश्चित करने की कोशिश भी की थी। 2-4 लोग जेन्युइन उससे रह गए हैं, पर मैं आप लोगों का हृदय से सत्कार करता हूं कि आपने मेरे मान और इज्जत रखी और आप यहाँ पे आए। और हिंदी भवन की बजाय हमने यहाँ किया, क्योंकि गॉड साहब ने ये फिक्स कर दिया था, तो हम इससे अलग नहीं जा सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं गॉड साहब से अब ये कहूँगा कि
आप इतने बड़े साहित्यकार हैं, ये हॉल हमारे ही हवाले कर दो कि जब भी हो तो हमें बहुत ही कंसेशनल रेट पे ये दे दिया करें, खाने के साथ और टैक्सेस के साथ, ठीक है ना। तो कमलेश भी इसमें मेरे ख्याल हाथ उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।